स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज टू बी फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ, पहला 60 ईयर एंड अबव, दूसरा 35 से 55 ईयर्स, तीसरा 25 से 34 और डी है 5 से 14 ईयर्स के बीच में। तो इसका आंसर जो है डी 5 से 14 ईयर्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, पहला इंक्रीज इन मॉनेटरी एक्सप्रेशन, दूसरा लो इम्पोर्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, रिसेशन इन द इंडियन इंडस्ट्रीज, तीसरा यूरो इशूज़ जो थे शेयर हेल्ड बाय द इंडियन कंपनीज इन द यूरोपियन इंडस्ट्रीज, फोर्थ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था। तो अगर देखें इसमें तो इसमें पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो यूरो क्राइसिस हुई थी उसमें जो शेयर हेल्ड बाय इंडियन कंपनीज थी इन द यूरोपियन कंपनीज, वो यूरोपियन कंपनीज के द्वारा उसमें क्या हुआ कि जो यूरो इशू था उसमें इशू जो था एडीआर को लेके, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट को लेके, और जीडीआर जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को लेके था, इसलिए ये गलत हो गया और 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टू रिगार्डिंग द जवाहर रोजगार योजना, पहला इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, दूसरा इट एम एट क्रिएटिंग 1 मिलियन जॉब एनुअली, तीसरा द टारगेट ग्रुप ऑफ जवाहर रोजगार योजना आर द urban poor living below the poverty line, D under the scheme 30% of the employment generated is reserved for the women। तो ये जो लॉन्च हुआ था ये इस पर्पज़ से हुआ था, डी सही होगा। अंडर द स्कीम में 30% जो है एम्प्लॉयमेंट अंडर जनरेट किया जाएगा रिजर्व फॉर वुमेंस के लिए, तो 3 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नरसिम्हम कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो नरसिम्हम कमेटी थी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए हैज़ सजेस्टेड रिडक्शन की बात उसने करी थी, किस में रिडक्शन किया जाए, तो उसने रिडक्शन की बात करी थी कि रिडक्शन जो है हम एसएलआर में करें, सीआरआर में करें और पार्टी सेक्टर फाइनेंसिंग, जिससे जब सीआरआर कम कर लेंगे, एसएलआर कम कर लेंगे तो बैंकों को ज़्यादा पैसा नहीं रखना पड़ेगा और वो मनी जो है मार्केट में पहुंचेगा पार्टी सेक्टर फाइनेंसिंग, इसलिए फोर्थ का आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। क्योंकि नरसिम्हन कमेटी जो थी फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर रिफॉर्म करी थी 1991 में, उसने सजेस्ट किया था रिडक्शन करना चाहिए एसएलआर और सीआरआर पार्टी सेक्टर फाइनेंसिंग, रिड्यूसिंग इट 40% टू 10%, इससे लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फोर्थ का आंसर बी होगा। फिफ्थ है कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स जो है क्या है, पहला इज़ लिवाइज्ड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, दूसरा इज़ लिवाइज्ड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, सी इट इज़ लिवाइज्ड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट, डी इज़ लिवाइज्ड बाय द यूनियन एंड बिलोंग टू इट्स एक्सक्लूसिवली। तो ये डी सही होगा क्योंकि ये लिवाइज किया जाता है यूनियन के द्वारा लेकिन बिलोंग टू द एक्सक्लूसिव। जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स है जो लिवाइज और कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो पार्ट ऑफ दिस टैक्स कैन बी असाइन टू द स्टेट। इसमें से इस जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है इसमें से कोई भी पार्ट स्टेट को नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि वन ऑफ द रीज़न फॉर इंडियाज़ ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है रिमेनिंग मोर और लेस द सेम ओवर द ईयर्स हैज़ बीन दैट, पहला इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, दूसरा जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में हैज़ बीन हाई इनफ टू इंड्यूस पीपल टू स्टे विद एग्रीकल्चर, तीसरा सी जो है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग हैव इनेबल्ड मोर पीपल to own land and hence their preference to stay with agriculture, D
people are largely unaware of the significance of the transition from agriculture to industry from the economic development. तो इसमें डी क्वेश्चन 6 का ए आंसर सही होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हमने सारा पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में लगा लिया, इसलिए हमारा जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो रिमेन मोर और लेस सेम बना हुआ है सालों से। क्वेश्चन नंबर 7, the main reason for low growth rate in India in spite of high rate of saving and capital formation। इंडिया का लो ग्रोथ रेट है क्यों है, बजाय कि हमारा जो हाई सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में ए है हाई बर्थ रेट की वजह से, दूसरा लो लेवल ऑफ फॉरेन एंड तीसरा है लो कैपिटल आउटपुट रेशियो की वजह से हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो से। इसका मेन जो रीज़न है वो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो को लेके हमारा मेन फोकस बना रहा है। जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट के लिए जितनी भी कैपिटल चाहिए उसे कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। अब ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो करस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ होती है लोअर कैपिटल आउटपुट में रेशियो में, ये शो करता है कि जो प्रोडक्टिविटी है कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को लेके। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज टू कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया। पहला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो हुआ, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई इंडिया में। पहला, स्टेबलाइजिंग इज़ ए ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस, वाइल जो स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट है इज़ अ क्विक एडेप्टेशन प्रोसेस। दूसरा, स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट है इज़ अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस, वाइल स्टेबलाइजेशन इज़ अ क्विक एडाप्टेशन प्रोसेस। सी है, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर एंड कम्प्लीमेंट्री policies, it is difficult to separate one from another. D है, stabilization mainly deals with the step of policies which are to be implemented by the central government, while structural जो adjustment है is set it motion by the state government। तो जो इसमें 8 का आंसर है वो ए सही है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन जो है कोई भी जो स्टेबल बनने के लिए धीमे धीमे प्रोसेस होता है, इसलिए स्टेबलाइजेशन जो है ग्रेजुअल धीमे धीमे होता है और मल्टी स्टेप प्रोसेस है, वाइल जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट है ये क्विक एडेप्टेशन प्रोसेस होता है, इसलिए 8 का ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ द इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसी इज़ टू अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी। पहला, दिस इज़ बीइंग एडवोकेटेड बिकॉज, ऐसा क्यों कहा गया? पहला, जो कन्वर्टिबिलिटी है ऑफ द रूपी विल स्टेबलाइज इट्स एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट मेजर जो करेंसी है ऑफ द वर्ल्ड। बी, इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया। सी, इट विल हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट। डी, इट विल हेल्प इंडिया सिक्योर लोन फ्रॉम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट एट द अट्रैक्टिव टर्म। तो इसमें जो है कि जो पहला इसमें जो आंसर होगा बी, क्योंकि इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फ्लो हो, फॉरेन कैपिटल फ्लो हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, असर्शन दिया है कि दो इंडिया का नेशनल इनकम हैज़ ग्रोन अप सेवरल फोल्ड सिंस 1947 से देयर हैज़ बीन नो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम लेवल। इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है 1947 के बाद से, लेकिन अभी भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो लो ही बना हुआ है। रीज़न दिया गया है क्योंकि साइजेबल जो प्रोपोर्शन है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। दोनों ही आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन दोनों आपस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नो रिलेशन बिटवीन
proportion of population of India living below the poverty line, और जो increase in the national income level, नेशनल इनकम तो बढ़ रही है लेकिन हमारे देश के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इनकम अपने देश में, कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रो, पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना चाहिए कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, सी है रिग्रेसिव टैक्सेशन करना चाहिए कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, और डी रिग्रेसिव टैक्सेशन करना चाहिए कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो क्या कहते हैं, हमें जो है वो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जब करेंगे जो जितना ज़्यादा कमाता है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, लेकिन जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करें और जो अमीर है उस पर कम खर्च करें। इस तरीके से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इनकम इन ए कंट्री, इसलिए 11 का आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एज पर द 1991 सेंसस द एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ person per thousand in respect of the given state follow the sequence highest first lowest last। तो अगर हम पहला जो है हरियाणा, उत्तर यूपी, केरल, तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, सी जो है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल, और डी जो है उत्तर यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यूपी पहले, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका, फिर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड, जो HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कंप्राइजेज पहला लिटरेसी रेट को कंप्राइज करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड, और क्या करता है पहला ए NDP as per head in the US dollar, B GDP per head at real purchasing power, C GNP in US dollars, और D national income per head in US dollars। साथ में ये डी जो नेशनल इनकम होती है पर हेड इन US डॉलर, ये भी देखता है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लिटरेसी रेट देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखता है, और जो नेशनल इनकम होती है पर हेड इन US डॉलर, इसलिए 13 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन इंडिया जो इन्फ्लेमेशन इज़ मेजर्ड बाय, इन इंडिया जो इन्फ्लेमेशन है वो मेजर्ड किया जाता है, पहला होल सेल प्राइस इंडेक्स, नंबर दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स के द्वारा, सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, और डी नेशनल इनकम डिफ्लेक्शन। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पे मेज़र किया जाता है, लेकिन अभी 2020 में ये चेंज कर दिया गया क्राइटेरिया, क्योंकि अब जो हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेमेशन है वो CPI पे मेज़र किया जा रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनाया गया था, तो इसका आंसर 14 का ए होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर रीजन। असर्शन दिया गया इमरजेंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। रीज़न दिया गया जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। 15 जो है दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबलिज्म है ये पॉलिसी है जो प्लेसिंग जो इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अबव दोज ऑफ इंडिविजुअल नेशंस को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है नेशनल इनकम जो होती है, पहला नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऑप्शन जो है 16 का बी हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है जो द मिनिमम ऑल्टरनेटिव
टैक्स, जब द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो मैट है वो वॉज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर, किस ईयर में लागू किया गया मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो है ये बजट 1996 और 1996 के बीच में लाया गया। 17 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट मैच करना 1 2 के साथ, कमेटी है और चेयर बाय। इन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर इन पब्लिक सेक्टर प्राइजेस, जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर इन द पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करना है हमें पब्लिक सेक्टर में जिससे हो सके, तो इसके लिए सी रंगराजन कमेटी ने काम किया। दूसरा, इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो इंडस्ट्रीज़ में सिकनेस है उसके लिए हमारा ओमकार गोस्वामी कमेटी थी। और टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात करी गई थी वो रंजा चालियन ने करी थी। और डी जो है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस की जो बात थी वो ओमकार गोस्वामी RN मल्होत्रा ने की थी। फिर से देखते हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये जो है सी रंगराजन ने करी थी। दूसरा, इंडस्ट्रियल जो सिकनेस है वो ओमकार गोस्वामी ने करी थी। टैक्स रिफॉर्म जो हैं राजा चेलियान ने करी थी। और जो रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर है ये RN मल्होत्रा ने की थी। 18 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द 2001 सेंसस। तो सबसे कहते हैं 19 में क्वेश्चन में कहा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2001 सेंसस में। तो इसका आंसर ए सही होगा। पहले सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का है, उसके बाद मिज़ोरम का है, उसके बाद गोवा का है और सबसे लास्ट में नागालैंड का है 4। कोई 19 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी इज इम्प्लाइज। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी इम्प्लाइज, पहला that the Indian rupee can be exchanged by the authorized dealer for the travel. दूसरा, that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trade in good and services. C, that Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial asset. D, none of these। तो 20 का आंसर जो है सी सही है। that the Indian rupee can be exchanged for any major करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल जो एसेट्स होते हैं। तो 20 का सी आंसर हो जाएगा। 21 जो है कहा जा रहा है 21 है। क्वेश्चन 21 में कहा जा रहा है, ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। जो कंज्यूमर होता है उसे इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा इफ़, पहला, ही इज़ एबल टू फुलफिल हिज नीड्स विद गिवन लेवल ऑफ इनकम, अगर जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है उसके साथ वो फुलफिल करे अपनी नीड्स। दूसरा, ही इज़ एबल टू लिव इन फुल कंफर्ट विद ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो कितना कंफर्ट हो, फुल कंफर्ट कितना कंफर्ट हो ये तो नहीं पता ना, तो सी कह रहे हैं ही कैन फुलफिल हिज नीड विदाउट कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स। डी, ही इज़ एबल टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ इनकम, अगर वो न्यू सोर्स ऑफ इनकम लोकेट करे। तो इसमें जो है 21 का ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ एबल टू फुलफिल हिज नीड विद ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, अगर वो गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ अपनी नीड्स फुलफिल कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, मनी साइड इकोनॉमी, जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होती है, ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होती है वो ज़्यादा ध्यान देती है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, वो ज़्यादा पॉइंट, पहला जो प्रोड्यूसर पे ध्यान देती है, दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या ध्यान देती है, तीसरा
कंज्यूमर पे ध्यान देती है, चौथा मिडिल मैन पे, जो भी सप्लाई कर रहा है वो देखता है, सप्लाई जो करने वाला है वो प्रोड्यूसर पे ध्यान देता है, सप्लाई साइड जो इकोनॉमी होती है, ये स्कूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट अर्ज दैट जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली क्रिएटेड बाय लोअरिंग बैरियर्स, अगर बैरियर कम कर दीजिए फॉर द पीपल टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एज वेल एज इन्वेस्ट इन द कैपिटल। तो 22 का जो आंसर है वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो इंट्रोड्यूस इन द जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो इंट्रोड्यूस हुई इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर, कब से चालू हुई, तो ये डी 1997 से 1997 से चालू की गई। उसके बाद 2010 में 1997 के बाद 2010 में ये सप्लीमेंट की गई यूएन की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे एमपीआई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द करंट प्राइस इंडेक्स, जो करंट प्राइस इंडेक्स है बेस जिसका 1960 है, इज़ नियरली 330। दिस मीन्स दैट द प्राइस ऑफ पहला ऑल आइटम कॉस्ट 3.3 टाइम्स मोर देन दैट दे डिड इन 1960। बी जो है द प्राइस ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड आइटम हैव गॉन अप टू 3.3 टाइम्स। सी जो है वेटेड मीन ऑफ प्राइस of certain item has increased 3.3 times, और डी जो है गोल्ड प्राइस हैज़ गॉन अप 3.3 टाइम्स। तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो वेटेड मीन है ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम हैज़ इंक्रीज 3.3 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जो असर्शन है डी वैल्यूएशन, किसी की वैल्यू को कम कर देना, डी वैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, जो अगर हम अपना डी वैल्यूएशन कर दें, वैल्यू कम कर दें ऑफ द करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, रीज़न दिया गया है क्योंकि जो प्राइस होता है कंट्री के प्रोडक्ट का इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डी वैल्यूएशन से जो प्राइस होती है कंट्री के प्रोडक्ट्स की वो भी कम हो जाती है। रीज़न है बिल्कुल सही रीज़न जो असर्शन है वो एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न को, इसलिए डी वैल्यूएशन ये डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है जो वैल्यू ऑफ द कंट्री की करेंसी रिलेटिव टू अनदर करेंसी, जिससे क्या होता है ग्रुप ऑफ करेंसी और या स्टैंडर्ड। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ये टूल है जो यूज़ किया जाता है कंट्री के द्वारा, जो फिक्स करता है एक्सचेंज रेट और सेमी फिक्स एक्सचेंज रेट। जब डी वैल्यूएशन कर दिया जाता है करेंसी का, तो जो गुड्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं फॉरेन या इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे क्या होता है कि कंपटीशन जो ग्लोबल मार्केट में होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एक्सपोर्ट को लेके। क्वेश्चन इसलिए 25 का जो आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन दिया गया है फिजिकल जो डेफिसिट है इज़ ग्रेटर देन द बजटरी डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है वित्तीय घाटा ये ग्रेटर है देन द बजटरी डेफिसिट। रीज़न दिया गया है जो फिजिकल डेफिसिट है इज़ द बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस अदर जो लाइबिलिटीज़ हैं ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इन एक्सपेंडिचर। तो 26 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं। क्योंकि जो बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट उसको कहते हैं जो टोटल रिसिप्ट, जितना पैसा मेरे टोटल रिसिप्ट जो होती हैं उसमें से जितना खर्चा हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर जो बचता है उसे ही एंड बजट डेफिसिट कहते हैं। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर अगर रिसिप्ट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो क्या है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया तो नेगेटिव। जो फिजिकल डेफिसिट होता है इज़ द सम ऑफ बजट डेफिसिट प्लस जो बोरोइंग और जो अदर लाइबिलिटीज, जो बजट में डेफिसिट आ रहा है वो और प्लस जो बोरोइंग हम लोग करते हैं अदर लाइबिलिटीज़, दोनों को मिला के जो फिजिकल डेफिसिट बनता है। फिजिकल डेफिसिट इज़ ग्रेटर देन द बजटरी डेफिसिट। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसमें हम जो बोरोइंग करते हैं वो भी ऐड हो जाती है और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, इसलिए 26 का जो आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच बेस्ड वेदर, पहला दे आर इंटाइटेड टू ए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट, दूसरा बी दे गिव वर्क फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ डे इन द ईयर, सी
they belong to agriculture, labor threshold and the scheduled caste, tribe, social group, or D, their daily wages fall below the prescribed minimum wages। तो 27 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि दे आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम जो प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट। क्योंकि टिल 2011 तक इंडिया जो था वो डिफ़ाइन करता था जो पॉवर्टी लाइन है, वो मेथड जो यूज़ किया जा रहा था, जो टास्क फोर्स थी 1987 की, वो बेस्ड थी एक्सपेंडिचर फॉर बाइंग फूड वर्थ जो 2400 रुपये थी कैलोरी, जो फूड की वर्थ थी 2400 कैलोरी इन द रूरल एरियाज़, और 2100 जो थी कैलोरी इन द अर्बन एरियाज़। लेकिन 2011 के बाद जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, उसने पॉवर्टी लाइन जो है डिफ़ाइन करी, जो मंथली स्पेंडिंग हो रही है फूड पे, और जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट पे। और उसके बाद जो एनडीए गवर्नमेंट आई, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया 14 मेंबर टास्क फोर्स अंडर नीति आयोग। वाइस चेयरमैन जो अरविंद पनगड़िया थे, केम आउट विद द रिकमेंडेशन फॉर द रियलिस्टिक पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से 3 बार पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया गया, पहले 2011 के पहले, उसके बाद 2011 के बाद जो तेंदुलकर कमेटी है, उसके बाद नीति आयोग जो अरविंद पनगड़िया थे उन्होंने डिफ़ाइन की। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दे आर इंटाइटेड टू द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिवाइंग collecting and distribution of income tax is correct। पहला, union levies collect and distribute the process of income tax between itself and state। B, जो union levies collect and keep all the proceeding of income tax to itself। C, the union levies and collect the tax but all the proceeding are distributed among the taxes। D, only the surcharge levied on the income tax is shared between the union and the state। तो 28 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। क्योंकि यूनियन जो है लिवाई करती है, कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है वो लिवाई और जो कलेक्ट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि among which one of the following set of social religious groups in the extent of poverty the highest as per जो गवर्नमेंट स्टैटिक्स फॉर द 90s। पहला ए, मुस्लिम इन केरला, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। बी, ट्राइबल इन द बिहार, उड़ीसा, एमपी एंड महाराष्ट्र। तीसरा, सी, शेड्यूल्ड कास्ट इन पंजाब, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान और तमिलनाडु। और डी, क्रिश्चियंस इन द गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर जो है 29 का वो बी हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स हैं बिहार में, उड़ीसा, एमपी एंड महाराष्ट्र में, वो क्या कहते हैं, जो सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टीज़ हाईएस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। जो गवर्नमेंट की स्टैटिक्स फॉर 90s में बताते हैं कि क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं बहुत गरीब होते हैं, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल आए इन 90s के दौरान, जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल आए, उन्होंने इनकी ज़मीनों को हथिया लिया और ये और भी गरीबी में चले गए। 29 का आंसर 29 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय अमृत कुमार सेन इन दिल्ली इज। 30 का आंसर जो है सी, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट था टू हैव कैलकुलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1995 अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर अमृत सेन। Question number 31. In an open economy, the national income of the economy is CIGXM, stand for consumption, C for consumption, I for investment, G for government expenditure, X for export, M for import respectively। अब कह रहे हैं ABCD में बताना है कि जो नेशनल इनकम क्या होगी। जो नेशनल इनकम होती है उसमें क्या होता है, जो देश में कंजप्शन हो रहा है, और जो देश में कंजप्शन हो रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो ये
प्लस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो ऐड कर लेंगे, तो हमारे देश में जितना भी कंजप्शन हो रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो तीन चीज़ों को मिला के और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है वो मिला देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। इसलिए 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मैच लिस्ट विद टू। पहला है ब्लूम। ब्लूम क्या होता है? ब्लूम जो है ब्लूम क्या होता है? ब्लूम जो है जब बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम, जो बिजनेस एक्टिविटी होती हैं बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती हैं, विद साथ में जो इंक्रीजिंग इनकम आउटपुट इंक्रीज होती है, जो इनकम है आउटपुट है, और जो एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल बड़े लेवल पे। दूसरा रिसेशन क्या होता है? रिसेशन जो है तब कहते हैं जब ग्रेजुअल फॉल देखने को मिलता है इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में। जब ग्रेजुअल फॉल देखने को मिलता है इनकम में, आउटपुट में और जो एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटी एट लो गियर में। डिप्रेशन क्या होता है? सी डिप्रेशन अनप्रेसिडेंटेड लेवल जो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रास्टिक फॉल होता है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। अगर ड्रास्टिक फॉल हो रहा है तो इसे डिप्रेशन कहेंगे। रिकवरी कब होती है? अगर स्टडी राइज हो रहा है इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में, तब उसे स्टडी राइज कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर इनपुट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रख के होता है तो उसी के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। तो इसलिए इसका जो सही कोड होगा 1 2 3 4 आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए हो जाएगा। मतलब फिर से एक बार देखते हैं, जो ब्लूम होता है उसमें जो इनपुट होता है, आउटपुट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वो बढ़ता है, साथ में बिजनेस एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा रिसेशन में क्या होता है? जो इनपुट आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो घटता है और इनकम भी साथ में धीमे धीमे घटता है, और जो बिजनेस होता है वो भी घटता है। जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में डिप्रेशन में अनप्रेसिडेंटेड लेवल में जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो ड्रास्टिक फॉल होती है इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। और जो रिकवरी में क्या होता है? धीमे धीमे जो तीनों प्राइस इनकम आउटपुट जो लेवल होता है वो इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट धीमे धीमे बढ़ता है, तब ये होता है रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज़ इंडेक्स, दूसरा एजुकेशनल रिलेटेड इंडेक्स, तीसरा हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स और डी अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स। तो 33 में जो ऑप्शन 33 में डी सही हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स जो है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज के लिए। 34 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेगा सिटी। जो बड़े बड़े शहर हैं मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। पहला पॉपुलेशन ऑफ ईच मेगा सिटी इज़ मोर देन 5 मिलियन। जो मेगा सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है। दूसरा ऑल द मेगा सिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट सीपोर्ट। जितने भी मेगा सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर सीपोर्ट हैं। तीसरा मेगा सिटी आर आइदर नेशनल और स्टेट कैपिटल। मेगा सिटीज़ ज़्यादातर वो नेशनल कैपिटल हैं या फिर वो स्टेट की कैपिटल हैं। तो 34 का जो है वो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। 2 इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल द मेगा सिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। ये ज़रूरी नहीं कि सारे जो मेगा सिटीज़ हैं वो सी पोर्ट हों, ज़रूरी नहीं, चाहे वो गुड़गांव हो या फिर दिल्ली है और इस तरीके से बहुत चंडीगढ़ है, ये शहर तो पोर्ट नहीं है। इसलिए हम 34 में 2 गलत कर रहे हैं, तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। 1 और 3 डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया हैंडल द हाईएस्ट टनेज ऑफ इम्पोर्ट कार्गो। सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं कार्गो कहाँ पे करते हैं? तो इम्पोर्ट में देखें तो कांडला जो पोर्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वेस्टर्न पार्ट से होता है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका है और जो यूरोप है वहाँ से होता है। इसलिए कांडला जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है जो हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जो है देखता है। इसका जो ट्रैफिक है
वो 81.12 MT है। और पारादीप जो है 70, जो ईस्टर्न कोस्ट पे है पारादीप, वो 74.40 MT है। और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो 48.89 MT। मुंबई जो है 47.53 MT। विशाखापट्टनम 46 है। इस तरीके से कहें तो सबसे ज़्यादा जो हैंडल करता है वो कांडला वेस्टर्न की तरफ और ईस्टर्न की तरफ पारादीप। और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद मुंबई। जवाहरलाल नेहरू और मुंबई में केवल एक ही पॉइंट का अंतर है। वेस्टर्न कोस्ट पे 3 कांडला, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई 3 बड़े पोर्ट हैं जो काम कर रहे हैं। और अगर ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो पारादीप और उसके बाद विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्शन दी गई है कि टेबल दी हुई है और कंट्री के नाम दिए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिया हुआ है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट दिया है पर 1000 के हिसाब से, एडल्ट लिटरेसी रेट दिया हुआ है। अगर हम इंडिया में देखें और बाकी कंट्री के साथ देखें, इंडिया में 62 है, चाइना में 69 है। इंडिया में मरने वालों की तादाद 72 है, चाइना में 38 है। और लिटरेसी की रेट देखें तो इंडिया में 52 और चाइना में 82। तो चाइना काफ़ी हमसे एडवांस है और बाकी भी कंट्री हमसे एडवांस हैं। आप देखें चाहे फिलीपींस लिटरेसी रेट में, चाहे फिलीपींस हो, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, चाइना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बहुत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हमारा लगभग सही है, कोरिया का ज़्यादा है 71 और मलेशिया के भी 71। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम काफ़ी नीचे हैं, सबसे नीचे। तो ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, ऑल कंट्री अदर देन इंडिया हैव ओवर 80% लिटरेसी। लगभग सबकी 80% लिटरेसी है, बिल्कुल सही है, लगभग 80 के ऊपर ही है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा है मलेशिया एंड कोरिया हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर देन ऑल अदर कंट्री। तो मलेशिया और जो कोरिया है उनका 71 है, इसलिए बाकी से तो ज़्यादा ही होगा। तीसरा है हायर द एडल्ट लिटरेसी, लोअर इज़ द इन्फेंट मॉडरेटी। जितनी ज़्यादा लिटरेसी होगी उतना ही कम जो है लोअर हायर द, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज़्यादा कम इन्फेंट मॉर्टेलिटी होगी। वैसे देख भी रहा है, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं उतना जो है कम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ इंडोनेशिया। जितना इंडोनेशिया का है उतना ही हमारा, गलत, इंडोनेशिया का 64 है और हमारा 62 है, इसलिए आंसर जो है 36 का डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर बताना है ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। पहला जो जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, दूसरा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, डी नेट पर कैपिटा रियल इनकम। जो पर कैपिटा रियल इनकम होती है वही जो होती है वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखें, क्योंकि पर कैपिटा जो रियल इनकम होती है इज़ नथिंग बट जो एनएनपी होती है एट फैक्टर कॉस्ट पे। और इसका मतलब है कि नेशनल इनकम जो है ये सम है टोटल जो ऑल फैक्टर इनकम एडजस्टेड फॉर इंक्रीज इन द प्राइस। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैच करना है कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट जब फिजिकल डेफिसिट जो है जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हो जाता है जो टोटल रिसिप्ट्स होती हैं, एक्सेस ऑफ द टोटल 3 वाला होगा, जो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बॉलोइंग, खर्चा ज़्यादा और इनकम कम, तो ये फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। दूसरा है बजट डेफिसिट क्या होता है? अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है अगर एक्सेस में हो जाए टोटल रिसिप्ट से तो उसको कहेंगे बजट डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो जब एक्सेस में हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, जितनी रिसिप्ट आनी है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर दें, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो
तब होगा जब एक्सेस में हम टोटल एक्सपेंडिचर है ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट, जो प्राइमरी डेफिसिट है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम आ रही है, साथ में जो इंटरेस्ट पेमेंट भी बोरो करना पड़े, तो ये प्राइमरी डेफिसिट है। नेक्स्ट है, इसलिए इसका आंसर जो मैचिंग होगा वो ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ए। 39 है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। 4 टैक्स दिए हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, 3 है वेल्थ टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटी। विच ऑफ दीज इज और आर इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं वो जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं सभी के लिए एक ही जैसे होते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है देश में कम होने चाहिए और जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा कस्टम ड्यूटी जो है और जो हमारा एक्सरसाइज ड्यूटी है। जो एक्सरसाइज ड्यूटी है और जो कस्टम ड्यूटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और जो वेल्थ टैक्स है और कॉरपोरेशन है, जो वेल्थ टैक्स है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसको उतना ज़्यादा वेल्थ टैक्स देना होगा, जो जितना ज़्यादा कॉरपोरेशन खोलेगा उसको, जितनी बड़ी कॉरपोरेशन होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा देना होगा। इसलिए ये दोनों ही 1 और 3 डायरेक्ट टैक्स हैं और 2 और 4 जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। 39 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये चार्ज जो हैं वो गुड और सर्विसेज पे लिए जाते हैं, और सिग्निफिकेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जैसे वैट हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई, स्टाम्प ड्यूटी हो गई, और जो एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हो। जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी आप जितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी इसी तरीके से उस पर टैक्स लगेगा। तो 39 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, टर्म जो है नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करता है। पहला, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशन। बी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशन प्लस नेट जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। डी, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 40 का आंसर जो है सी सही हो जाएगा, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस द डिप्रेशन एंड इनकम एंड इनडायरेक्ट जो टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, असर्शन दिया है कि सीलिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज, अगर सीलिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द होस्ट ऑफ द करंट जो अकाउंट ट्रांजेक्शन हेड वॉज लोअर्ड इन द ईयर 2000। रीज़न दिया गया, देयर आर फॉल इन द फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑल्सो। तो 41 का जो आंसर है वो सी, पहला तो ट्रू है लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द प्राइस एट विच जो गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक इज़ नोन एज। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा बी प्रोक्योरमेंट प्राइस, सी इशू प्राइस और डी सीलिंग प्राइस। तो जो हम क्या कहते हैं बफर स्टॉक बनाने के लिए जो प्राइस होता है उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ये सपोर्ट प्राइस होता है एट विच जो गवर्नमेंट बाय खरीदती है क्वांटम फार्म वॉट एवर क्वांटम फार्मर्स वांट टू सेल टू द गवर्नमेंट इन द इवेंट ऑफ प्राइवेट ट्रेडर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। ये जो है डन टू गिव ए फेयर प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को और क्रिएट अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू मीट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये फार्मर्स को दिया जाता है फसलों के लिए बुआई से पहले। MSP जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। अगर उनका जो माल है, जो अनाज है महंगा बिके तो मार्केट में बेच लें, अगर महंगा ना बिके तो MSP से महंगा बिके तो बेच लें, अगर MSP से नीचे बिके तो सरकार खरीद लेगी। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद है जो कहते इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, विद रेफरेंस टू पावर सेक्टर इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ बीन ट्रीटेड एज बेसिक मिनिमम सर्विस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। सेकेंड,
जो 100% डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन पावर इज़ अलाउड विदाउट अपर लिमिट। तीसरा है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 14 स्टेट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। इसमें से कौन से करेक्ट हैं? तो आंसर जो है 43 का वो बी है। 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि जो पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो उसने मेमोरेंडम जो है 14 स्टेट के साथ नहीं किया है। 14 स्टेट के साथ नहीं किया है 14 स्टेट के साथ नहीं किया है, इसलिए ये जो है गलत है। और 1 और 2 सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो क्या कहते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट हो विलेज लेवल पे, जिसमें 6 कंपोनेंट हैं। पहले प्राइमरी हेल्थ होनी चाहिए, दूसरा प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, रूरल शेल्टर होना चाहिए, रूरल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिशन होनी चाहिए और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट जो 100% एफडीआई जो है अलाउ की जाएगी रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, ट्रांसमिशन कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, अदर देन एटॉमिक रिएक्टर पावर स्टेशन। एटॉमिक रिएक्टर पावर स्टेशन को छोड़ के हाइड्रो में लगा सकते हैं एफडीआई, और न्यूक्लियर में थर्मल में लगा सकते हैं, जियो में लगा सकते हैं, बायो में लगा सकते हैं, विंड में लगा सकते हैं, सोलर में लगा सकते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़ के। इसलिए 43 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन विद रेफरेंस हाँ क्वेश्चन नंबर 44 विद रेफरेंस टू द इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ होती हैं रिपोर्टेड इन द यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल जो एक्सचेंज रेट है। दूसरा, जो कंटिन्यूड हाई बोरोइंग हैज़ केप्ट द रियल इंटरेस्ट रेट हाई इन द इकोनॉमी। तीसरा, जो अपवर्ड ट्रेंड जो है इन द रेशियो ऑफ physical deficit of the GDP in recent years has a adverse effect on the private investment। चौथा जो है interest payment in the single largest जो component है of the non-plan revenue expenditure of the union government। तो इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें पहला वाला जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं रिपोर्टेड इन द यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। जो हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट हैं उसके पे बेसिस होती हैं, गलत है। जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे नहीं होती हैं। बाकी जो दूसरा है वो सही है, क्योंकि जो कंटिन्यू हाई बोरोइंग है हैज़ केप्ट द रियल इंटरेस्ट रेट हाई इन द इकोनॉमी। दूसरा, जो अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है इन द रेशियो ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी रिसेंट ईयर में हैज़ अफेक्टेड एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जो फोर्थ है, इंटरेस्ट जो पेमेंट है इज सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसलिए 2, 3, 4 सही हैं, इसलिए आंसर जो है वो सी हो जाएगा 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी में मीन। अगर हम फुल रुपी कन्वर्ट करें तो उसका मतलब क्या है? पहला, इट फ्री फ्लोट विद इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं। दूसरा, इट डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर जो इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। तीसरा जो है, इट एक्ट जस्ट लाइक एनी अदर जो इंटरनेशनल करेंसी हैं। तो आंसर जो है 45 का वो डी होगा, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों सही हैं, क्योंकि तीनों ही सही हैं, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है मीन्स होता है फ्री कन्वर्जन होना चाहिए ऑफ क्रॉस बॉर्डर capital flow implying that anybody can convert domestic जो currency into hard currency at the market rate and take the hard currency out of the country। क्वेश्चन नंबर 45 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन इंडिया जो स्टाम्प ड्यूटी होती है ऑन फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन आर, पहला, ये लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है, लेकिन कलेक्ट तो की जाती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन लिवाइड जो सरकार के द्वारा लगाई जाती है सेंटर के द्वारा। दूसरा, जो अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन,
ये अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, गलत है। ये अप्रोप्रिएट नहीं की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेट के द्वारा करी जाती है, इसलिए 46 का दोनों गलत है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। स्टाम्प जो ड्यूटी है इज़ ए फॉर्म ऑफ टैक्स जो लिवाई होता है ऑन डॉक्यूमेंट्स पे, ये जो है लिवाई करी जाती है यूनियन के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसका कलेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसका जो कलेक्शन जो है और जो अप्रोप्रिएशन जो है, कलेक्शन और जो अप्रोप्रिएशन है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 91 जो है यूनियन लिस्ट में, एंट्री नंबर 63 जो है स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो 46 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द 2001 सेंसस। तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है ऑल इंडिया में वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2001 का छत्तीसगढ़ का जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो था 51.85, उड़ीसा का जो था 50 था, और मध्य प्रदेश का 50 था, राजस्थान का 43 था, इसलिए फीमेल लिटरेसी जो रेट था छत्तीसगढ़ का ज़्यादा था। नेक्स्ट है 47 का ए आंसर हो जाएगा। 48 है, विच of the following is not a recommendation of task force on the direct taxes under the chairmanship of Dr. Vijay L. Kelkar in the year 2002। पहला बी आंसर पहला है एबॉलिशन ऑफ वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स का एबॉलिशन किया जाए। दूसरा है नॉट रिकमेंडेशन, कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी, सही उन्होंने विजय केलकर ने कहा था कि पहला कि एबॉलिशन करनी चाहिए वेल्थ टैक्सेस का, सही है। दूसरा इंक्रीज इन द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ द पर्सनल इनकम टू ₹1.20 लाख फॉर द विडोज़, ये नहीं कहा था, इसके लिए कोई उन्होंने राय नहीं दी। तीसरा सी एलिमिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड का डिडक्शन करना चाहिए। डी एग्जम्पशन देना चाहिए टैक्सेस में ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल जो गेन फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जो उन्होंने एग्जम्पशन जो क्या कहते हैं एग्जम्पशन किया था वो लगभग 1 लाख फॉर जनरेटेड कैटेगरीज और टैक्स पेयर के लिए करा था। क्वेश्चन नंबर जो है 49 कह रहा है कि एज पर 1991 जो सेंसस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला है। तो 49 का पहला है छत्तीसगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली, बी जो है दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, सी जो है अंडमान निकोबार आइलैंड और पौंडीचेरी है, डी जो है पौंडीचेरी और दिल्ली। तो 49 का आंसर जो है डी पौंडीचेरी और दिल्ली का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर 2001 सेंसस। पहला जो दो स्टेट हैं, टू स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो आर हरियाणा और पंजाब। दूसरा टू स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आर मेघालय एंड मिजोरम। केरला हैज़ बोथ द लिटरेसी हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड द सेक्स रेशियो। तो 50 का जो आंसर है वो क्या कहते हैं 50 का जो आंसर है 3 तो करेक्ट होगा, और फर्स्ट भी करेक्ट है, क्योंकि जो लोएस्ट रेशियो चला गया हरियाणा और पंजाब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये पीएम मोदी ने वहीं से चालू किया था, पंजाब और हरियाणा के लिए ही। और 2 जो है वो गलत है, 2 स्टेट जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि मेघालय और मिजोरम में। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, तो 50 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कहना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, poverty reduction and growth facility has been established by the international development association to provide further assistance to low income countries facing high level of indebtedness। दूसरा जो सिंगापुर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है is one of the institute that provide training in माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स एनालिसिस और जो पॉलिसी एंड जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ द IMF इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट और सेकंड जो हैं दोनों, फर्स्ट और सेकंड जो हैं इसमें से फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है और दूसरा सही है। जो पॉवर्टी रिडक्शन और जो ग्रोथ फैसिलिटी है, जो पॉवर्टी रिडक्शन और जो ग्रोथ फैसिलिटी है ये IMF के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ मोर सेंटर टू लीडिंग ऑपरेशन इन पुअरेस्ट मेंबर। ये जो है IMF के द्वारा
किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ना कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। ये आईडीए के दौरान नहीं किया गया था, आईएमएफ के द्वारा किया गया था। दूसरा, जो सिंगापुर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग की कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और जो पॉलिसी एंड रिलेटेड जो सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ आईएमएफ इंस्टीट्यूट। तो 2 सही हो जाएगा। 51 का जो आंसर है वो सी, 51 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, एफआरबीएम जो एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, किससे है? पहला, फिजिकल डेफिसिट ओनली, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, तीसरा बी, बोथ फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, नाइदर फिजिकल नॉर रेवेन्यू डिस्क्रिप्ट। तो ये जो है दोनों के लिए था, कैसे हमें फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट सही करना है। तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ये एम करता है, इसका एम है कि कैसे जो फिजिकल डेफिसिट है उसको डाउन कर जाए, लगभग 3% करना है 2008 तक। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो रेवेन्यू जिससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो हम फालतू खर्ची करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो उसको जीरो करना है 2008 तक। फिजिकल डेफिसिट जो इधर उधर से लोन लेते हैं, वो जो है हमें 2008 तक 3% करना है, और 2008 तक हमें अपना रेवेन्यू डेफिसिट पूरा का पूरा जीरो करना है। तो ये 52 का आंसर जो है जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of the contribution of the different sector of the GDP, gross domestic product in India। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, पहला सर्विस, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर, बी सर्विस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सी इंडस्ट्री सर्विस एग्रीकल्चर, डी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सर्विस। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा सर्विसेज करती हैं, फिर इंडस्ट्री करती हैं, फिर एग्रीकल्चर करती हैं। तो 53 का आंसर वो ए हो जाएगा, क्योंकि सर्विस में 55%, इंडस्ट्रीज़ में 26% और एग्रीकल्चर जो है लगभग 18% के करीब करता है, इसलिए 53 का ए आंसर हो जाएगा। 54 जो है कह रहा है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं, ये एसोसिएटेड हैं विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है ये पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, गलत है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सही है। सी जो है यूएनडीपी से रिलेटेड, गलत। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्ट जो 54 का आंसर बी सही है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो पी नोट्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट, ये इंस्ट्रूमेंट जो है होते हैं, यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टर या फिर हेज फंड के तौर पे, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं सेबी के अंडर में, और ये इन्वेस्ट करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज़ जो हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज़ में। और जो पी नोट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं ड्राइव, इनकी जो वैल्यू होती है फ्रॉम अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे इक्विटी हो गया, इक्विटी शेयर हो गए, इक्विटी या शेयर हो गए, साथ में जो डेरिवेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं। सेबी जो है परमिट करती है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इन 1992। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट इंडियाज़ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल इन द राउंड फिगर आर करेक्टली मैच। पहला, जीडीपी पर कैपिटा जो है करंट प्राइसेस जो है 37,000 है। दूसरा जो राइस है 180 मिलियन टन। तीसरा वीट जो है 75 मिलियन टन है। तो 55 का जो आंसर है वो डी वाला 1 और 3 तो सही है, लेकिन राइस जो है 180 मिलियन टन नहीं है, 180 मिलियन टन नहीं है, इसलिए 55 का जो आंसर है वो डी होगा, 1 और 3, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन जो है वो 180 नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वो 96.69 है। जितना वीट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा राइस होता है, बिल्कुल डबल नहीं होता, इसलिए हम राइस को 96 पॉइंट मिलियन टन है। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये पहला, ऑल पर्सन ऑफ एज 60 और अबव बिलोंग टू द हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एरियाज आर एलिजिबल। दूसरा जो है
सेंट्रल जो सेंट्रल असिस्टेंस है अंडर दिस स्कीम इज़ एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ पर बेनिफिशरी। अंडर द स्कीम जो स्टेट हैं हैव बीन अर्ज टू गिव मैचिंग अमाउंट। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, और जो डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 बोथ। तो 56 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, दूसरा इंटरेस्ट टैक्स है, और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें जो ये तीनों ही जो हैं डायरेक्ट टैक्स हैं। जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, ये जो टैक्स अप्लाइड किया जाता है, जो ऑलमोस्ट ऑल नॉट ऑल जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, ए न्यू टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयर्स पे बाय इंडियन फाइनेंस एक्ट के द्वारा 2005 में लाया गया था। वॉज इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग अप्रैल 1 2005 से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का अप्रोप्रिएट पहला, it is a sudden fall in the value of the currency against other currency. B, it is persistent recession in both the financial and real sector of the company of the economy. C जो है, it is persistent fall in the general price level of the good and services. D जो है, it is a fall in the rate of inflation over a period of time. तो ये जो है सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज़ देखने को मिलता है जब प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज में ये जो है एनुअल इन्फ्लेमेशन रेट जो फॉल होता है जब बिलो जीरो, जब ये नेगेटिव इन्फ्लेमेशन रेट हो जाता है इसलिए जो डिफरेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम डिफ्लेशन से, विच इज़ ए स्लो डाउन इन द इन्फ्लेमेशन रेट। ये जो सिचुएशन है जब इन्फ्लेमेशन डिक्लाइन करता है लोअर लेवल, बट जो उसके प्राइसेस हैं कंटिन्यू राइज होते रहते हैं, इसलिए आंसर जो है 58 का सी, इट इज़ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। जब परसिस्टेंट फॉल देखने को मिलता है जनरल प्राइस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल करेंसी। आर्टिफिशियल करेंसी किसको माना जाता है। तो जो पहला ADR, दूसरा GDR, तीसरा SDR, और बोथ ADR और GDR। तो आर्टिफिशियल जो करेंसी है वो SDR को माना जाता है। SDR जो है, जो SDR है, ये जो SDR है इसे IMF जो है इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी जो रिजर्व करेंसी है उसको ये क्रिएट किया था IMF के द्वारा 1969 से ही क्रिएट किया जा रहा है। और SDR जो है ये आर्टिफिशियल करेंसी जो यूज़ किया जाता है IMF के द्वारा बास्केट ऑफ नेशनल करेंसीज के तौर पे। और जो ADR है ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, और जो GDR है वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। नेक्स्ट जो ADR होता है ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है जो ओनरशिप है इन द शेयर ऑफ नॉन US कंपनीज़। जो नॉन US कंपनीज़ हैं उसको ADR कहते हैं, एंड दैट ट्रेड इन US फाइनेंशियल मार्केट। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं US फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन नॉन US कंपनी होनी चाहिए, उसको ADR कहते हैं। लेकिन जो GDR होते हैं ये बैंक सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं मोर देन वन कंट्री फॉर द शेयर इन द फॉरेन कंपनी। GDR जो है सिमिलर टू ADR है, लेकिन SDR जो है वो ड्राइंग राइट है। SDR जो है स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो 59 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस एन इंक्रीज ऑफ द CRR व्हाट डज इट मीन। CRR जो है वो अगर बढ़ता है तो बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कैश में रखना पड़ेगा। पहला, कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, कम पैसा वो दे पाएंगी, बिल्कुल सही है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड, ये भी गलत है, क्योंकि RBI के पास तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, वो क्यों लेंड कम करेगा। सी जो है, यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड। डी, कॉमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड। तो आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, होल प्राइस इंडेक्स जो है इन इंडिया में इज़ अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली। जो मंथली बेसिस पे WPI जो है मंथली बेसिस पे होती है। दूसरा, जो सेकंड है,
एज़ कम्पेयर टू सीपीआई, अगर हम कंपेयर करें सीपीआई से तो फॉर सीपीआई से कंपेयर करें फॉर डब्ल्यू इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है सीपीआई आई डब्ल्यू द डब्ल्यूपीआई गिव लेस वेटेज टू फूड आर्टिकल्स। तो 61 का जो आंसर है वो बी पहला गलत, दूसरा सही हो जाएगा कि वो मंथली बेसिस पे ओनली नहीं होता है। दूसरा जो अभिजीत सेन कमेटी थी, उसने प्रपोजल जो दिया था 2005 4 और 5 में, उसने कहा था कि जो गवर्नमेंट है अप्रूव करे जो प्रपोजल टू रिलीज होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेमेशन डेटा ऑन मंथली बेसिस, लेकिन इंस्टेंट ऑफ एवरी वीक वो एवरी वीक की जगह मंथली बेसिस पे करे। लेकिन बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया 2004 से 5 से फ्रॉम 1993 से 4। अब जो डेटा था ऑन प्राइमरी और जो फ्यूल आइटम्स थे वो कंटिन्यू रहे टू रिलीज़ ऑन वीकली बेसिस पे ही आता था। लेकिन सीपीआई जो था वो फूड ग्रुप जो था वो वेटेज था उसका जो वेटेज था कंपेयर करें अगर वेटेज डब्ल्यूपीआई बास्केट से, तो इसलिए जो 61 का जो है वो बी आंसर 2 ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला मेल्ट डाउन, रिसेशन, स्लो डाउन। 3 ऑप्शन है, एक है मेल्ट डाउन रिसेशन, स्लो डाउन। मेल्ट डाउन का मतलब है फॉल इन द स्टॉक प्राइस, अगर मेल्ट डाउन फॉल इन द स्टॉक प्राइस हो रहा है तो इसको मेल्ट डाउन कहेंगे। दूसरा रिसेशन जो होता है उसमें फॉल देखने को मिलती है, ग्रोथ रेट बिल्कुल सही है। और स्लो डाउन जो होता है फॉल इन जीडीपी, अगर स्लो डाउन हो रहा है तो जीडीपी कम है, रिसेशन जो आ रहा है उसका ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो अभी लॉकडाउन के टाइम आप देख रहे होंगे जो स्लो डाउन देखने को मिला है, इसका मतलब जो हमारा जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से कम हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें बंद हैं। रिसेशन तब होता है जब बहुत टाइम के लिए जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए। जैसे आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि पूरी दुनिया का जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ये रिसेशन कहलाता है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा और 2 और 3 सही हो जाएंगे, इसलिए 62 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहे हैं कि इन द कंटेस्ट ऑफ गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग। पहला इंकरेज करना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो हो रहा है। दूसरा बी प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो 3 है नॉन सीजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और 4th सीजिंग ऑफ लोडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो 63 का जो 63 है उसमें कहा गया है कि जो आंसर है वो 2 और 1 और 2 जो है गलत है और 3 और 4 सही है, क्योंकि पूछा गया विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो 1 और 2 गलत इसलिए हैं क्योंकि इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। दूसरा अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो इससे क्या होगा कि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन दूसरा जो है डाउन सीजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अगर हम ब्यूरोक्रेसी में अपना पैसा कम खर्च करें, और दूसरा जो सेलिंग ऑफलोडिंग शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, तो जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट जो है कम होगा, इसलिए 63 का जो आंसर है वो डी होगा। 3 और 4 ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड से जो प्राइवेट सेक्टर है वो देखा गया है रियली ड्राइवन कैपेसिटी क्राइटेरिया है इंडियन हायर एजुकेशन में। सीरियस जो थिंकिंग है ऑन द जो डाउन साइजिंग ब्यूरोक्रेसी है हैज़ बिगन इन द अर्ली 1990s में। जो सब ग्रुप जो थी सेटअप की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो सजेस्ट करी थी 1993 में ही कि जो यूनियन गवर्नमेंट है शुड वीड आउट एट लीस्ट 2000 सीनियर जो लेवल पोजीशन है इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 64 विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो जीडीपी है हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में हमारा जो जीडीपी है वो क्या कहते हैं 4 टाइम्स बढ़ा है। दूसरा जो है ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा जीडीपी 4 गुना नहीं बढ़ा है। दूसरा है जो परसेंटेज शेयर है ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड इन द लास्ट 10 ईयर, ये सही है क्योंकि हमारा लास्ट 10 सालों में जो प्राइवेट सेक्टर है वो कम होता जा रहा है और पब्लिक सेक्टर कम होता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए 2 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए 64 का बी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड दिस इज ड्यू टू पहला इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स, दूसरा इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स, तीसरा इट हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबव 65 ईयर्स, और डी जो है इट हाई टोटल पॉपुलेशन। तो आंसर जो है वो बी सही होगा, क्योंकि जो हमारा इंडिया की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, इसलिए इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। क्वेश्चन तो 65 का आंसर जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स की कौन सी वैल्यू नहीं है? पहला, ये जो है मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, जो मल्टीपल पॉइंट बेस्ड मल्टीपल पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, बिल्कुल सही। दूसरा, इट इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती जाएगी इसका टैक्स जो है बढ़ता जाएगा एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तीसरा, इट इज़ अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजप्शन ऑफ द गुड और सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बॉर्न बाय द कंज्यूमर के द्वारा बियर करा जाता है। डी जो है, इट इज़ बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये गलत है, डी जो है गलत है, इसलिए 66 का आंसर जो है डी हो जाएगा। जो वैट और सेल टैक्स हैं स्टेट सब्जेक्ट हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लेइंग द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेटर की तरह रोल करता है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैट। लेकिन यहाँ पे जो है कह रहे हैं डी में कि बेसिकली जो सब्जेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बल्कि ये गलत है। ये जो वैट है और सेल टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है, इसलिए 66 का डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल, जो प्रोसेस है क्लास स्ट्रगल की, विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। पहला, एम्पिरिकल लिबरलिज्म, दूसरा एक्सटेंशनलिज्म, तीसरा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और डी जो था डाइलेक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म। तो वो जो डायलेक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म पे विश्वास करते थे, वो जो डायलेक्ट्रिक मेटलिज्म में विश्वास करते थे, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिकल मेटलिज्म है ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था कि डायलेक्ट्रिकल जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। और जितने भी डेवलपमेंट हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं कोई ज़्यादा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों में, जो एक अमीर तबका है और एक पूंजीपति जो लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं, इनके बीच में स्ट्रगल होगा तब स्ट्रगल होगी। इसीलिए उन्होंने कहा था डाइलेक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म की बात की, जिसमें मटेरियल जो है अगर ज़्यादा होंगे, तो ये जो है कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। 67 का जो है डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट by way of taxes and another receipt for the conduct of government business are credited to। पहला, ऑल जितनी भी रेवेन्यू रिसीव की जाती है यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, जो अदर रिसिप्ट हैं फॉर द प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट जो बिजनेस आर क्रेडिटेड टू। पहला, जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट, तीसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा डिपॉजिट एंड एडवांस फंड जो है। इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें ये सारा पैसा जाता है, और आर्टिकल 266 में कहा गया है 1 में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कहा गया जितनी भी रेवेन्यूज़ हैं, जितने भी रेवेन्यू है वो रिसीव की जाती हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो जितने भी लोन्स जो दिए जाते हैं या इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स, और जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल लोन्स होते हैं, और जितना भी मनी होता है रिसीव किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब रीपेमेंट किया जाता है लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है। जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फूटी कौड़ी भी नहीं निकाल सकते।
नेक्स्ट 68 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज़ बेस इफेक्ट? पहला, बेस जो बहुत ज़्यादा रेट जो इन्फ्लेमेशन के बढ़ रहे हैं वो उसके वजह से बेस इफेक्ट देखने को मिला है। तो बेस इफेक्ट क्या है? पहला, ये जो है इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक जो डिफिशेंसी है इन द इकोनॉमी ड्यू टू जो फेल्योर ऑफ क्रॉप्स। दूसरा, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन द डिमांड ड्यू टू जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तीसरा, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन रेट। और जो डी है, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज़ ए करेक्ट वन। तो इसमें सी वाला सही है। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन रेट। जो पिछले बेस का मतलब पीछे वाला। तो अगर ये जो इम्पैक्ट है प्राइस लेवल का अगर प्रीवियस ईयर का ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन रेट, तो 69 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि इन द context of Indian economy consider the following statement। पहला, जो growth rate है GDP has steadily increased in the last few years। जो growth rate है GDP का वो steadily increase हुआ है in the last few years। दूसरा, जो growth rate है in per capita income has steadily increased in the last 5 years। लास्ट 5 ईयर में हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ा है। दोनों ही गलत हैं। डेटा अगर हम देखेंगे तो दोनों ही गलत हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो हाईएस्ट शेयर जो है किस में है? पहला, ए जो है कॉमर्शियल बैंक। दूसरा जो है कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स जो रीजनल बैंक्स। और डी जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो जो कॉमर्शियल बैंक है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 60% हमारे पूरे क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो उसकी अलाइड कैपेसिटीज़ हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है 30%। और उसके बाद जो आरआरबीज़ हैं वो 10% हैं। स्मॉल जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनका और भी कम है। तो कॉमर्शियल बैंक है उसके बाद आधा है जो है कोऑपरेटिव बैंक का। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस और इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस पे पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है? पहला, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा, विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, बिल्कुल सही है। जब तक बिल नहीं पास करोगे तब तक कुछ नहीं मिल सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तीसरा, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है और जो वोट ऑन अकाउंट है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वोट ऑन अकाउंट जो है ये क्वेश्चन 3 जो है जो प्रोविज़न है सप्लीमेंट्री ग्रांट और जो वोट ऑन अकाउंट है उस पर भी निर्भर करता है। तीसरा, ए पीरियोडिक और एटलीस्ट ए मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमिक जो फॉरेस्ट और जो एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट बजट ऑफिस। और जो 5 है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, साथ में जो फाइनेंशियल बिल है उसको पास करना पड़ता है। ये सारे ही सही हैं। 1 2 3 4 वाला गलत है, 4 वाला गलत है और सारे सही हैं। 4 वाला इसलिए गलत है क्योंकि जो 4 में लिखा है कि जो पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड रिव्यू होना चाहिए प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमिक जो फोरकास्ट और जो एक्सपेंडिचर किया जाता है बाय द पार्लियामेंट बजट ऑफिस के द्वारा, तो मिड ईयर में नहीं किया होता है। ये पूरे साल का जो कैग है वो सर्वे करती है, इसलिए 4 गलत है। 1 2 3 5 आंसर जो है 74 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जो आरबीआई है एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। जो आरबीआई है वो सभी बैंकों का बाप है कह सकते हैं। बैंकर्स बैंक उसको कहा जाता है क्योंकि पहला, अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, क्योंकि उनको पैसा रखना पड़ता है सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में। दूसरा जो आरबीआई लेंड फंड टू द कॉमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ नीड। जो कॉमर्शियल बैंक है पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, जो आरबीआई एडवाइज द कॉमर्शियल बैंक ऑन द मॉनेटरी मैटर्स। जो मॉनेटरी मैटर्स में आरबीआई जो है एडवाइस भी देता रहता है
इसलिए 73 का जो है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए 1 2 3 सारे करेक्ट हैं, इसलिए 73 का डी हो जाएगा। 74, इन इंडिया जो डेफिशिट फाइनेंसिंग है इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। इन इंडिया जो डेफिशिट फाइनेंसिंग है इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए, दूसरा रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट जो उधारी है उसके लिए लेना चाहिए, तीसरा एडजस्टमेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, और डी जो है रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट उधारी विदेश का उधार निपटाने के लिए। तो जो 74 का आंसर है वो ए होना चाहिए, क्योंकि जो हम डेफिशिट फाइनेंसिंग जो है यूज़ करेंगे फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, जो हम पैसा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करेंगे, तभी तो उससे पैसा आएगा। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये जो है डिफरेंस बिटवीन जो एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट होते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और पब्लिक फाइनेंस में इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट जो है स्पेंड ज़्यादा कर रही है और उसके पास अर्निंग कम है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है ये बहुत नेसेसरी है कि हम वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम फेल हो जाते हैं जनरेट करना टैक्स जो रेवेन्यू, और हम काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं स्टेट पे। ये जो बेसिक इंटेंशन होना चाहिए बिहाइंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिससे कि हम नेसेसरी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें बाय आर्टिफिशियल मींस के द्वारा। तो 74 का आंसर ए हो जाएगा। 75 कह रहा है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द बैंक इन इंडिया कंस्टिट्यूट द लीडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इंडिया कंस्टिट्यूटिंग लैंडिंग टू, इसका मतलब जो है एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा वीकर स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, और वीकर सेक्शन के लिए। तो 75 जो है डी, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द बैंक इन इंडिया, इसका मतलब कि हम सभी छोटे मोटे लोगों पे भी ध्यान, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे MSME और वीकर सेक्शंस हों, उन पे भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए 75 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? पहला जो SDR, पहला फॉरेन करेंसी एसेट जो होता है, साथ में SDR प्लस लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। दूसरा बी जो है फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होल्डिंग होती है ऑफ RBI के द्वारा, और SDR। तीसरा सी जो है फॉरेन करेंसी एसेट लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड जो SDR होते हैं। तीसरा डी फॉरेन करेंसी एसेट होता है गोल्ड होल्डिंग ऑफ द RBI और जो लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो डी तो गलत ही हो जाएगा, डी, क्योंकि लोन वाला नहीं आता। दूसरा है कि जो लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक भी नहीं आता, क्योंकि सी गलत हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का कोई इशू नहीं होता। अब आता है ए और बी में अगर देखें तो लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ये भी नहीं आएगा, लोन नहीं लेना चाहिए, ये लोन नहीं आता है, तो ए गलत होगा। बी 76 का जो है आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो IMF है उसमें जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड किया जाता है, जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होता है, जो बॉन्ड होते हैं, जो गोल्ड रिजर्व होता है, और जो SDR होते हैं, ये IMF रिजर्व पोजीशन करता है, इसके अकॉर्डिंग ही 76 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि नेशनल इनकम जो है कंट्री की फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, पहला जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल, दूसरा सम ऑफ द टोटल कंजप्शन, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी सम ऑफ ऑल पर्सनल इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, और डी जो है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो आंसर जो हो जाएगा 77 का वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो जो हमारा ट्रेड होता है उसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट होता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें फॉरेन लोन्स आते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन लोन्स आते हैं, FDI आती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। और जो कैपिटल अकाउंट होता है ये नेट रिजल्ट होता है जो पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री
जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं इज़ द बाइंग ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड। जो एफडीआई जो है इन्वेस्टमेंट होता है बाय फॉरेनर्स के द्वारा इन द कंट्री ऑफ द सिटीजन इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन कंट्री। तो अगर हम देखें 78 में जो फॉरेन लोन्स होते हैं, दूसरा जो एफडीआई होती है, तीसरा जो प्राइवेट रेमिटेंस जो है वो नहीं आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो जो है वो भी वो फॉरेन पोर्टफोलियो जो है वो आएगा, प्राइवेट रेमिटेंस नहीं है, इसलिए 1, 2 और 4 जो है आएगा, इसलिए 78 का आंसर जो है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ये पहला बोरोइंग बाय द शेड्यूल बैंक्स, बोरोइंग बाय द शेड्यूल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, दूसरा लेंडिंग बाय द कॉमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तीसरा परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, दूसरा नन ऑफ दीज। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, आरबीआई जब क्या कहते हैं, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं इसमें आरबीआई जो है बेचती और ख़रीदती है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को लेके। तो इसलिए 79 का आंसर जो है वो सी, 79 का आंसर सी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 80 है, मेन जो ऑब्जेक्टिव था 12th 5 ईयर प्लान का, जो मेन ऑब्जेक्टिव था 12th 5 ईयर प्लान का, पहला इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन करनी है, दूसरा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तीसरा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए 80 का डी सही होगा, क्योंकि जो 12th 5 ईयर प्लान था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 से 17 तक चलानी थी यार, एम था उसका एट फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 जो है उसमें कहा गया कि जो टर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, जो टर्म एम एस एफ आर जो है और NDTL जो है समटाइम अपियरिंग इन न्यूज़ आर यूज्ड इन रिलेशन टू, पहला बैंकिंग ऑपरेशन में, कम्युनिकेशन व नेटवर्किंग में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में और डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज़ की जाती हैं 81, क्योंकि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ये एक ऐसा रेट है एट विच जो बैंक हैं बोरो करती हैं फंड ओवरनाइट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ये एक ऐसा रेट होता है जिस पे जो बैंक्स होती हैं वो एक रात ओवरनाइट के लिए आरबीआई से उधार में लेती हैं अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इसके बदले में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखाती हैं। जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी ये सम होता है ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक विद पब्लिक, और जो अदर बैंक्स होती हैं जो एसेट होता है विद अदर बैंक इज सब्ट्रैक्टेड टू गेट नेट लायबिलिटी ऑफ अदर बैंक। तो 81 का जो आंसर वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो है कहा गया विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो रेट ऑफ ग्रोथ है ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, और दूसरा जो है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो 82 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो रेट है ग्रोथ का रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेडली इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट डिकेड, ये गलत है, ये घटा है, इसलिए 82 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पावर्टी फाइनेंस प्लानिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि which one of the following 5 year plan recognize human development as the core of all development effort। पहला थर्ड 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान, सिक्स्थ 5 year प्लान और एट्थ 5 year प्लान। तो इसमें जो एट्थ 5 year प्लान था जो कोर था ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर among the non-plan expenditure of the government of India। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, पहला डिफेंस एक्सपेंडिचर, दूसरा सब्सिडीज़, तीसरा
ऑल एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद द प्रीवियस प्लान पीरियड और इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसमें चारों जो हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं, क्योंकि डिफेंस पे कब लड़ाई हो जाए कितना खर्च करना पड़े, सब्सिडी भी कितनी देनी पड़े, कब फसल सही अच्छी हुई कि नहीं। और तीसरा जो है ऑल एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद प्रीवियस प्लान पीरियड, और जो चारों जो हैं इसी में आते हैं, इसलिए आंसर जो है 2 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट इज़ द एनुअल रेट एम्ड इन द 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान में जो रेट था वो 6.6% रखा गया था। जो रेट था वो 6% रखा गया था। जो रेट था वो रेट जो था वो 6% था, लेकिन पूरा पहुंच नहीं पाया था, इसलिए वो 5.6 ही रह गया था। इसलिए 3 का पहला है जो 5.6, फिर बी है 6% और सी जो है 6.5, डी है 7%। तो आंसर 3 का ए हो जाएगा 5.6%। क्वेश्चन नंबर 4 जो है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ द 8 5 ईयर प्लान कम्स फ्रॉम। ये जो 8 5 ईयर प्लान था वो कहाँ से आ रहा था। सबसे ज़्यादा पहला जो बैलेंस फ्रॉम द करेंट ईयर, करंट जो रेवेन्यू था। बी कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। जो सी था गवर्नमेंट बोरोइंग। डी जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। 4 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस की वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू एग्जिम पॉलिसी। न्यू एग्जिम जो पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1992 इज़ फॉर द पीरियड ऑफ कितने समय के लिए ये न्यू एग्जिम पॉलिसी जो है आई थी। न्यू एग्जिम जो पॉलिसी आई थी वो 5 सालों के लिए आई थी, 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 अप्रैल 1997 तक। इसलिए न्यू एग्जिम पॉलिसी जो थी वो 5 साल के लिए आई थी, इसलिए 5th का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है असर्शन दिया गया है इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक जो लिबराइजेशन किया गया इज़ द रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन द कैपिटल गुड। जो इम्पोर्ट करने की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें रिडक्शन किया गया है ऑन द कैपिटल गुड। रीज़न जो है दिया गया रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वुड हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट। जिससे हम फेस कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट। अगर इंपोर्ट अच्छी होगी तो हम उससे इम्प्रूव कर पाएंगे जो टेक्नोलॉजी है टू फेस ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल सही था। जो 6 का आंसर जो है वो ए असर्शन जो है वो रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया जो 8 5 ईयर प्लान था इन डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट वन। क्योंकि जो क्रिटिकल जो डिफरेंसेस लाई इन द फैक्ट दैट पहला इट हैज़ कंसिडरेबली लार्जर outlay compared to the earlier plans। दूसरा इट हैज़ मेजर जो ट्रस्ट था ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा कंसिडरेबल एम्फेसाइसिस इन द प्लेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। डी जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो इसमें जो है सबसे पहला एक सही था, इट हैज़ कंसिडरेबली लार्जर आउटले था कंपेयर टू अर्लियर प्लान। पहले प्लानों से ज़्यादा ये आउटले पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। जो 8 5 ईयर प्लान था 1992 से 1997 तक चला था, और जो बिगर आउटले था विद एनर्जी बीइंग गिवन 26% एनर्जी में ऑफ द टोटल जो आउटले था टू चेक टारगेट जो ग्रोथ थी 6.7% पर एनम से हमें करना था, इसलिए 7 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट इंटरनेशनल जो एजेंसी विच फाइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया ऑन इंटर गवर्नमेंटल बायलेटरल जो एग्रीमेंट मेनली प्रोवाइड। पहला टेक्निकल असिस्टेंस, दूसरा सॉफ्ट लोन विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। तीसरा जो ग्रांट नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक। और फोर्थ है फूड असिस्टेंस टू बी पेड बैक। जो आंसर था इसमें 1 2 3 तो करेक्ट थे, 4th सही नहीं था क्योंकि फूड असिस्टेंस जो है टू बी पेड बैक, ये पेड बैक नहीं हो सकती, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर बी सही था। 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स इंपोर्टेड बाय इंडिया। कौन कौन से जो आइटम है इंपोर्ट करता है भारत। पहला जो कैपिटल गुड्स हैं वो इंपोर्ट करता है। जो कैपिटल गुड है वो इंपोर्ट करता है। दूसरा पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। तीसरा पल्स और प्रीशियस स्टोन करता है। और 4th केमिकल्स। और 5th जो है आयरन एंड स्टील। करेक्ट सीक्वेंस लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ दीज आइटम्स इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू।
तो अगर हम देखें इन सभी आइटम में, तो सबसे ज़्यादा जो हम अपना 80% जो है पेट्रोल पे खर्चा करते हैं आज भी, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोल पे खर्चा करते हैं। उसके बाद जो है हम कैपिटल गुड, जो कैपिटल मशीन है, मशीनीकरण जो है वो मंगाते हैं, तो दूसरा हम मशीनों पे खर्चा करते हैं। तीसरा जो है हम पल्स और प्रीशियस स्टोन जो है वो मंगवाते हैं। उसके बाद जो केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स जो हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनिक खेती पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और पांचवा जो है आयरन एंड स्टील फिर मंगवाते हैं, इसलिए नाइन्थ का जो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सिक्स्थ और जो 8th 5 ईयर प्लान था, कवर्ड द पीरियड 1980 से 1985, 1992 से 1997 रिस्पेक्टली। द 7th 5 ईयर प्लान कवर्ड द पीरियड, जो 7th 5 ईयर प्लान था वो इसके बीच में कब था? तो ये जो था जो 7th 5 ईयर प्लान था वो लगभग 90 कहते हैं 85 के बाद ही था। 85 के बाद था, 85 के बाद 85 से 90 तक चला। 80 जो पीरियड था वो 90 से 92 जो था वो सेकेंड प्लान हॉलीडे माना गया था, क्योंकि फर्स्ट प्लान हॉलीडे जो था वो 66 और 69 में हुआ था, इसलिए इसको सेकेंड प्लान हॉलीडे कहा जाता था। तो सेकेंड जो जो सिक्स्थ 7th जो 5 ईयर प्लान था वो 1985 से 90 तक चला, और उसके 2 साल बीच में गैप हो गया। 10th का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड इकोनॉमिकल ऑफिशियली एवरी ईयर बाय किसके द्वारा? पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी करता है। दूसरा बी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो प्लान बनाता है। सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सी करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई द मैक्सिमम of our imported commodities in the terms of rupee? Which one of the following region of the world supplies the maximum of our import commodities? सबसे ज़्यादा हमें कौन इम्पोर्ट करता है? तो एशिया और ओशनिया से हमें चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लानिंग प्रोसेस इन इज द इंडस्ट्रीज सेक्टर इन इंडिया हैव एज्यूम्ड ए रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन इन 90s एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्लियर पीरियड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रिगार्ड? पहला, विद द एडवेंट ऑफ द लिबराइजेशन जो LPG रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट था हैव लार्जली बीन प्लेस्ड विद इन द डोमेन ऑफ द प्राइवेट एंड जो मल्टीनेशनल सेक्टर्स थे। दूसरा, विद मार्केट एज्यूमिंग ए सेंट्रल प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इज इन मैनी सेक्टर्स हैव बीन रेंडर्ड रिडलेंट। जो सी है, जो फोकस था ऑफ द प्लानिंग हैज शिफ्टेड टू द सेक्टर लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो डी था, नेशन प्रायोरिटीज़ हैव बीन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द रूरल डेवलपमेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर डी सही होगा, क्योंकि ABC जो है वो ट्रू हैं। एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है इंडस्ट्री सेक्टर में आफ्टर 90s इन द प्लानिंग कमीशन। तो इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट ट्रू, तो पहला डी जो है वो सही नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रिन्यूएबल फंड? पहला है कि to safeguard the interest of worker who may be affected by the technological upgradation of the industry or closure of the sick unit। दूसरा है to develop the core sector of the economy। तीसरा है for the development of infrastructure such as जो energy, transportation, communication और जो irrigation है। और डी जो है for human resource development such as full literacy, employment, population control and जो housing और जो drinking water है। तो इसमें पहला वाला जो करेक्ट होगा, क्योंकि टू सेफगार्ड, जिससे हम जो नेशनल रिन्यूएबल फंड है ये सेफगार्ड करेगा जो इंटरेस्ट हैं वर्कर्स के लिए हु मे बी अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द इंडस्ट्री और क्लोजर ऑफ द सिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम इन वैसेजेस फाइनेंशियल जो असिस्टेंस टू द रूरल एरियाज फॉर गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट to at least पहला 50% ऑफ मैन एंड वुमेन सीकिंग जॉब्स इन द रूरल एरियाज। दूसरा जो है 50%
50% ऑफ मैन सीकिंग जॉब्स इन द रूरल एरियाज। तीसरा 1 मैन एंड 1 वुमेन इन द रूरल फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और डी जो है 1% इन द रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आंसर जो है 15 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को, और जो ये ओपन कर रहा था ऑल एडल्ट रूरल जो पुअर हु आर इन द नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो राइज इन सेंसेक्स में अगर राइज हो रहा है इसका मतलब क्या है? राइज इन द प्राइजेज ऑफ द शेयर ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सी जो है एन ओवरऑल जो राइज है प्राइजेज ऑफ द शेयर ऑफ द ग्रुप अब कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है डी जो है राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल जो कंपनीज बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो सेंसेक्स है वो अगर ये इंक्रीज देखता है, सी वाला करेक्ट होगा। एंड ओवरऑल जो राइज हो रहा है प्राइजेज ऑफ द शेयर ऑफ द ग्रुप अब कंपनीज रजिस्टर्ड जो हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ये देखता है। तो जब इंक्रीज़ होता है सेंसेक्स में ये रिफ्लेक्ट करता है जो ओवरऑल मोड है ऑफ द इकोनॉमी। और जब राइज देखने को मिलता है इन्वेस्टर्स और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल्स हैं वो पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी और एक्सेप्ट दैट इट विल सब्सटेंस इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है असर्शन दे रहा है जो रेट है ग्रोथ का, जो रेट ऑफ ग्रोथ है ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट हैज़ शोन एक्रीबल इंक्रीज आफ्टर 1991 के बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ग्रोथ रेट बढ़ा है। रीज़न क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसॉर्टेड टू डी वैल्यूएशन, क्योंकि इंडिया ने डी वैल्यूएशन कराया। सही है, जब डी वैल्यूएशन होती है करेंसी की तो उसमें जो जो माल होता है वो सस्ता हो जाता है वर्ल्ड मार्केट में। जो कंसेशन डिसीजन था टेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू लोअर द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, जिससे क्या हुआ जो इंडियन गुड्स थे बिकम चीपर फॉर द फॉरेनर्स, जो इंडियन गुड हैं वो सस्ते हो जाएंगे और इंपोर्ट जो है डिक्रीज़ हो जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। 17 का आंसर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 18 मैच करना है 1 को 2 से। पहला है मैच करना है 1 और 2 से। क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैच करना है। पहला है कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो यूएन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आता है। दूसरा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक जो रिसर्च है वो इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आता है। तीसरा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च में आता है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है। इसलिए ये 1 2 ऑप्शन जो है 1 2 3 4 होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इंस्टिल इनटू द vast million of workers, men and women who actually do the job, a sense of partnership and of cooperative जो performance है। the above passage related to पहला प्लांट डेवलपमेंट, दूसरा कम्युनिटी डेवलपमेंट, तीसरा पंचायती राज सिस्टम, तीसरा डी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है किस टाइप का डेवलपमेंट है? ये जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। ये जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट है जहाँ पे कोऑपरेटिव और पार्टनरशिप देखने को मिलती है, इसलिए 19 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है जहाँ पे जो कम्युनिटी मेंबर होते हैं वो एक साथ कम टुगेदर टू टेक कलेक्टिव एक्शन और जनरेट करते हैं सॉल्यूशन टू कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो ये एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल और जो ग्रुप ऑफ पीपल विद द स्किल दे नीड टू इफेक्ट द चेंज विद इन द कम्युनिटीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इकोनॉमिक जो लिबरलिज्म इन इंडिया स्टार्टेड विद, पहला जो सब्सटेंशियल जो चेंज लाए गए इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, दूसरा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी, तीसरा डूइंग अवे विद प्रोसीजरल जो फॉर्मेलिटीज़ थी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और डी जो है सिग्निफिकेंट जो रिडक्शन
देखने को मिलता है टैक्स रेट्स में। तो इसमें जो हमने पहला सही हो जाएगा, क्योंकि जो सब्सटेंशियल चेंज किया हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में, जो पब्लिक सेक्टर था उसको हमने प्राइवेट सेक्टर में देना स्टार्ट किया। इसी के साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं। 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो इंडियन रुपी है इज़ फुली कन्वर्टिबल, पूरी तरीके से कन्वर्टिबल है। पहला, इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और तीसरा है इनटू गोल्ड। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो वन जो है वो सही है और 2 और 3 गलत है, क्योंकि 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 जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो इंडियन रुपीज़ पार्शली कन्वर्टेबल आफ्टर 1991 के बाद पूरी तरीके से कन्वर्टेबल नहीं थी, पार्शली थोड़ा ही कन्वर्ट हो सकती थी। इसलिए 2 और 3 जो है वो गलत है। ना ही हमारे पास इतना गोल्ड था और ना ही हम करंट कैपिटल को बैलेंस कर सकते थे पेमेंट के साथ, इसलिए फर्स्ट वाला सही होगा। इसलिए 21 का ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो ग्रोथ रेट थी पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट constant price because the later takes into account the rate of पहला 22 का जो है पहला ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, तीसरा ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, डी जो है इंक्रीज इन द वेज रेट। तो 22 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस राइज, जो प्राइस लेवल जो बढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस वो भी हायर होता चला गया जा रहा था पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, बिकॉज जो करंट जो प्राइसेस थे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे जो इफेक्ट ऑफ प्राइस इन्फ्लेमेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसिडर द फॉलोइंग। पहला मार्केट बोरोइंग, जो मार्केट से हम बोरो करते हैं, दूसरा जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, और जो स्पेशल सिक्योरिटी जो इशू की जाती हैं इशूड टू आरबीआई, विच वन ऑफ दीज कमोडिटी इज ऑफ इंटरनल डेब्ट, अंदर की उधारी होती है। तो अंदर की जो उधारी होती है तीनों ही होती हैं, मार्केट से जो बोरो करा जाता है और जो ट्रेजरी बिल्स बेचे जाते हैं, जो आरबीआई स्पेशल सिक्योरिटी इशू करती है, ये तीनों ही इंटरनल डेब्ट में आते हैं। 23 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जो ग्लोबल कैपिटल फ्लो हो रहा है टू डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 90s इन व्यू ऑफ द ईस्ट एशियन फाइनेंशियल जो क्राइसिस और जो लैटिन अमेरिका में एक्सपीरियंस देखने को मिला। विच टाइप ऑफ इनफ्लो इज़ गुड फॉर द होस्ट कंट्री। पहला कॉमर्शियल लोन्स, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जो डी है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो 24 का जो है बी सही होगा फॉर एफडीआई, क्योंकि जो एफडीआई जो है ये डिफाइंड एज द इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन जो मल्टीनेशनल, और जो इसकी सब्सिडीज़ होती हैं, और जो फॉरेन कंपनीज इन द टर्म ऑफ सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट इन अनदर, जब कोई एक कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है 100% सब्सिडी दी जाती है। तो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है ये लंबे समय के लिए होता है, और ये जो है कंट्री को ये नॉन डेप्ट क्रिएट करता है, इसलिए 24 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, 5 ईयर जो प्लान है इंडिया में ये फाइनली अप्रूव किए जाते हैं बाय पहला यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी प्लानिंग कमीशन, और जो एनडीसी है। तो ये जो है एनडीसी जो है वो अप्रूव करती है जो 5 ईयर प्लान है इंडिया की, फाइनली अप्रूव किए जाते हैं एनडीसी, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है। इसलिए 25 का डी आंसर सही होगा, क्योंकि जो भी प्लानिंग कमीशन अपना प्लान बनाती है वो अप्रूव किया जाता है एनडीसी के द्वारा, और जितने भी स्टेट सीएम होते हैं ये मेंबर होते हैं एनडीसी के। एनडीसी जो हेड की जाती है वो पीएम के द्वारा की जाती है। अब ये एनडीसी और 5 ईयर प्लान ख़त्म कर दिए गए हैं, उसकी जगह नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, और जो एनडीसी था उसकी जगह
नीति आयोग काउंसिल आ गई है। जो काउंसिल है वो अप्रूव करेगी, जो भी नीति आयोग जो बनाएगा उसको अप्रूव करने के लिए काउंसिल बनाएगी, जिसे नीति आयोग काउंसिल कहा जाता है। इसलिए 25 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रीज सेड टू बी डेप्ट ट्रैप। जो 8 कंट्रीज सेड टू बी डेप्ट ट्रैप्ड, वो डेप्ट ट्रैप में फंसा था। अगर इफ़ इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। दूसरा, इट हैज़ टू अबाइड बाय द जो कंडीशनैलिटीज़ हैं इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा, इट हैज़ बीन रिफ्यूज लोन और एड बाय द क्रिएटर अब्रॉड। तीसरा, डी, वर्ल्ड बैंक चार्ज ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग एज वेल एज जो न्यू लोन्स हैं। तो इसके लिए ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। जो लोन उसने लिया है उस लोन का इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगर हम दूसरे से लेते हैं, बोरो करते हैं, तो ये डेप्ट प्रैक्टिस। जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से लोन लिया, अब लोन चुका नहीं पा रहा है सऊदी अरेबिया का, तो वो चाइना से लोन लेके सऊदी अरेबिया का लोन दे रहा है। तो अब चाइना जो है उसको इंटरेस्ट पे देगा। तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज को ख़त्म करने के लिए लोन लेना, तो ये जो है डेप्ट ट्रैप में डाल देगा। तो 26 जो है वो ए, चाइना की यही नीति है। 27 जो है क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सर्विस टैक्स इज़ और एन। पहला, सर्विस टैक्स क्या है? पहला, ए, डायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा, जो डायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो डी है, इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो 27 जो है वो बी हो जाएगा। जो सर्विस है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस, जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 27 का बी आंसर हो जाएगा। ऑल टैक्स विच आर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ऑल द एज्यूम कम अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस। दे इंक्लूड, जिसमें टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, कम्युनिटी टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स और जितने भी हैं। और दूसरी जब जो प्रोग्रेस जो कहते हैं, दूसरी तरफ जो टैक्स पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम सम अदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन से करते हैं उसको, बट जो लाइबिलिटी होती है ऑफ विच रिमेन द पर्सन कलेक्टिंग, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स इसे कहते हैं, जैसे कि जो कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, सर्विस टैक्स और वैट और सीएसटी टैक्स जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज इमरजेंसी क्लैम्ड न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड जनता गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड। तो ये जो था वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था जो जिससे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। 5 ईयर प्लान के बाद जो जनता गवर्नमेंट थी वो इलेक्ट हुई थी। 5th के बाद 6th 7 चलती है, 6th 7th चलती है 90 तक, फिर वो गड़बड़ हो जाता है, और 5th फिर 8 चलती है 92 से 97 तक। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। पहला, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था एम्फसाइजेज ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, सही है, इसे महाबोलिस प्लान कहा जाता है। दूसरा, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज द स्ट्रेटजी फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 29 का जो है वो पहला सही है, दूसरा गलत है। थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें चाइना ने अटैक कर दिया था और पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो गया। 61 और 65 में जो वॉर हुए इंडिया और चाइना के साथ, जिससे हमारा ये प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हो पाया। इसलिए 29 का जो आंसर है वो 1 ओनली सही होगा। 1 ओनली मतलब ए, 29 का ए सही होगा, क्योंकि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो एम्फेसिस था और वो इन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर और जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। लेकिन थर्ड 5 ईयर जो प्लान था, स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द लॉन्ग टर्म ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन कॉल्ड एनर्जी स्टैटिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसे एनर्जी स्टैटिक्स कहा जाता है टाइम टू टाइम पे। पहला ए, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, बी, प्लानिंग कमीशन, तीसरा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और डी जो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 30 का जो है आंसर जो है 30 का डी हो जाएगा। डी
क्योंकि इसे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो पब्लिश करता है एनर्जी स्टैटिक्स, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, इसको CSO कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the earliest event to take place। पहला नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और जो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले इसमें जो है वो सी वाला जब हमने जो इनैक्टमेंट किया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 में करा था, और जो उसके बाद जो 34 के बाद जो उसको इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो पास किया था 1949 में, उसके बाद जो है हमने इंट्रोडक्शन किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और उसके बाद हमने नेशनलाइजेशन किया SBI को 1955 में, और उसके बाद नेशनलाइजेशन का इंश्योरेंस कंपनीज़ को 55 56। तो पहले हमने RBI बनाई पहले सही से, उसके बाद SBI को करा, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज़ को करा, इसलिए सबसे पहले हम सी आंसर होगा 31 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट जो 2005 है, विच केम इनटू इफेक्ट इन फरवरी 2006, हैज़ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। पहला डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, दूसरा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तीसरा जो है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। जो इसमें 32 में जो है तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो 2005 का था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरा जो प्रमोशन करना इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज जो FDI लाना, जो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली ये गलत है, एक्सपोर्ट ही नहीं करना था, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं करना था केवल, इसलिए 32 का जो आंसर है वो A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 33 कि ए ग्रेट डील ऑफ FDI, जो ए ग्रेट डील ऑफ FDI टू इंडिया comes from Mauritius than from many major and mature economics like UK and France। Why? क्योंकि इंडिया हैज़ प्रेफरेंस फॉर द सर्टेन कंट्रीज एज रिगार्ड रिसीविंग FDI, दूसरा इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद द मॉरिशस, तीसरा जो मोस्ट सिटीजन हैं मॉरिशस हैव एथनिक आइडेंटिटी विद इन इंडिया एंड सो दे फील सोर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और तीसरा जो है डिपेंडिंग डेंजर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज प्रॉम्प्ट मॉरिशस टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इसके लिए जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का एग्रीमेंट है विद मॉरिशस के साथ। अब जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या होता है, इंडिया का जो कंप्रेसिव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है 23 कंट्री के साथ, इसमें से इसका मतलब ये होता है ये एग्री होते हैं जो ये इसमें एग्री होता है जो टैक्सेस हैं, जो रेट हैं टैक्स के, और जो जुरिडिक्शन है ऑन स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इनकम अराइजिंग इन द कंट्री टू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ द अनदर कंट्री। ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इंडिया का, उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है प्रोविज़न सेक्शन 90 और 91 जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक रिलीफ टू द टैक्स पेयर टू सेव देम फ्रॉम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसलिए 33 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन एज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट अंडर 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 तक चला। इन दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल दैट ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा, जो न्यूट्रिनो है क्रिएटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द बीटा डिके। तीसरा, जो न्यूट्रिनो हैव नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास। और तीसरा, जो ट्रिलियन ऑफ न्यूट्रिनोज पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड। तो इसमें जो है कहते हैं इसमें जो है
ये चारों सही हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिनो हैं ये चार्जलेस होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल जो ट्रेवल करते हैं क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा जो न्यूट्रिनो हैं ये क्रिएट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जब कहते हैं न्यूक्लियर फिजन होता है या फिर बीटा डिके जो होता है। और दूसरा न्यूट्रिनो जो है नेग्लिजिबल होते हैं बट नॉन जीरो मटेरियल। और चौथा ट्रिलियन ऑफ न्यूट्रिनो जो पास करते हैं थ्रू ह्यूमन बॉडी। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ है एज इन्यूशिएटेड इन द 11th 5 year plan does not include one of the following। पहला रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, दूसरा एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तीसरा जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मार्केट कैपिटल और रिडक्शन ऑफ जेंडर इनक्वालिटी। इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं था, कौन सा पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था? तो इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट जो है ये नहीं इंक्लूड किया गया था, क्योंकि पॉवर्टी इनइक्वालिटी और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए 35 का आंसर सी था। क्वेश्चन ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ थी इसमें ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी, और इसमें शेयर ग्रोथ थी। जो प्रो पुअर ग्रोथ थी जो इंक्लूड करता था ये एक्सक्लूड करता था जो कैपिटल मार्केट है विच इज़ ए थेफ्ट टू ऑपरेट बाय इटसेल्फ इन द ओपन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग शैल cause every recommendation made by the finance commission laid before each house of the people। तो कह रहे हैं कि पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तीसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तीसरा जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। Who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid down each house of the पार्लियामेंट। तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहते हैं ले जाता है, जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास, इसलिए 36 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो तैयार करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, इसलिए आंसर 37 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट। पहला कटिंग द टैक्स रेट, दूसरा इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तीसरा एबॉलिशिंग द सब्सिडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम इन इकोनॉमिक रिसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन आर बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस पैकेज में कौन सा आएगा? पहला कटिंग ऑफ द टैक्स रेट को कम करना, दूसरा इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना, तीसरा एबॉलिशन करना जो सब्सिडीज़ हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं ए आएगा 1 और 2 सही हैं, क्योंकि जब टैक्स कम करेगा तो उससे क्या होगा, जनता जो गरीब जनता है उस पर भार कम पड़ेगा। दूसरा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो सब्सिडी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और इससे फिजिकल स्टिमुलस मिलेगा। तीसरा एबॉलिश कर देगा सब्सिडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जो इकोनॉमिक रिसेशन है उस समय सब्सिडीज़ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 38 का आंसर जो है वो ए ओनली सही होगा। अगर एबॉलिशिंग करेगा सब्सिडी तभी जो है लीड टू हायर प्राइसेस होंगी गुड और सर्विसेज की विच आर सब्सिडाइज। और जो रिडक्शन इन द टैक्स रेट जो है ये स्टिमुलस देगा, और जो इंक्रीज है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी इंक्रीज करेगी लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है 39 इन द कंटेस्ट ऑफ in that context of India's 5-year plan is shift in the pattern of industrialization with the lower emphasis on the heavy industries and more on the infrastructure begins in the ये 8th 5-year plan में स्टार्ट हुआ था, इसलिए 8th 5-year plan जो था 1992 से 1997 तक चला था, इसलिए 39 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
40 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड टू विच द इन विच द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड आर रूटेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला द एसेट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है इज़ टू बी मेंटेन्ड विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तीसरा जो है सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज अ फंड मैनेजर। फोर्थ जो है ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज़ यूज्ड फॉर द फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर। विच 40 का जो आंसर है वो सी सही होगा। 3 और 4, 1 और 2 गलत हैं, क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड है ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आता। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266 में दिया गया है, जिसमें सारी जो लोन्स हैं, जो टैक्सेस हैं, ये सब कलेक्ट होते हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है। दूसरा एसेट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। 40 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 41 है इन इंडिया द टैक्स प्रोसीड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड इन द लास्ट फाइव ईयर। तो पहला सर्विस टैक्स, दूसरा है पर्सनल इनकम टैक्स, तीसरा है एक्सरसाइज ड्यूटी, और डी जो है कॉरपोरेशन टैक्स। तो जो लास्ट कुछ ईयरों में जो कमी देखने को मिलती है एक्सरसाइज ड्यूटी में देखने को मिली है, क्योंकि एक्सरसाइज ड्यूटी जो शेयर है टोटल टैक्स रेवेन्यू में जो 41.41% है 1992 से 93, जो डिक्लाइन हुआ है 25% 2006-07 तक। जो कस्टम ड्यूटी शेयर है टोटल टैक्स रेवेन्यू में वो 31% है जो 1992-03 में, और ये 17% देखने को मिलता है 6 से 7 तक, जो रिजल्ट है मैसिव स्ट्रक्चर ऑन द एक्सरसाइज एंड कस्टम ड्यूटी। तो 41 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज टू द जो प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स एंड ड्यूटी विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसके लिए पहला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, दूसरा स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, तीसरा पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसके लिए फाइनेंस जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो काम करता है। 42 का जो है आंसर बी हो जाएगा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया जो टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड जो फ्यूचर मार्केट आर। इन इंडिया जो टैक्स हैं ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड जो फ्यूचर मार्केट हैं आर, पहला लिवाइज्ड बाय द यूनियन, दूसरा कलेक्टेड बाय द स्टेट, लिवाइज्ड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो 43 का आंसर जो है वो वन ओनली सही है, क्योंकि जो दूसरा है गलत है, इसलिए आंसर जो है 43 का ए सही हो जाएगा। क्योंकि जो इंडिया में जो टैक्स ट्रांजेक्शन होती है वो स्टॉक एक्सचेंज और जो फ्यूचर मार्केट हैं वो लिवाइज्ड करी जाती हैं यूनियन के द्वारा, लेकिन कलेक्ट नहीं की जाती स्टेट के द्वारा, ये कलेक्ट भी करी जाती हैं यूनियन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेमेशन इन द रिसेंट ईयर। इंडिया में लगातार परसिस्टेंट और जो हाई फूड महंगाई हो रही खाने को लेके, व्हाट शुड बी द रीज़न, इसका कारण क्या है। पहला ड्यू टू द जो ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ commercial crop, the area under the cultivation of food grain has steadily decreased in the last 5 years by about 30%। दूसरा as a consequence of increasing income the consumption pattern जो है people have undergo a significant change। consequence of the increasing income, जो इंक्रीजिंग इनकम का है जो कंजप्शन पैटर्न है, पीपल हैव अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज। दूसरा फूड सप्लाई चेंज जो हैज़ स्ट्रक्चरल कंस्टेंट, जो उसका स्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंस्टेंट देखने को मिले हैं। तो 44 का जो है वो 2 और 3 सही हैं, जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिला है। और जो पहला है कि हमने जो बुआई है वो कम कर दी, वो गलत है, क्योंकि बुआई तो भैया उतनी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ी हो रही है, और जो पैसा है वो सही तरीके से जो है लोग नहीं खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय द फॉरेन नेशनल टू विटनेस द
ट्वेल्थ जो 19th कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया अमाउंटेड टू ये किसका बता रहा है? पहला ये एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट, प्रोडक्शन और कंजप्शन। तो एक्सपोर्ट के लिए ये है 45 में कहा गया जो इनकम फ्रॉम टूरिज्म। इससे क्या होगा? जो 19th कॉमनवेल्थ गेम जो है इंडिया में, ये क्या होगा? ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे, जो इनविजिबल एक्सपोर्ट है, और जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे देश में आएगा। 46 जो है विच one of the following statement is approximately describe the physical stimulus। कौन सा है जो फिजिकल स्टिमुलस देगा हमारे इकोनॉमी को? पहला, it is a massive investment by the government in the manufacture sector to ensure the supply of the good to meet the demand surge caused by that rapid economic growth। दूसरा, it is the intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country। दूसरा, तीसरा, it is a government intention on the financial जो institution to ensure जो disbursement है लोन का to agriculture and allied sector to promote greater food production and contain food inflammation। D, it is the extreme affirmative action by the government to pursue its policy of the financial inclusion। तो इसका जो आंसर डी सही है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो, सॉरी डी नहीं, बी सही है 46 का बी, क्योंकि ये जो है इंटेंसिव एफर्मेशन जो एक्शन है ऑफ द गवर्नमेंट जो बूस्ट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेकन। पहला, डी वैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो डी वैल्यूएशन कर रही है डोमेस्टिक करेंसी का। दूसरा, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, जो रिडक्शन एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती हैं उस पर सब्सिडी का रिडक्शन कर रही, गलत है भैया। अगर सब्सिडी नहीं दोगे, अगर रिडक्शन करोगे सब्सिडी में तो माल सस्ता बिकेगा ही नहीं। दूसरा, एडॉप्शन सुइटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड फ्रॉम द एफआईआई। तो इसके लिए जो है आंसर डी होगा। 1 और 3 सही हैं, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि अगर रिडक्शन कर देंगे एक्सपोर्ट वाली सब्सिडी का तो वो मार्केट में सस्ता नहीं पहुंचेगा। इसलिए बहुत सारी कंट्री जो हैं अपने माल को बेचने के लिए सब्सिडी देती हैं, जिससे वो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाती है। इसलिए 47 का जो है डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है जो एफडीआई और एफआईआई है आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला, जो एफआईआई है हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी, वाइल जो एफडीआई है ओनली ब्रिंग इन कैपिटल। गलत, एफडीआई जो है वो स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों लाता है, बल्कि उल्टा बता रहे हैं लोग। बी है एफआईआई जो हेल्प करता है इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन द जनरल, और जो एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर, ये भी गलत है। सी जो है एफडीआई फ्लो ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट वाइल एफआईआई टारगेट प्राइमरी मार्केट, ये भी गलत है। डी जो है एफआईआई कंसिडर टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई, ये भी गलत है। तो उस तरीके से जो देखें तो आंसर हमारा बी की तरफ बी जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के, क्योंकि जो एफआईआई है हेल्प करता है इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन द जनरल कैप, जिसमें ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो एफडीआई होता है ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कोई जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं या फिर ब्राउन प्रोजेक्ट, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं। इसलिए आंसर जो हो जाएगा 48 का वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है विद रेफरेंस टू आम आदमी बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी हेड ऑफ द फैमिली और एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन द रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। दूसरा जो है मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ द 30 to 65 ईयर्स। तीसरा जो है देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर फ्री स्कॉलरशिप फॉर
for up to two children of the insured who are studying between 9 class 9 and 12. Which of the statement is or are correct? Is or are करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से 1 और 3 वाले तो करेक्ट हैं, लेकिन 2 वाला करेक्ट नहीं, क्योंकि मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 65 दिया है, बल्कि ये इसमें जो एज ग्रुप है वो होनी चाहिए 18 से 59, ना कि 30 से 65। आपको सोचिए 65 पे तो लोग रिटायरमेंट होने लगते हैं, इसलिए 59 लास्ट रखी गई, और 18 से 59, इसलिए वो 2 गलत है और 1 और 3 सही है, इसलिए क्वेश्चन 49 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस इज़ द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। ये जो इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो सर्विस और सर्विसेज रेंडर्ड अंडर द माइक्रो फाइनेंस आर, पहला जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, सेविंग फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ हैं। तो इसमें चारों चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि चारों चीज़ें जो है माइक्रो फाइनेंस में आ जाती हैं, क्योंकि जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो सेविंग फैसिलिटी है, जो इंश्योरेंस फैसिलिटी और जो फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, जो माइक्रो फाइनेंस ये मूवमेंट जो है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है ए वर्ल्ड इन विच मैनी पीपल एंड नियर पुअर हाउस होल्ड आर पॉसिबल हैव परमानेंट एक्सेस होना चाहिए टू एन अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ हाई क्वालिटी फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉट जस्ट क्रेडिट बट ऑल्सो सेविंग। उसके अंदर उनके पास सेविंग भी हो, इंश्योरेंस भी हो और फंड ट्रांसफ़र की सुविधा भी हो। इसलिए 50 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 50 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, among the following who are eligible to benefit from the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? पहला एडेड मेंबर ऑफ ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड, दूसरा एडेड मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, तीसरा एडेड मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल द बैकवर्ड कम्युनिटीज़, डी एडेड मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। तो 51 का जो है एडेड मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड जो है मनरेगा में आते हैं, जिसमें 182 रुपीज़ दिए जाते हैं, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट है 52, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, इट इनकरेज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तीसरा इट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डी नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी। तो फाइनेंशियल जो कमीशन है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग जो ये इंश्योर करता है जो ट्रांसपेरेंसी है इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 52 का जो है 52 का जो है आंसर 52 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, क्योंकि सॉरी गलत मैंने बता दिया, जो डी हो जाएगा क्योंकि ये ए बी सी तीनों ही गलत हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है, बल्कि फाइनेंशियल कमीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन यूनियन और द स्टेट ऑफ द नेट जो प्रोसीडिंग होती हैं टैक्सेस विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरलिम बजट? वोट ऑन अकाउंट एंड जो इंटरलिम बजट होता है, पहला जो प्रोविजन है वोट ऑन अकाउंट इज़ यूज्ड बाय द रेगुलर गवर्नमेंट, वाइल इंटरलिम जो बजट है ये प्रोविजन यूज्ड किया जाता है केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट while an interim budget include both expenditure and the receipt। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और दूसरा जो है करेक्ट है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो बताया गया है प्रोविजन ऑफ वोट अकाउंट इज़ यूज्ड बाय द रेगुलर गवर्नमेंट वाइल जो इंटरलिम बजट है इस प्रोविजन बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है ये गवर्नमेंट जो विच इज़ रेडी टू गो जो जाने वाली है, इट डज़ नॉट प्रेजेंट द इंटरलिम बजट, वो इंटरलिम बजट नहीं पास करती। जो इंटरलिम बजट है ये प्रेजेंट बाय इनकमिंग गवर्नमेंट जो है और न्यू जो गवर्नमेंट विच हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड जो रेवेन्यू प्लान्स होते हैं फ्रॉम द आउटगोइंग
आउटगोइंग गवर्नमेंट। अगर डिफरेंस देखें वोट ऑन अकाउंट और जो इंटरिम बजट में, पहला वोट ऑन अकाउंट जो होता है ये डील ओनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ये खर्चे की बात करता है। और ये जो इंटरिम बजट है ये दोनों एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट हैं दोनों पे बात करता है। जो वोट ऑन अकाउंट होता है ये ओनली 2 और 3 मंथ्स के लिए होता है, और जो इंटरिम बजट है पूरे साल के लिए होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि रेगुलर गवर्नमेंट, इसमें कहा गया प्रोविजन फॉर द वोट एंड अकाउंट इज़ यूज्ड बाय द रेगुलर गवर्नमेंट, वाइल इंटरिम जो बजट है इज़ अ प्रोविजन यूज्ड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट तो कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन इंटरिम बजट 1 साल के लिए होता है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो 53 का आंसर जो है वो 2 ओनली होगा, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वाई इज़ द ऑफरिंग ऑफ teaser loan by the commercial bank a cause of economic concern? Why is the offering of tier loan by the commercial bank a cause of economic concern? पहला, teaser जो लोन है are considered to be an aspect of subprime lending and bank may be exposed to risk of defaulter in future। दूसरा, in India जो teaser लोन है are mostly given to inexperienced जो इंटरप्रेन्योर हैं टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपोर्ट यूनिट। 54 का पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आंसर जो है ए ओनली, क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है बिकॉज इट इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ टीज़र लोन की डेफिनेशन है। बट जो स्टेटमेंट 2 है इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज जो इंडिया में टीज़र लोन है ये प्रोवाइड टू द होम बायर्स, ये जो घर खरीदने वाले हैं उनको दिया जाता है, नॉट सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट, ना कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। इसलिए जो टीज़र लोन है ये घर खरीदने के लिए दिए जाते हैं। और पहला जो टीज़र लोन की डिफिनेशन दी गई है, टीज़र लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ द सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक में एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन फ्यूचर, इसलिए फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो है आंसर 54 का ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव में कौन सी फर्दर है? पहला, प्रोमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरा प्रमोट करना एमएसएमई, तीसरा इम्प्लीमेंट करना राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसमें जो है 55 का तीनों सही हैं, राइट, तीनों सही हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो एमएसएमई और जो राइट टू एजुकेशन से इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकेगी। 55 का आंसर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पहला, जो गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज़ द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेप्ट। दूसरा, जो गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द CPSC। तो इसका जो है आंसर दोनों ही गलत हैं। पहला, उधारी के लिए ऐसा नहीं कर रही है, ना ही इसलिए कर रही है कि वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि when we say mainly the money is to be used to pay external, इसका मतलब इसका it is not correct to say, because जो गवर्नमेंट में intend to retain the management control but there are physical constraint हैं that induce the government to go for disinvestment। बहुत स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से उससे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर रेलवे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, एयरपोर्ट का डिसइन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर अकाउंटेबिलिटी होगी और बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। 56 का आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इज़ यूजली कपल्ड विद, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इज़ यूजली कपल्ड विद जो इन्फ्लेमेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेमेशन के साथ कपल्ड, क्योंकि महंगाई भी होनी चाहिए। अगर बहुत सस्ती हो जाएंगी चीज़ें तो उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसलिए हमें इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करना होता है। इसलिए आरबीआई जो है वो प्लस माइनस 2 जो है वो मेंटेन रखता है, 2 से 4 के बीच में, +-4 +-4 +2 या +-2, इसलिए आंसर जो है वो कहते हैं 58 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का बी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड टू। अगर रिजर्व बैंक आरबीआई जो है बैंक रेट कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है?
ए मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, दूसरा लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक। तो 58 में जो है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में पहुंचेगी, पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पहुंचेगा लोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ डू जो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट जो एजेंसी है हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। पहला, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है अंडरटेक द एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मल न्यूट्रिशन एंड जो प्रिपेयर डिटेल्ड जो रेमेडियल मेजर्स हैं। तो 59 का जो है 59 का जो ऑप्शन है वो बी। एक और है इसमें 3, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिक्योर इंटर सेक्टोरल एंड जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन एंड जो कोऑपरेशन फॉर इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। चौथा है, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉच ओवर द इंश्योर इफेक्टिव जो यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड का इंटेंडेड टू फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इसमें जो पहला और दूसरा है वो गलत है, तीसरा चौथा सही है, इसलिए आंसर जो है 59 का, वो 59 का बी हो जाएगा। क्योंकि जो DRDA जो है ये ट्रेडिशनली बीन द प्रिंसिपल ऑर्गन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ओवरसी करता है जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो है डज नॉट एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट नहीं करता, इसलिए पहला और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद UNDP सपोर्ट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एसेट्स एंड जो सर्विसेज एट द हाउस होल्ड लेवल। दूसरा, परचेजिंग पावर पार्टी एट नेशनल लेवल। तीसरा जो है, एक्सटेंड ऑफ द बजट डिफिसिट एंड GDP ग्रोथ एट द नेशनल लेवल। तो इसका 60 का जो आंसर है फर्स्ट है, दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि ये इसमें चेक कर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये पहला डिप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन का देखता है, हेल्थ और एसेट और सर्विस एट द हाउस होल्ड। वो नेशनल लेवल पे जो परचेजिंग पावर है नहीं देखता, ना ही GDP और बजट डेफिसिट देखता है, इसलिए 60 का जो आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द नोटिसेबल फीचर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन। पहला, ए डिज़ाइन फॉर द गुड एंड सर्विसेज टैक्स एंड ए कंपेंसेशन पैकेज लिंक्ड टू एडहेरेंस टू द प्रपोजल डिज़ाइन। दूसरा, ए डिज़ाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैक ऑफ जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years in consonance with the India's demographic dividend। तीसरा, devaluation करना specified share of the certain taxes to local bodies as a grant। तो 61 जो है उसमें पहला सही है और दूसरा तीसरा रॉन्ग है, क्योंकि 13 फाइनेंस कमीशन जो था वो इलेबरेट कर रहा था जो डिज़ाइन है GST का, और इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन 2 और 3 गलत है। 2 जो है इनकरेक्ट, क्योंकि जो रिपोर्ट बेसिकली डिस्कस करी जिसमें इम्प्रूव करना था जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिस्टिंग स्कीम का, और जो 3rd स्टेटमेंट ये करेक्ट है, जो 3rd स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी उसमें ये दिखाया गया टेकिंग इनटू अकाउंट जो डिमांड है लोकल बॉडीज़ की, दे कैन बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द बायंसी ऑफ सर्टेन टैक्सेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है सप्लीमेंटिंग द पंचायती और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसलिए 61 का जो आंसर है वो ए सही होगा, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 62 जो है 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला, जो लो बर्थ रेट होनी चाहिए विद लो डेथ रेट। दूसरा, हाई डेथ रेट, और तीसरा जो है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो इसलिए 62 का जो है आंसर कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबव स्टेज यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पहला सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
टू पहला हाई बर्थ रेट होनी चाहिए, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट अगर हो रही है पहला, दूसरा, फिर तीसरा होगा हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, और तीसरा लो बर्थ रेट एंड विद लो डेथ रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 जो कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन अराइज। कैपिटल का गेन कब होगा? पहला, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड, जो प्रॉपर्टी ओन्ड उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तब होगा। तो या फिर तीसरा स्टैंड, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन द वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी, तब होगा। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि ये 2 और 3 सही होंगे, 2 और 3, क्योंकि 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 जो पहला है वो इसलिए रॉन्ग है, पहला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की सेल हो रही है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो, इसलिए 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? पहला, परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, दूसरा डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, तीसरा बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, चौथा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। तो इसमें जो है 64 का वो सी सही होगा, 1 और 3 सही होंगे, 2 और 3 गलत हैं, क्योंकि अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं मनी सप्लाई इकोनॉमी में, तो अगर हम डिपॉजिट करेंगे ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, तो पैसा तो लोगों के हाथों से छीन जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बोरोइंग बाय द बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट पैसा ले लेगी तो क्या होगा? जनता के हाथ से पैसा चला जाएगा, इसलिए टू तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट फिर खर्च करेगी, इसलिए फिर लोगों के पास जाएगा। लेकिन 2 और जो 4 जो है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सिक्योरिटी बेचेगी तो पैसा सारा बैंक के पास आ जाएगा, इसलिए 2 और 4 जो है वो गलत है, और 1 और 3 सही है, इसलिए 64 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया। पहला, सब्सिडीज ऑफ द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, दूसरा जो मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, तीसरा जो कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय द फॉरेन कंपनीज, और चौथा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से कौन सा आएगा? इसमें से 1, 2, 3 आएंगे, लेकिन 4th नहीं आएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो जो शेयर मार्केट होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो FDI का पार्ट नहीं होंगे, इसलिए 1, 2, 3 आएगा। 65 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है वो उसका कौन मेंबर होता है? पहला, PM होता है, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो पहले PM होता है, उसके बाद CM होते हैं, CM ऑफ ऑल द स्टेट। तो पहला और चौथा, और जो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट होते हैं, चेयरमैन जो फाइनेंस कमीशन के होते हैं वो जो चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन के वो नहीं होते हैं, इसलिए 1, 3, 4 सही होगा, इसलिए 66 का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। 66 का बी, क्योंकि अब NDC ख़त्म कर दी गई है, 2016 से NDC ख़त्म कर दी गई थी, और उसकी जगह पे जो नीति आयोग काउंसिल आई है, और जो 2014 में प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दी गई थी, और 2015 में वो नीति आयोग आ गया था, क्योंकि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी ये प्लान अप्रूव करती थी जो प्लानिंग कमीशन के प्लान होते थे, इसलिए 66 का बी आंसर सही हो जाएगा। 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 65, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू।
पहला प्रमोट करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, दूसरा इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तीसरा रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और डी प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो भैया प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जो है वो पॉपुलेशन जो है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट बन पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। इसलिए 67 का जो आंसर है वो ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय। अगर राइज हो रहा है जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय, पहला एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो उससे प्राइस का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा, ए डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। तीसरा, एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, जो इफेक्टिव डिमांड है उसके वजह से। तो 68 का जो आंसर है वो डी होगा। 1 2 3 तीनों होंगे, क्योंकि राइज अगर हो रहा है जनरल लेवल ऑफ प्राइस में, इसका मतलब ये है कि हम जो मनी सप्लाई है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है इसलिए वो ज़्यादा खरीदें, इसीलिए महंगाई आ रही है। दूसरा, डिक्रीज़ इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ द आउटपुट, तो अगर आउटपुट में कम ही देखने को मिल जाए, आउटपुट कम मतलब सप्लाई कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, इंक्रीज़ इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए किसी चीज़ तभी महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए 68 का 1 2 3 तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, which one of the following is likely to be the most inflammatory in its effect। inflammatory in effect, पहला जो repayment of the public debt, जो public debt की repayment किया जाए। दूसरा, borrowing from the public to finance a budget deficit, जो borrowing किया जाए public से to finance budget। तीसरा, borrowing from the bank to finance a budget deficit or creating a new money to finance a budget deficit। तो जो ये है डी वाला ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होगा, क्योंकि जो अगर हम क्रिएट करें न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो इससे क्या होगा, महंगाई जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए 69 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम वेयर देयर इज़ एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द मनी देयर विल बी। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, सप्लाई जो है मनी की वो सेम बनी हुई है। व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड ऑफ मनी, मनी का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मनी का डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, पहला ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, दूसरा एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डी जो है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 70 का जो है वो सी सही होगा, क्योंकि इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी, जब हम सप्लाई करेंगे मनी रिमेनिंग द सेम, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइस वर्सा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, economic growth in country X will necessarily have to occur if, economic growth जो है कंट्री की तब होगी जब there is a technical progress in the world economy, there is a population growth in X, there is a capital formation of X, the value of trade grow in the world economy। तो अगर there is a capital formation of X, तभी हम कह सकते हैं कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसलिए 71 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज इन द इकोनॉमी, अगर इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाए हमारी इकोनॉमी में, इट विल, पहला डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, डिक्रीज द कंजप्शन में डिक्रीज देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। दूसरा, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, और इंक्रीज इन द टोटल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। अगर तो हमारे लिए जो आंसर होगा वो क्या कहते हैं, सी हो जाएगा, क्योंकि जब रेट कम होंगे तो लोन ज़्यादा उठेंगे, अगर रेट इंटरेस्ट कम हो जाए, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन बैंक के देंगे, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इंक्रीज़ इन द सी सही हो जाएगा, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। 72 का आंसर सी, 72 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और कवर्ड अंडर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन और सब्सिडीज, सारी चीज़ें आती हैं इसमें से।
सारी चीज़ें आती है 1 2 3 4, इसलिए 73 का जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सेल टैक्स। सेल टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग द टूथब्रश इज ए। पहला, टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो सेल टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और वही कलेक्ट भी करती है, इसलिए 74 का जो है वो डी आंसर हो जाएगा। जो टैक्स होता है टूथपेस्ट पे कम अंडर जीएसटी विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेल टैक्स है जो पेड टू सेल टैक्स अथॉरिटी इन द स्टेट फ्रॉम वेयर द गुड और आर मूव्ड। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ए शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज। दूसरा, बी ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर। तीसरा, फंड प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस। डी, फंड प्रोवाइडेड फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रीनोवेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये जो होता है बी सही होगा, क्योंकि फॉर लॉन्ग टर्म स्टार्ट, जो इसमें लॉन्ग टर्म जो वेंचर कैपिटल मीन है कि अगर ए लॉन्ग टर्म जो स्टार्टअप है कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू, जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लंबे समय के लिए जो स्टार्टअप दिया जा रहा है उसके लिए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल जो प्रोवाइड की जाए टू न्यू इंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो 75 का आंसर जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि वेंचर कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडेड टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टार्टअप कंपनीज और न्यू जो कंपनीज हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट वाज इस्टेब्लिश्ड वेरी रिसेंटली इन द रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट ऑफ प्राइवेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स। दूसरा, इट इज़ अलायंस मेंट फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो ये जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए तो करा ही गया था, लेकिन ओनली लगा है इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, ये जो है ऑयल स्पिल के लिए नहीं, इसलिए जो 76 के हैं दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन ओशन रिम जो एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है ये रीजनल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव थी जो इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ हैं विच आर इंस्टेब्लिश्ड इन मॉरिशस में इंस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1997 में। इसका एम था प्रमोट करना जो इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉर्पोरेशन है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन ये जो था ओनली पैन इंडिया ओशन ग्रुपिंग थे। इसमें ये जितने भी कंट्रीज़ थे उनको कहते हैं फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट्स हैविंग डिफरेंट जो साइज़, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वाइड जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की, कल्चर की। जो एम है जो क्रिएट करना प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड और जो सोशो इकोनॉमिक और जो कल्चर कोऑपरेशन है इंडियन ओशन रिम एरिया में, और कंस्टिट्यूट करना पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 बिलियन जो पीपल हैं। प्रेजेंटली 19 जो मेंबर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, केनिया है, मलेशिया है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, ओमान है, सिशल्स है, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई और यमन। 6 जो प्रायोरिटी एरिया ये आइडेंटिफाइड टू टेक फॉरवर्ड द कोऑपरेशन जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, दूसरा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो, फिशरीज मैनेजमेंट हो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो, और जो एकेडमिक और जो साइंस एंड टेक कॉर्पोरेशन होना चाहिए जिससे टूरिज्म प्रमोशन और जो कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है विद रेफरेंस टू इन्फ्लेमेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है इंडिया में तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहला, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेशन इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, ये तो आरबीआई की भी काम होता है कि महंगाई को मेंटेन करें। गवर्नमेंट फिजिकल और मॉनेटरी दोनों मिल के इन्फ्लेमेशन को जो ग्रोथ रेट है और जो सोशल स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करना। बी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेशन। फिर है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन काउंटरिंग द इन्फ्लेशन। डी जो है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेशन।
तो इसका सी सही हो जाएगा। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें से डिक्रीज़ करना, मनी सर्कुलेशन, मनी जो है सर्कुलेशन से बाहर, लोगों के हाथों से पैसा छीन लें, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन, हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेशन। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो लोगों के हाथ से पैसा जो है छीनना पड़ेगा, तभी महंगाई कंट्रोल में आएगी। 77 का जो है सी आ जाएगा। 78 देयर हैज़ बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। पहला, रिड्यूस करना होगा जो हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो हम अपना फालतू का खर्चा कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वापस नहीं आएगी। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसे भी रोकना होगा थोड़ा। तीसरा है रेशनलाइजिंग सब्सिडीज़, रेशनलाइजिंग करना हो सब्सिडीज़, और एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज़। तो 78 का जो है वो 78 का जो है वो होना चाहिए, 78 का आंसर जो है वो 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 जो है करना चाहिए, जिससे हम डेफिसिट को सही ला सकें। लेकिन वेलफेयर जो इंट्रोड्यूस है न्यू वेलफेयर स्कीम, तो खतरा ही हो जाएगा। रेशनलाइजिंग सब्सिडी, ज़्यादा सब्सिडी दोगे तभी गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री बढ़ाओ और जो रिड्यूस करो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए 1 और 4 सही है। 1 क्वेश्चन वो 1 और 3 जो है सही है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो है ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, इसलिए 78 का जो है आंसर ए सही होगा। क्योंकि टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट, जो गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज इनकम, और वो इनकम इंक्रीज़ करे और रिड्यूस करे एक्सपेंडिचर, जो इंट्रोड्यूस न्यू वेलफेयर स्कीम है, और जो एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री विल इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर वो नई इंडस्ट्रीज़ खोलेगा और अगर नई इंडस्ट्रीज़ या फिर क्या कहते हैं रिड्यूस नहीं करेगा, तो इससे डेफिसिट मेंटेन नहीं हो पाएगा। 78 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 79, फेयर और जो रीन्यूमरेटिव प्राइस है, फेयर और जो न्यूमरेटिव प्राइस है ऑफ शुगर केन इज़ अप्रूव बाय, पहला कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, डी डायरेक्टोरेट ऑफ द मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। तो इसके लिए जो है हमारा 79 का ए काम करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो फेयर और जो रीन्यूमरेटिव प्राइस जो हैं शुगर केन के, ये अप्रूव किए जाते हैं, जो कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स की वो करती है, ना कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जो MSP होती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो करी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, पहला प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड लोन टू पुअर पीपल एट द चीपर इंटरेस्ट रेट, बी प्रोवाइडिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द बैकवर्ड एरियाज, दूसरा प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, और डी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं। आंसर जो होगा 80 का सी सही होगा, प्रमोट करना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द कंट्री, 80 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विद रेफरेंस टू द 14th जो फाइनेंशियल कमीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल डिवीजन पुल फ्रॉम 32% से 42%, बिल्कुल सही है। इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट भी इसमें भी सही करा है उसने, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो 81 का जो आंसर है वो 1 ओनली होगा, 2 जो है वो गलत है, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 14th फाइनेंस कमीशन उसने पहला तो सही कर दिया, रिकमेंडेशन टू डिजॉल्व एंड अप प्रीजर 42% ऑफ द डिवीजन पुल टू ड्यूरिंग 14-15 और 19 अगेंस्ट 32% सजेस्ट बाय द प्रीवियस कम्युनिकेशन, इसलिए 81 का आंसर जो है 1 ओनली होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज, जो कन्वर्टिबिलिटी है रूपी प्राइस, पहला टू एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट इनटू गोल्ड, दूसरा अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, तीसरा फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसी वाइस वर्सा, डी डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसी इन इंडिया।
तो 82 का जो है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, इससे क्या होता है हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा गुड होता है वो सस्ता हो जाता है और जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। 83 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द पहला ह्यूमन राइट्स कमीशन, दूसरा फाइनेंस कमीशन, तीसरा लॉ कमीशन, चौथा प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये क्या कहते हैं ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया है 2015 से, और जो नेशनल डेवलपिंग काउंसिल था ये 2016 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 84 विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो है इट इज़ द ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, दूसरा इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जो तीसरा इट मॉनिटर द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो है इसमें से कौन सा सही है? 84 में अगर देखें तो पहला वाला गलत है और दूसरा तीसरा सही है, कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो डेवलपमेंट काउंसिल है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल है इसको हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ये मॉनिटर करता है जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन है ऑफ द इकोनॉमी। ये इस समय जो है इसके उर्जित पटेल जो हैं मॉनिटर कर रहे हैं, और ये ऑर्गन नीति आयोग का नहीं, इसलिए 84 का जो है वो 2 और 3 सही हो जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला इट इज़ द मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। नेक्स्ट ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तीसरा सम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइब्ड डेथ। तो इसमें जो है 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ये गलत है, कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 85 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला इट परचेज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC and ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। इट प्रोवाइड फॉर द रीफाइनेंस थ्रू द सिडबी बैंक। तो इसके लिए सी दोनों सही हैं, क्योंकि ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिस पे ये इसका पर्पज़ था कि हम एस टी और SC, जो ST और SC में प्रमोट करें एंटरप्रेन्योर, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। दूसरा ये जो है रिफाइनेंस करेगा, जो सिडबी है वो करेगा। 86 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट पहला ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम, दूसरा प्रोवाइडिंग लोन टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप, तीसरा प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड एंड डिस्टिट्यूट पर्सनस, और डी जो है फंडिंग द वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फंडिंग द वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसका जो पहला है 87 का जो है वो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका एम था ब्रिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है अंडर द माइक्रो इसका मुद्रा का पूरा जो था मुद्रा का फुल फॉर्म जो था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। मुद्रा बैंक जो है ये न्यू इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये अनाउंस किया गया था। जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने बजट में 2016 में जो पर्पस था मुद्रा का, ये प्रोवाइड लोन फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 88 जो है क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड अ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ renewable source of energy, B provide electricity to every household to the country by 2018 replacing the coal based power plant with natural gas, nuclear solar, wind and tidal power plants with a period of time, or D providing for financial जो टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो 88 में ये जो है डी प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए लाया गया था।
जो ये उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना था जिसका नाम उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जिसका नाम उदय रखा गया था। ये जो था फाइनेंशियल टर्न अराउंड और जो रिन्यूएबल पैकेज था फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए जो डिस्कॉम थी जो इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका पर्पज़ जो था जो डिस्ट्रीब्यूशन करना इलेक्ट्रिसिटी हर घर हर विलेज तक। क्वेश्चन नंबर 89 का व्हाट इज़ और आर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इंडिया। प्रमोट करना जो मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। दूसरा प्रमोट करना जो इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन। और तीसरा जो ऑथराइज करना स्टेट गवर्नमेंट को टू इशू लाइसेंस फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में, और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन। और क्या कहते हैं, ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर द एक्सप्लोरेशन। तो इसमें जो है इसमें केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत हैं। प्रोटेक्ट करना जो इंटरेस्ट हैं पर्सनस के अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, और पहला और जो तीसरा है वो गलत है। तो 89 का आंसर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो थी ये ट्रस्ट था जो सेट अप करेगा नॉन प्रॉफिट बॉडी और इन दोज डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क टू वर्क फॉर इंटरेस्ट एंड जो बेनिफिट ऑफ द पर्सन एंड जो अफेक्टेड हैं बाय माइनिंग रिलेटेड जो ऑपरेशन इट फंडेड थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइनर्स। जो मैनर है ऑपरेशन कम अंडर द जुडिक्शन आना चाहिए जो रिलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। स्वयं जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एम जो है प्रमोट करना सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल एरियाज, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, प्रमोट करना एजुकेशन और हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, और प्रोवाइड करना अफोर्डेबल और जो क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। तो स्वयं जो पहल थी ये जो है ये डी इसका आंसर सही है, क्योंकि प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल और जो क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। जो स्वयं जो है इसका फुल फॉर्म जो था स्टडी वेब फॉर ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 जो है रिगार्डिंग डिजी लॉकर समटाइम्स सीन इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला, इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। दूसरा, ये अलाउ करेगा यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्टेड ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। दोनों सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 91 का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि जो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेनिंग टू, पहला इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट जो वुमेन है, बी जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्री, सी जो है इंडिया का वन ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस, और जो डी है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। जो ये मिशन इंद्रधनुष था ये इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, 7 टाइप इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए 7 जो वैक्सीन पिलाने की बात करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प करता है इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। दूसरा जो है NPCI जो है लॉन्च रुपये कार्ड, एक कार्ड पेमेंट स्कीम। तो 93 का जो है वो दोनों सही हैं, इसलिए 93 का सी आंसर सही है। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंसेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूपीआई। पहला, मोबाइल वैलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। दूसरा, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades। तीसरा, DI इनफ्लो विल बी ड्रास्टिकली इंक्रीज। और तीसरा है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू द पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो इसमें जो आंसर होगा 94 का वो ए सही होगा, क्योंकि मोबाइल वैलेट जो है नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। मोबाइल वैलेट बहुत ज़रूरी नहीं है इसके लिए, यूपीआई के लिए,
इसलिए आंसर जो है 94 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? पहला, इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। दूसरा, इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकॉन्स्ट्रक्टेड एवरी ईयर। तीसरा, द फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 95 का वन ओनली होगा। 95 का जो होगा आंसर वो वन ओनली, क्योंकि जो नेशनल जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया है ये 6 मेंबर है, ना कि 12 मेंबर। और ये जो हेड की जाती है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसलिए स्टेटमेंट जो 2 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा। और पहला सही है कि ये डिसाइडेड बाय द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। जो भी आरबीआई बेंचमार्क रेट है, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, वो सब अपना बनाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का ए 95 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 96 कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेटअप करना क्यों जरूरी है? पहला, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट। दूसरा, सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तीसरा, टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। तो 96 का जो है वो 1 और 2 सही है कि स्टार्टअप टू सप्लाई करना जो क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, और जो सप्लाई करना क्रेडिट टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो बहुत मार्जिनल छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं। तीसरा गलत है क्योंकि टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेटअप बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़, ये गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल 3 विल बी इनकरेज बिकॉज ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं। बट जब आरबीआई इनवाइटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस फॉर 1 and 2 ओनली, 1 and 2 के लिए ही करती है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम? नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन ज्वाइन कर सकता है? पहला, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, पर्सन ऑफ द एज 21 से 55 ओनली। तीसरा, all state government employee joining the service after the date of notification by the respective state government. तीसरा, all central government employee including those of armed force joining the service on or after 1 अप्रैल 2004। तो इसके लिए आंसर सी सही है। सी सही है क्योंकि ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर जो है सी सही हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये कंपलसरी है फॉर न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्विड एक्सेप्ट आर्म फोर्स के लिए, क्योंकि बाकी आर्म फोर्स को छोड़ के जो 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 WEF जो है 1/1/2004 के बाद, सो एनी इंडियन बिटवीन 18 से 55, जो इसमें एज जो है गलत है, 18 से 55 कैन ज्वाइन द NPS। और इसलिए क्योंकि एज जो है 18 से 55 दी गई है और इसलिए ये गलत है। और जो NRI है वो भी अलाउ किए जा सकते हैं, इसलिए इंडियन रेसिडेंट ही नहीं होंगे बल्कि NRI जो है वो भी अलाउ किए जा सकते हैं टू ओपन नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट एज पर जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है PFRDA जो नॉर्म्स रखी है। 97 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि विच इज़ और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज of the implementing good and service tax? पहला, it will replace multiple tax collected by the multiple authorities and will create a single market in India. पहला, it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable to increase its foreign exchange reserve. तीसरा, it will enormously increase the growth and size of the economy in India and will enable to overtake the China in the next future decade। तो इसमें जो है 1 वाला सही हो जाएगा, 2 और 3 जो है रॉन्ग है, इसलिए 98 का जो आंसर है वो 1 वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, विद रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1998 PBPT एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पहला, जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है इज़ नॉट ट्रीटेड एज द बेनामी ट्रांजेक्शन इफ़ अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। दूसरा, प्रॉपर्टी हेड बेईमानी आर लायबल फॉर द कन्फिकेशन बाय द गवर्नमेंट। तीसरा, जो एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज़ फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एप्लीकेट मैकेनिज्म। तो 99 का जो है वो 2 ओनली सही है क्योंकि 1 और 3 रॉन्ग हैं, क्योंकि जो
प्रोविज़न था। एक्ट जो प्रोवाइड करता है एप्लीट ट्रिब्यूनल, और जो दे वर रिक्वायर्ड टू फिनिश केस विद इन 1 ईयर के अंदर। इस सो जो तीसरा जो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसने कहा है कि एक्ट प्रोवाइड 3 और 30 फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी एप्लीट मैकेनिज्म, बल्कि एप्लीट ट्रिब्यूनल ने 1 साल के अंदर करने की बात करी है। और इसलिए 99 का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, टैक्स रेवेन्यू एज परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। टैक्स जो रेवेन्यू हो बढ़ा है। दूसरा, फिजिकल डेफिसिट एज पर जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट ईयर। ये गलत है, जो ये घटा है, बढ़ने की जगह घटा है, इसलिए 100 का जो आंसर है वो डी। दोनों गलत हैं, क्योंकि दोनों इसलिए गलत हैं क्योंकि ऑफिशियल सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 का उसका डेटा बताता है कि जो दोनों कहते हैं घटे हैं, इंक्रीज़ नहीं हुए, घटे हैं। दूसरा 101 जो है 101, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान का क्या एम था? पहला कि अचीव करना 100% लिटरेसी बाय प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज़। दूसरा कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल communities to address development challenges through appropriate जो टेक्नोलॉजी। सी, strengthening India's scientific जो research institution in order to make India a scientific and technological power। और डी जो था डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेशल फंड फॉर हेल्थ केयर एंड जो एजुकेशन ऑफ द रूरल एंड जो अर्बन पुअर एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वोकेशनल जो ट्रेनिंग फॉर देम। आंसर जो है वो 101 का जो है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 जो है विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। गलत, ये नीति आयोग का नहीं है। दूसरा, इट हैज़ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। जो इसका कॉर्पस है 4 लाख करोड़ है, गलत है। ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो NIAF है ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और ये सेटअप किया था बजट 2015 में, और इसकी जो रुपीज़ 40,000 है ना, कि 40,000 है ना, 4,40,000 है। और ये बट इवन इफ काउंटिंग द रिसेंट जो एलोकेशन, ये जो है 4 लाख अमाउंट इज़ अनरियलिस्टिक। 4 लाख बिल्कुल गलत है, इसलिए 102 का जो है आंसर डी, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू द मल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग mothers. It create awareness relating to the malnutrition among pregnant women and lacting mothers. दूसरा, reduce the incidence of anemia among young children, adolescent girls and जो women हैं। तीसरा, promote the consumption of millet, coarse cereals and unpolished rice। तीसरा, to promote the consumption of poultry, eggs। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, इसलिए 103 का जो आंसर है 1, 2 और 4 भी सही होगा, इसलिए आंसर जो है 103 का सी हो जाएगा। 103 का सी हो जाएगा। 3 इसलिए गलत है टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट, कोर्स एंड सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस। ये जो है ये जितने भी हैं ये स्टार्च को देने वाले हैं, इसलिए गलत है। और प्रमोट द कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री, ये प्रोटीन देता है, इसलिए 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना। विद्यांजलि योजना क्या है? पहला, टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया। दूसरा, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी। तीसरा, इनकरेज करना जो वॉलंटरी मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज सो टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो 104 का जो आंसर है 2 सही है। बाकी 1 और 3 जो है गलत है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उसने लॉन्च किया था जो इनिशिएटिव विद्यांजलि टू इनकरेज जो यंगस्टर्स हैं टू वॉलंटियर देयर सर्विस एट एनी नेबरहुड गवर्नमेंट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 104
4 का जो है आंसर जो हो जाएगा वो ए जो है करेक्ट है। एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय, पहला फाइनेंस कमीशन, दूसरा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरा इंटर स्टेट काउंसिल और तीसरा चौथा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट का डी आंसर सही होगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 269 जो है कहता है कि जो टैक्स है ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम शैल बी लिवाइज्ड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। जो इंट्री नंबर 46 जो है स्टेट लिस्ट की 7 शेड्यूल में ये एम्पावर करती है स्टेट गवर्नमेंट की वो इम्पोज कर सकता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इसलिए फर्स्ट का डी आंसर हो जाएगा। सेकंड है in which one of the following crops international trade is low in the context of total produce। तो इसका जो आंसर है राइस। राइस जो है वो प्रोडक्शन जो हाईएस्ट है वो इंडिया में होता है और इसमें जो सीरियल्स होते हैं बट जो क्वालिटी है राइस की कैन नॉट कम्पीट विद द अदर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। मोस्ट जो राइस प्रोड्यूस होता है वो इंटरनल कंजप्शन के लिए होता है, लेकिन इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है बासमती राइस का। क्वेश्चन नंबर 3 है इन इंडिया जो रूरल इनकम आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अकाउंट फॉर दिस। पहला ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नोन लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर, दूसरा जो प्राइसेस हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स के आर लोअर देन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, तीसरा जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में हैज़ बीन लो व्हेन कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। इसमें सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट ये तो ठीक है एंड नोन लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो इलिटरेट हैं ऐसा नहीं। आज क्या कहते हैं जो ज्ञान जो किसान प्रसार भारती है और बहुत सारे नॉलेजेबल चैनल्स हैं जो एग्रीकल्चर के बारे में बताते रहते हैं, इसलिए थर्ड का जो है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच करना है वन को 2 से लिस्ट। पहला है आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है जापान में। आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट हम करते हैं जापान को, फिर वहाँ से स्टील लेके आते हैं। दूसरा लेदर गुड्स जो है हम रशिया को बेचते हैं और जो टी हैं वो हम यूके को बेचते हैं और जो कॉटन फैब्रिक्स हैं वो हम यूएसए को देते हैं। इस तरीके से आयरन ओर जो है हम जापान को देते हैं, जो लेदर है वो रशिया को देते हैं, जो टी है यूके को देते हैं और जो कॉटन है वो हम यूएसए को देते हैं, इसलिए 4 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो रीजनल डिस्पैरिटी है इन इंडिया में हर हाई एंड have been rising in the recent year because पहला there is persistent investment over time only in select locates, दूसरा some areas are agrochemically less conducive to development, तीसरा some area जो है continue to face little or no agrarian transformation and the consequent lack of social and economic opportunity, और फोर्थ जो है some area have been faced continuous जो political instability। तो फिफ्थ का जो है वो ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है गलत है क्योंकि कुछ जो एरिया है वो फेस कंटिन्यूस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कंटिन्यूस कहीं पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया में नहीं है, हर जगह लगभग कुछ समय बाद तो स्टेबिलिटी आ ही जाती है, इसलिए फिफ्थ का जो है आंसर वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है कि इंडियन फार्मर जो है आर अनहैप्पी ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी बिकॉज द सीड प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू, पहला शो पुअर जर्मिनेशन, दूसरा फॉर लो लाइंग प्लांट्स डिस्पाइट द हाई क्वालिटी, तीसरा जो है गिव राइज टू द सेक्सुअल स्टेराइल प्लांट्स, और डी जो है गिव राइज टू द प्लांट इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वाइबल सीड्स। तो 6 का जो है आंसर वो सी हो जाएगा क्योंकि
ये जो सीड्स हों सेक्सुअली स्टेराइल हो जाते हैं और जिससे फ्यूचर में सीड जो हैं वो नहीं बन पाते, जिससे वजह से फार्मर को बार बार मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, जिससे उस पर आर्थिक बोझ पड़ता है। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 शुगर कोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। पहला जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है वो है हमारा यूपी। यूपी में, नॉर्दर्न इंडिया में यूपी, उसके बाद साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो 7 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एक्रेज अंडर ज्वार इन इंडिया। दूसरा, गुजरात इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। तीसरा, राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टेबल वेस्ट लैंड इन इंडिया। और फोर्थ जो है, आंध्र प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर ईल्ड ऑफ मेज इन इंडिया। तो इसमें अगर देखें तो हमारा गुजरात जो है सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है, हाईएस्ट जो देखने को मिलता है ग्राउंडनट, और इसलिए आंसर जो है 8 का वो 1 और 4 सही हो जाएगा। 2 और 3 गलत हो जाएंगे क्योंकि राजस्थान जो है लार्जेस्ट एरिया नहीं है कल्टिवेबल वेस्टलैंड इन इंडिया, और जो गुजरात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है ग्राउंडनट का, क्योंकि गुजरात जो है क्या कहते हैं करता है लेकिन 50% करता है, इसलिए आंसर जो है ए सही हो जाएगा, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर पीरियड 1991 से 1992 और 1998 से 1999 इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा किस कहते हैं चार्ट को देख के अगर हम बता सकें तो इसमें जो है राइस के बारे में बता रहे हैं। जो ये हम प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, और जो राइस का प्रोडक्शन है वो वीट से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर 9 का डी हो जाएगा, राइस। क्वेश्चन नंबर 10, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय इंडिया ड्यूरिंग 3-year पीरियड फ्रॉम 1997 टू 1998 टू 99 से 2000 तक। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो मैरीन प्रोडक्ट्स कर रहे हैं इस समय, और साथ में उसके बाद जो टी और स्पाइसेस भी कर रहे हैं। लार्जेस्ट जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हमारे पास वो मैरीन प्रोडक्ट हैं, फॉलो उसके बाद जो है टी और स्पाइसेस हैं, इसलिए 10 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो ए प्रोक्योरमेंट टारगेट रादर देन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर द सीरियल्स। तीसरा जो है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वीट एंड राइस आर issued by the government of India at uniform central issue price to the states union territory। इसलिए 11 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं लेकिन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर सीरियल्स नहीं करता और बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए करता है, लगभग 22 से ज़्यादा क्रॉप्स के लिए करता है। तो अगर जो रिगार्डिंग जो प्रोक्योरमेंट है फूड ग्रेन्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रोक्योरमेंट टारगेट करती है रादर देन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, क्योंकि इन केस अगर कोई प्रोक्योरमेंट टारगेट नहीं होगा तो अपना बफर स्टॉक प्रोक्योरमेंट टारगेट के द्वारा ही करती है। गवर्नमेंट जो है अलाउ करती है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ को, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बाय करती है वॉट एवर इज़ ऑफर्ड बाय द फार्मर फॉर द सेल एट MSP। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये अनाउंस किया गया है लगभग 22 क्रॉप के लिए, और वीट और राइस जो है ये इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एट यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइस जो CIP कहते हैं टू द स्टेट। जो डिफरेंस होता है बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट और जो इशू होता है प्राइस फूड ग्रेन को लेके, ये FCI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म करती है जिसमें सब्सिडी भी मिलती है, इसलिए 11 का आंसर जो है वो आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इंडिया कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड इन द
country because पहला farmer prefer to grow food grain with highly remunerative support price. दूसरा most of the cultivation of oilseed crop continue to be dependent on rainfall. तीसरा oil from the seeds of free origin and rice bran has remained unexploited. फोर्थ जो है it far cheaper to import oil seed than to cultivate the oil seed crops. इसमें जो क्या कहते हैं आंसर होना चाहिए वो जो है 12 का बी हो जाएगा. 1 2 3 सही है, 4 गलत है क्योंकि इट फॉर चीपर सस्ता बैठेगा ऑयल सीड, इसलिए हम कल्टिवेट नहीं करते ऑयल सीड. ये गलत है क्योंकि जो जो हम क्योंकि जो क्या कहते हैं ऑयल सीड्स हैं और जो रिडक्शन है हमारे रेनफॉल में और जो लीकेज लीक ऑफ सीड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी जो है मेन कॉज है, क्योंकि हमारे देश में मानसून एक ही बार आता है इसलिए उसे पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए हम लोग उसको बोते नहीं. इसलिए 12 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा. ज़्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला जो कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंडेड द एमएसपी फॉर 32 क्रॉप्स. दूसरा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लॉन्च द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो इसमें जो है दोनों ही गलत हैं क्योंकि जो कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड जो प्राइस रिकमेंड करता है एमएसपी वो लगभग 22 क्रॉप के लिए करता है, 22 क्रॉप के लिए करता है, ना कि 32 क्रॉप के लिए. दूसरा जो है कि जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये लॉन्च किया गया था क्या कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी गलत है और इसलिए दोनों ही 13 का आंसर डी हो जाएगा. अब जो फूड सिक्योरिटी मिशन है ये लॉन्च किया गया था एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल थी 2007 में, उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया था जिसमें राइस व्हीट और पल्सेस थी और इसका जो प्रोडक्शन था वो हमें बढ़ाना था. और क्या कहते हैं ये 11th प्लान में किया गया था 2011-12 में, और जो प्रोजेक्ट था ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर था ना कि कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, इसलिए गलत है. क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन. और दूसरा जो है शुगर और शुगर केन जो है आर एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट. तो इसका आंसर जो है सी, दोनों सही हैं क्योंकि जो शुगर और शुगर केन जो है ये एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है इसके अंदर आता है, इसलिए दोनों ही सही हैं. 14 का आंसर जो है सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 है विद रेफरेंस टू माइक्रो इरीगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. पहला फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस. हाँ बिल्कुल सही, अगर हम माइक्रो इरीगेशन करेंगे तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह के नहीं जा पाएंगे. दूसरा है कि इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग. ये केवल ऐसा तरीका है जहाँ पे ड्राई सूखी ज़मीन होती है वहाँ पे फार्मिंग करने का, नहीं और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तीसरा इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसाइडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड. हाँ ये भी सही है कि हमें ग्राउंड लेवल वाटर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर इरिगेशन जो होती है ग्राउंड वाटर को करके ट्यूबवेल्स के द्वारा होती है, इसलिए 15 का आंसर जो है 1 और 3 सही हो जाएगा. आंसर सी सही हो जाएगा 15. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि among the following state which one has the most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchid with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in the field. Among the following state which one of the most suitable climatic condition for the cultivation of a large variety of orchid with minimum जो cost है of production and can develop an export oriented industry in the field. तो इसमें ऑप्शन है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है. तो 16 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. लगभग 800 स्पीशीज़ जो हैं ऑर्किड की ये फाउंड की गई हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में और ये बेसिकली जो है
आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बहुत सारे जो नेशनल पार्क है उनमें देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इनकरेज कर रही है कल्टिवेशन किया जाए सी बकथॉर्न। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? पहला, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये सॉइल इरोजन से बचाएगा और डेजर्टिफिकेशन से भी बचाएगा। दूसरा, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल का रिच सोर्स है। तीसरा, इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ वेल एडेप्टेड टू लाइव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। और चौथा जो है, इट इज़ अ टिम्बर इज़ ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। तो इस 17 का जो है डी चारों स्टेटमेंट सही हैं। जो सी बैकथॉर्न है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल करेगा सॉइल इरोजन और जो प्रिवेंट करेगा डेजर्टिफिकेशन से, और ये रिच सोर्स भी है बायोडीजल के लिए, और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देखने को मिलती है। जो अडेप्ट करता है कहते हैं कोल्ड एरियाज़ में, हाई एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख हो गए, और ये टिम्बर जो कमर्शियल यूज़ के लिए भी हो सकता है, इसलिए 17 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया enhancing the seed replacement rate of the various जो crops help in achieving the food production target of future, but what is or are the constraint in its wider and greater implementation? पहला है, there is no national seed policy in place. दूसरा, there is a no participation of private sector seed companies in the supply of quality seed of vegetable and planting minerals material of the horticulture crops. तीसरा, there is deemed supply gap regarding quality seed in case of low value and high value crops, इसलिए 18 का जो है आंसर बी सही हो जाएगा। 3 ओनली 1 और 2 गलत हैं क्योंकि जो नेशनल सीड पॉलिसी है 2002 की, इस वो 2002 की, इसलिए 1 जो है वो गलत है। दूसरा कि जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस हाई प्राइस सीड बट लो वॉल्यूम, ये सप्लाई करते हैं नियरली इंटायर हाइब्रिड सीड रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेबल, और जो लो वैल्यू है हाई वॉल्यूम क्रॉप्स जो है वीट हो गया, राइस हो गया, फार्मर जो है वो यूज़ देयर ओन प्रिजर्व सीड, वो अपने खुद के प्रिजर्व करे हुए सीड यूज़ करते हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई जो गैप है वो बना रहे, इसलिए 18 का जो है आंसर बी होगा। 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडवांटेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। जो ड्रिप इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन उससे क्या एडवांटेज है? पहला, रिडक्शन इन वीड, जो खरपतवार है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद है रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। और तीसरा है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 1 और 3 जो हैं वो सही हैं, 2 गलत है क्योंकि सॉइल सैलिनिटी से इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सैलिनिटी तब होती है जब सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, और जो ड्रिप इरीगेशन है कहीं भी सॉइल में सैलिनिटी में सॉल्ट कहीं भी डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए 2 गलत है। इसलिए आंसर जो है 19 का सी सही हो जाएगा। लेकिन जो ड्रिप इरीगेशन है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जिसमें से पहला जो फ़ायदा है हमारा वो एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरीगेशन में मैक्सिमम यूज़ हो सकता है अवेलेबल वाटर का, और नो वाटर बीइंग अवेलेबल टू वीड जो खरपतवार हैं उनको कुछ भी पानी नहीं मिलेगा। दूसरा, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड हो सकती है, हाई एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का, लेस वीट जो ग्रोथ है, और जो रेस्टेन पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल होस्ट, और नो सॉइल इरोजन, कोई सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। और जो डीप इरीगेशन है ये लेस ग्राउंड के लिए होती है जहाँ पे सीड जर्मिनेट करता है। ओवर इरीगेशन जो है क्रॉप्स बाय यूजिंग टेक्निक जैसे ड्रिप इरीगेशन कैन इंक्रीज सॉइलिनिटी। अगर ओवर इरीगेशन अगर करते हैं क्रॉप्स का यूजिंग द टेक्निक जैसे ड्रिप इरीगेशन, तो क्या है इंक्रीज देखने को मिलेगा सॉइल सैलिनिटी का, इसलिए आंसर जो है वो सी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। क्यों सरकार जो है नीम कोटेड यूरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है? इसका रीज़न क्या है? पहला
release of neem oil in the soil increase nitrogen fixation by the soil microorganism. दूसरा, neem coated slow down the rate of dissolution of urea in the soil. तीसरा, nitrous जो ऑक्साइड है which is a greenhouse gas is not at all released into atmosphere by crop field. और डी जो है it is a combination of weedicide and fertilizers for the particular crop. तो आंसर जो है 20 का, जो आंसर है 21 का वो बी हो जाएगा। नीम कोटेड जो स्लो डाउन कर देगा जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है ऑफ यूरिया इन द सॉइल, क्योंकि जब स्प्रे करते हैं यूरिया विद नीम ऑयल के साथ तो ये स्लो कर देता है जो रिलीज़ है नाइट्रोजन बाय 10 से 15% जो रिड्यूस करता है कंजप्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब बहुत सारी रिसर्च स्टडी बताती हैं कि इंडिया में ये क्या कहते हैं नीम ऑयल जो है वो इफ़ेक्टिवली नाइट्रिफिकेशन में इनहिबिटर करेगा, जिससे जो कोटेड ऑन टू यूरिया, दूसरा जो स्प्रे कर रहे हैं यूरिया विद नीम ऑयल के साथ ये रिलीज़ कर रहा था नाइट्रोजन बाय 10 से 15%, जिससे कंजप्शन जो है फर्टिलाइजर्स का वो भी थोड़ा कम होगा, इसलिए आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अंडर दिस स्कीम जो फार्मर विल हैव टू पे ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दैट दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। दूसरा, ये जो स्कीम है कवर करेगी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन और जो अनसीजनल रेन है, इसलिए 21 का जो आंसर है वो बी होगा, क्योंकि इसमें बी सेकेंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि अंडर दिस स्कीम जो फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम, सभी को बराबर प्रीमियम देना होगा फॉर 2% ऑफ एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द, ये जो है ये जो क्या कहते हैं फसल बीमा योजना है ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है फार्मर्स की, जिससे प्रोवाइड करें लेवल असेसमेंट फॉर लोकलाइज जो कैलेमिटी इंक्लूडिंग जो हेल स्टोन है, अनसीजनल जो रेन या फिर लैंडस्लाइड या इंडोनेशन के दौरान। और ये जो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं लगभग 2% होगा, तो ये सभी के लिए नहीं है बल्कि खरीफ फसल के लिए जो है ये 1.5% है, रबी क्रॉप के लिए जो है जो अलग अलग है हॉर्टिकल्चर के लिए 5% है, और जो खरीफ फसल के लिए है वो 1.5% है, और जो रबी क्रॉप के लिए वो 2% है, इसलिए सभी का यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए 21 का फर्स्ट है रॉन्ग, इसीलिए आंसर जो है 21 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 which of the following has or have occurred in India after its liberalization of economic policy in 1991। पहला, जो शेयर है ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीजेज इनॉर्मसली, एग्रीकल्चर का जो शेयर है लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो शेयर है इंडिया का एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। तीसरा, जो एफडीआई है वो इनफ्लो इंक्रीज़ हुई है। चौथा, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्रीज़ हुआ है इनॉर्मसली। तो इंडिया में जो ये 2, 3, 4 तो सही है लेकिन 1 जो है गलत, क्योंकि शेयर जो है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो इंक्रीज़ नहीं है, घट रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एग्रीकल्चर को छोड़ के सर्विस सेक्टर या फिर इंडस्ट्री सेक्टर में आ रहे हैं। दूसरा सही है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड में वो बढ़ रहा है, और तीसरा भी सही है एफडीआई जो है वो भी बढ़ा है, और साथ में इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। 22 का जो आंसर है वो बी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में आया था कि जो स्टैंडर्ड मार्क है ऑफ बिजनेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए। दूसरा, एग मार्क जो है ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो इशू किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये इसमें पहला ही सही है, क्योंकि जो BIS है बिजनेस स्टैंडर्ड मार्क जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए जो मैंडेटरी है ऑटोमोबाइल या फिर टायर और ट्यूब्स के लिए, लेकिन एग मार्क जो है वो सर्टिफिकेशन जो मार्क है इशू किया जाता है, ये इशू किया जाता है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये गलत है। नेक्स्ट है
23 का जो आंसर है वो ए ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन इंडिया जो हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। 5 स्टेट में है, 5 स्टेट में है हिमालयाज़ का ये। दूसरा जो है वेस्टर्न घाट जो है आर स्प्रेड ओनली 5 स्टेट ओनली। वेस्टर्न जो घाट है वो 5 स्टेट में है। और दूसरा पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। तो इसमें 24 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि पुलिकट जो लेक है वो 2 स्टेट में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। और पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय जो है वो क्या कहते हैं 5 स्टेट से ज़्यादा है। पहले जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और मणिपुर हो गया, मिज़ोरम भी हो गया। तो लगभग 6 से 7 स्टेट आते हैं इसमें। दूसरा जो है वेस्टर्न घाट जो है स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, और क्या कहते हैं केरल हो गया, तमिलनाडु। 6 स्टेट आते हैं, इसलिए 5 स्टेट गलत हैं। 24 का जो आंसर है वो बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं विद रेफरेंस टू रिवर तिस्ता। तिस्ता जो रिवर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता जो है इज़ द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम। गलत है, दोनों का सोर्स अलग अलग है। जो ब्रह्मपुत्रा है वो चिंग लैंगमुंग ग्लेशियर क्या कहते हैं मानसरोवर लेक के थोड़ा आगे है, वहाँ से स्टार्ट होती है। और जो तिस्ता है ये जेमू ग्लेशियर के पास से स्टार्ट होती हैं। जो सेकंड है रिवर रंगीत ऑरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। ये तिस्ता की जो ट्रिब्यूटरी है ये भी गलत है, क्योंकि ये सही है। दूसरा, रिवर तिस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये भी क्या कहते हैं रिवर तिस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ ये गलत है, क्योंकि तिस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी में धुबरी के आगे मिल जाती है बांग्लादेश में, इसलिए तीसरा गलत हो गया। और पहला जो है जो सोर्स है तिस्ता का और जो ब्रह्मपुत्रा का सेम है। ये क्वेश्चन जो है पहला चांसेस तो गलत हो गए होने के, क्योंकि दोनों अलग अलग सोर्स हैं, इसलिए आंसर जो है वो 2 होगा। 2 ओनली सही। 25 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इफ़ यू ट्रेवल टू रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोयटम। कोहिमा से अगर कोयटम चलेंगे, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन द इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो अगर हम कोयटम से चलेंगे तो पहला केरल हो गया, उसके बाद केरल से निकलेंगे कर्नाटका से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा से वेस्ट बंगाल से आसाम से नागालैंड। तो लगभग 7 स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आंसर जो है 26 का बी आंसर हो जाएगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर लाइकली टू एकर टू इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड इज़ टू बी गो अप फ्रॉम द प्रेजेंट 600 मिलियन US$ से 5 बिलियन 600 मिलियन से 5 बिलियन US$ बाय 2080। दूसरा, इट विल हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्रॉम इंडिया। तीसरा, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड इज़ लाइकली टू ट्रिपल बाय ईयर 2080 तक। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि जो वर्ल्ड का जो डेटा दिया है 600 मिलियन US$ से बढ़ के वो 5 बिलियन US$ हो जाएगा 2000 तक 80 तक। ये डेटा लगभग गलत ही है, इसलिए वन का जो है स्टेटमेंट जो है वो 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकल जो सप्लाई है कोल इज़ नॉट अवेलेबल टू। लोकल जो सप्लाई है कहाँ पे नहीं मिल पाती है, तो टिस्को जो जमशेदपुर है वहाँ पे तो कहते हैं लोकल सप्लाई मिल जाती है। जो भद्रावती को नहीं मिल पाती, क्योंकि ये कर्नाटका में है और कोल माइन ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। तीसरा जो है HSL दुर्गापुर भी वहीं पे है, कहते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे कोल माइंस हैं झारखंड के बगल में। और डी जो है भिलाई भी छत्तीसगढ़ में है, इसलिए वहाँ भी मिल जाती हैं। इसलिए जो ये
टू का आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भद्रावती जो है क्या कहते हैं आयरन और स्टील प्लांट जो है ये यहाँ पे कोल माइंस नहीं है, इसे बाहर से कोल मंगवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ फॉर विच इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड हैज़ नाउ बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो गई है। और रिड्यूस कितनी हो गई है इसके बारे में डेटा जो है वो अभी करेक्ट नहीं आ पाया है, इसलिए क्या कहते हैं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब 18 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर 1991 में थी। तो 18 के करीब आंसर अगर देखें तो 20 सही हो जाएगा, 3 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कीम ऑफ यूनियन, पहला यूनियन स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो इंटरप्राइजेज, दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट और तीसरा जो हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन है आर द पार्ट ऑफ, पहला इंटीग्रेशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा नेहरू रोजगार योजना, तीसरा जवाहर रोजगार योजना और डी जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो यहाँ पे 4 का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, नेहरू रोजगार योजना, क्योंकि नेहरू रोजगार जो योजना 1989 में आई थी और ये जो है ये डिज़ाइन किया गया था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड और जो अर्बन अंडर एम्प्लॉयड पुअर है उनके लिए लाई गई थी। 4th का आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज स्मॉल स्केल सेक्टर टू द ग्रॉस टर्नओवर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंस 1992 से हैज़ बीन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो 5th का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लगभग ये 40% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का टू एम्प्लॉयमेंट और जो एक्सपोर्ट ये सब्सटेंशियल है, और जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ओवर 40% जो है ग्रॉस टर्नओवर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 45% जो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट हैं और 25% जो टोटल एक्सपोर्ट हैं 2015 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। इसमें से जो तीसरा है शाहबाद, ये नहीं है, शाहबाद गलत है, क्योंकि शाहबाद जो है ये नहीं, पेपर इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। पहला यमुनानगर में पेपर इंडस्ट्री है, ये हरियाणा में है पेपर यमुनानगर, गुवाहाटी में भी है, आसाम में है, और जो बलारपुर जो है यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, और बलारपुर जो है महाराष्ट्र में है, इसलिए बाकी जो शाहबाद है वो गलत है, इसलिए आंसर जो है बी हो जाएगा। 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैच करना है लिस्ट 1 और 2 के साथ। पहला ग्लास इंडस्ट्री जो है ये फिरोज़ाबाद यूपी में पाए जाते हैं। जो ब्रास वेयर हैं ये मुरादाबाद है यूपी में, वहाँ पाए जाते हैं। जो स्लेट इंडस्ट्री है ये मारकपुर में पाए जाते हैं, और जो हैंडमेड कारपेट है मिर्ज़ापुर सोनभद्र के ऊपर जो है मिर्ज़ापुर, वहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो 7 का ए आंसर होगा। जो ग्लासवेयर हैं वो है फिरोज़ाबाद, और दूसरा जो ग्लासवेयर इंडस्ट्री है वो मुरादाबाद, और जो स्लेट इंडस्ट्री है वो मारकपुर, और जो हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री है वो जो है वो मिर्ज़ापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1998 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला जो प्राइस है ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ डिसाइडेड बाय, जो प्राइस है किसी भी करेंसी का इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ डिसाइडेड बाय, पहला वर्ल्ड बैंक के द्वारा, दूसरा डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, तीसरा जो स्टेबिलिटी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, और चौथा जो है इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है ऑफ द कंट्री इन द क्वेश्चन ऑफ दीज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, ये जो आंसर होगा इसका आंसर बी है। बी में 2 और 3 सही होगा, लेकिन 1 और 4 गलत होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक नहीं डिसाइड करती है। बी और 4th इसलिए गलत होगा क्योंकि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है किसी भी कंट्री का इन क्वेश्चन ऑफ दीज स्टेटमेंट, ये भी गलत होगा। लेकिन 2 और 3 सही है, क्योंकि जो डिमांड है किसी भी गुड या सर्विस, जो गुड और सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द कंट्री कंसर्न वो, और दूसरा स्टेबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री के साथ, उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस है बताई जाती है करेंसी की। इसलिए 8 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सम टाइम बैक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करी थी कि टू डी लाइसेंस करेगी वाइट गुड्स इंडस्ट्री। वाइट गुड इंडस्ट्री इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? पहला स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम यूटेंसिल्स आते हैं। दूसरा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आते हैं। तीसरा आइटम परचेज फॉर कंसेशियस कंजप्शन के लिए। और डी जो है सोप डिटर्जेंट और अदर मास कंजप्शन गुड्स आते हैं। तो इसमें जो आंसर है 9 का वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो आइटम परचेज कर जाते हैं कंस्पीशियस कंजप्शन के लिए, जो कंस्पीशियस कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो आते हैं। कंस्पीशियस कंजप्शन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आइटम्स जो आते हैं इसके अंदर आएंगे। तो आंसर जो है 9 का वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द रफ आउटलाइन मैप गिवन शो सेंटर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री 1 2 3 4 मार्क मैच दीज सेंटर विद द फॉलोइंग नेम। पहला यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नाम दिए गए हैं। कतनी जो है वो हमारा एमपी में आता है, और जो त्रिवेली जो है हमारा तमिलनाडु में आता है। अब सिक्का और चुर्क बचा है, तो सिक्का जो है गुजरात में आएगा और चुर्क जो है ये यूपी में आ जाएगा। तो अब अगर मैचिंग करें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कोड 1 जो है जो ए है हमारा, जो ए है कतनी जो है वो 2 नंबर होगा, ए का 2। दूसरा जो है बी, जो बी है त्रिवेली वो 4 होगा, 4। और उसके बाद जो सी है सिक्का जो है वो गुजरात, और जो डी है चुर्क ये यूपी होगा। इस तरीके से आंसर जो है वो 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर इन मोस्ट केसेस not as efficient and competitive as the large scale one, yet the government provide preferential जो treatment and जो reservation in a large of the product to the small firms, because small जो scale industries हैं, पहला जो provide higher employment on a पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस। दूसरा प्रमोट ए रीजनल डिस्पर्जन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं। तीसरा हैव परफॉर्म बेटर इन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट देन द लार्ज स्केल वन। और फोर्थ जो है प्रोवाइड जॉब टू लो स्किल वर्कर हु अदरवाइज मे नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू एल्सवेयर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से सी सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ये बैलेंस शीट और जो स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, ये समरी होती है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो क्या कहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप और जो कंपनी होती है वो एसेट, जो लायबिलिटी और जो ओनरशिप होती है इक्विटी, ये लिस्ट देखने को मिलती है स्पेसिफिक डेट पे, और ये जो नॉर्मली एंड होती है फाइनेंशियल ईयर के साथ। जो बैलेंस शीट ये स्नैपशॉट होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसके लिए आता है। नेक्स्ट जो आंसर है 12 के लिए, ये जो था बैलेंस शीट को लेके ये मैंने बताया। तो बैलेंस शीट जो होती है वो क्या होती है, ये स्नैपशॉट होता है किसी कंपनी फाइनेंशियल, इसलिए 12 का जो है पहला जज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी। दूसरा जो है एसेस करना जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी। और सी जो है डिटरमाइन द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। और डी जो है डिटरमाइन द मार्केट शेयर डेप्ट और एसेट ऑफ द कंपनी। तो 12 का जो मैंने आंसर अभी आपको बताया वो सी सही है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है जो साइज़ और जो कंपोजिशन है ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच लिस्ट 1 और मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पहला है कि जो हमारा पर्ल फिशिंग जो है हमारा टोटीकोरिन में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल सेंटर बताना है। पर्ल फिशिंग जो है टोटीकोरिन में होता है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये पुणे में होती है, और जो शिप बिल्डिंग है ये मारगोवा में होती है, और इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं वो पिंजनौर में देखने को मिलते हैं। तो जो पर्ल फिशिंग है ये टुटीकोरिन जो है तमिलनाडु में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो पुणे है महाराष्ट्र में, और जो शिप बिल्डिंग है मारगोवा जो है गोवा में आता है, और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं पिंजौर्स में आता है, ये हरियाणा में है। इसलिए 13 का जो आंसर है वो हमारा
वो 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम इंसेप्शन टू डिसमिस इज शेप इन द ग्राफ। द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। पहला है ए है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा बी मैच्योरिटी, और तीसरा जो है ग्रोथ और इंट्रोडक्शन। तो इस ग्राफ में देखें तो जो टाइम के साथ प्रॉफिट लॉस की टाइम एक्स एक्सिस पे है और जो प्रॉफिट और लॉस वाई एक्सिस पे। लॉस और इन्वेस्टमेंट जो है दो ग्राफ दिए हैं सेल का और प्रॉफिट के बेसिस पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का वो बी हो जाएगा। जो ए पॉइंट है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो ए पॉइंट होगा, जो मैच्योरिटी है वो बी, जो मैच्योरिटी है वो 4 पॉइंट है, क्योंकि 4 पे देखिए मैच्योरिटी हो रही है, और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है 3 पे हो रही है, और जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन जो है वो 2 पे जा रहा है, इसलिए आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है इंडिया में टू एन एक्सटेंट इज़ कंस्टेंट बाय, पहला जो लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप और जो लीडरशिप इन बिजनेस, लैक ऑफ एडिक्वेट जो एंटरप्रेन्योरशिप और जो लीडरशिप है, दूसरा लैक ऑफ सेविंग टू इन्वेस्ट, तीसरा लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोर्थ लैक जो लिमिटेड परचेजिंग पावर है अमंग द लार्जर मासेस। इसमें जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 जो है गलत, क्योंकि लैक ऑफ एडिक्वेट इन इंटरप्रेन्योर और लीडरशिप इन बिजनेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो विदेश चले जाते हैं, उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप है और जो बिजनेस है वो भी बाहर ही चले जाते हैं, इसलिए 2, 3, 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है इज़ क्विट स्मॉल कंपेयर टू करें मैनी अदर कंट्रीज़ इन द टर्म्स ऑफ इंडियाज़ पोटेंशियल साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन दिस रिगार्ड। पहला, जो डिस्टेंस है इंडिया में आर टू फार अवे एंड लग्जरी जो होटल्स हैं आर टू एक्सपेंसिव फॉर द वेस्टर्न टूरिस्ट। भैया लग्जरी जो होटल है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, पहला तो आंसर वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ इंडिया इज़ टू हॉट फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट टू फील कंफर्टेबल, ये भी सही है कि भैया बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर के पास से मिडिल से पास करती है, और जो इक्वेटर के ऊपर है। तीसरा जो है मोस्ट ऑफ जो पिक्चरिक हैं रिसॉर्ट इन इंडिया सच एज, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आउट ऑफ बाउंड, और ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हर्डल देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है डी, इन इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज़ इनएडिक्वेट, ये भी सही है कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है रिक्वायर्ड जो अट्रैक्ट टूरिस्ट वो इनएडिक्वेट है, इसलिए सही आंसर जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि इन सभी में से जो इंडिया जो है ड्यू टू जो हैंडीक्राफ्ट उसका जो कल्चर है और जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। पहला है इंडस्ट्रियल यूनिट और दूसरा सेंटर, जो एटलस साइकिल कंपनी है ये इसका जो सेंटर है वो सोनीपत में लगा है हरियाणा में। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड जो है ये बेंगलोर में है कर्नाटका में। और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ये कलोल जो गुजरात में है। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये जो है वो भुवनेश्वर में है। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत में, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ये कलोल में है, और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये भुवनेश्वर में जो क्या कहते हैं जो फार्मर लिमिटेड है ये कलोल में है। और जो नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड जो है ये एल्युमिनियम लिमिटेड जो है भुवनेश्वर में है। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा, 17 का आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है असर्शन और रीजन। पहला असर्शन दिया गया जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इज़ फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। तीसरा रीज़न जो दिया गया है सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एंड इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन द हार्डवेयर। तो भैया इंडिया का स्ट्रॉन्ग बेस हार्डवेयर में नहीं है, इसलिए रीज़न तो गलत है, लेकिन जो असर्शन है वो सही है
कि आने वाले समय में IT जो है वो काफ़ी फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एक्टिविटी इन इंडिया। तो 18 का आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर रिगार्डिंग इंडस्ट्री। पहला जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दूसरा बिजनेस टर्नओवर जो है, लेबर फोर्स जो है, और चौथा पावर कंजप्शन जो है। इसमें से विच ऑफ द दीज डिटरमाइन द साइज नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर और साइज ऑफ द इंडस्ट्री बताते हैं। तो इसमें जो साइज और इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले जो पॉइंट हैं वो 1, 2 और 4 हैं। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करा ये उसके साइज़ के बारे में बताएगा, बिजनेस टर्नओवर कितना है ये बताएगा, पावर कंजप्शन कितना हो रहा है ये, ना कि फोर्स लेबर तो नहीं बता सकती कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि लेबर फोर्स जो है वो आजकल एक मशीन AI जो आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आ रही हैं, जो मशीन लर्निंग आ रही है, इनकी वजह से कम और ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए लेबर फोर्स को लेके हम नहीं बता सकते हैं नेचर और साइज़, इसलिए 19 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, असर्शन दे रहा है इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है इंक्रीज़ हो रहा है एट एवरेज, जो ग्रोथ रेट है 50% सिंस 95 से 96। इंडिया जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वर कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं एंड मेंटेन इंटरनेशनल क्वालिटी, और मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी। बिल्कुल सही है। असर्शन रीज़न दोनों ही इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन करें। ओनली नेगेटिव जो फैक्टर है टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो कॉजेज़ हैं, लार्ज एम्प्लॉय टर्नओवर एज मोस्ट IT जो वर्क है इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, दीज स्टेट विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटा और जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा महाराष्ट्र करता है इंडस्ट्री सेक्टर में पर कैपिटा और जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद जो आता है हमारा गुजरात, उसके बाद जो आता है कर्नाटका, उसके बाद जो है तमिलनाडु। 21 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विद रेफरेंस टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो मिनरल और जो मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट नॉन ऑयल इम्पोर्टर ऑफ द कंट्री। नॉन ऑयल इम्पोर्टर जो है कंट्री का सबसे ज़्यादा है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है और जो इक्विपमेंट है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। और तीसरा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ टू इन्फोर्स जो क्वालिटी कंट्रोल और जो कंपलसरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है ऑफ वेरियस जो एक्सपोर्टेबल कम्युनिटीज़ हैं। तो 1, 2 और 3 1, 2, 3 जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 ओनली होगा, क्योंकि 2 और 3 जो गलत हैं। क्योंकि जो मिनरल और जो मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये 2 बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंजर हैं अर्नर फॉर इंडिया, और लार्जेस्ट इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग कंपनी है इंडिया में। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट के लिए। MMTC जो है लार्जेस्ट नॉन ऑयल इम्पोर्टर इंडिया में है। लेकिन जो प्रोजेक्ट और जो इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो हिंडाल्को ये एल्युमिनियम फैक्ट्री है ये लोकेटेड रेणुकूट ऑन इट्स साइट बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी है रॉ मटेरियल की। दूसरा जो अबेंडेंट सप्लाई ऑफ पावर है। तीसरा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। और चौथा प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट देखने को मिलती है। तो इसमें आंसर जो है वो बी सही है, जो अबेंडेंट सप्लाई ऑफ पावर है, क्योंकि रेणुकूट जो है ये अबंडेंटेड पावर सप्लाई देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे एनटीपीसी का जो नेशनल थर्मल पावर स्टेशन है रिहंद सागर डैम रिहंद थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे है। और ये सोनभद्र के थोड़ा आगे ही है, और वहाँ पे रेणु सागर प्लांट है जो कहते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई करता है। तो 23 का जो आंसर है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्रीज़। तो 24 में पहला है आबिद हुसैन कमेटी, दूसरा नरसिम्हम कमेटी, और सी नायक कमेटी और डी राकेश मोहन कमेटी।
तो पहला हो जाएगा अबीद हुसैन कमेटी 1997 में, जो रिकमेंड कर रहे थे कि टोटल डी रिजर्वेशन और जो डिज़ायर्ड रिप्लेसिंग पॉलिसी है रिजर्वेशन की विद द पॉलिसी ऑफ प्रमोशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स। जो नरसिम्हम कमेटी है ये बैंकिंग में आती है, और नायक कमेटी जो है और राकेश मोहन कमेटी ये अलग के लिए आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला जो आईपीसीएल है वो इंडिया की लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। पहला है आईपीसीएल इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। दूसरा है आरआईएल रिलायंस जो है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया। दूसरा एमटीएमएल इज़ लिस्टेड इन एनवाईएसई। दूसरा डी है जो बीएसएमएल जो है फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू लॉन्च नेशन वाइड जो सेलुलर सर्विस एट वन टाइम। तो 25 का जो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आईपीसीएल जो है इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ओएनजीसी जो है इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, और जो आईपीसीएल है ये सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ओएनजीसी के बाद। और जो प्रोड्यूस है लगभग 69% क्रूड ऑयल जो है करती है, अराउंड 62% ऑफ नेचुरल गैस करती है ओएनजीसी। नेक्स्ट है कि जो रिलायंस है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इंडिया में, सही है। जो एमटीएमएल है ये एनएसवाई का लिस्टेड है और सही है। बीएसएमएल जो फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में जो लॉन्च करती थी नेशन वाइड जो सेलुलर सर्विसेज थी वन टाइम में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। दूसरा इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, और इंडिया इज़ थर्ड इन द वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा गलत है? क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड, जो यहाँ पे कह रहे हैं सेकेंड, तो इसलिए आंसर जो है फर्स्ट तो सही हो जाएगा। दूसरा जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और ये कह रहे हैं 9th लार्जेस्ट, तो बी गलत हो जाएगा। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, तो ये ठीक है। और जो आंसर डी है इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन, ये भी लगभग थर्ड या फोर्थ, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2000-2001 के बीच में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली है, पहला सीमेंट में देखने को मिली है, कि कोल में देखने को मिली है, कि इलेक्ट्रिसिटी की स्टील। तो स्टील में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली है, लगभग जो स्टील इंडस्ट्री रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो 7%, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रोथ रेट जो 4%, कोल जो है वो 3.3%। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो डी हो जाएगा स्टील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहला जो अलायंस है एयर इज़ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ इंडियन एयरलाइंस। बी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज 7 ऑफ द कंट्रीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इन्फोर्सिंग सिविल एयर रेगुलेशन इन इंडिया। और जो डी है वो इट इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए जिसे कहते हैं, टू प्लान एंड कंडक्ट जो रनवे है और जो टर्मिनल बिल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एयर सेफ्टी सर्विसेज। इसलिए 28 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट जो बताना है कि एयर जो अलायंस है एयर ये होली ओन सब्सिडी ऑफ द इंडियन एयरलाइंस की हैं, बाकी बी सी डी जो हैं ये गलत हैं, इसलिए 28 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इंडिया जो असर्शन है इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर। इंडिया नेचुरल रबर एक्सपोर्ट नहीं करता, गलत है। इंडिया जो है नेचुरल रबर एक्सपोर्ट करता है बहुत सारे कंट्रीज़ को, और जो रीज़न दिया गया है वो अबाउट 97% जो इंडिया का डिमांड है फॉर नेचुरल रबर इज़ मेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये भी सही है, लेकिन दोनों सही हैं, लेकिन ए और बी आर ट्रू, बट ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं करी, इसलिए 29 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो रिगार्डिंग अगर देखें कंजप्शन ऑफ रबर विद टोटल जो कंजप्शन है, और आफ्टर उसके बाद यूएसए और जापान है, और
आफ्टर यूएसए और जापान के बाद इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट है, क्योंकि हाई कंजप्शन जो है डोमेस्टिक मार्केट देखने को मिलती है इंडिया में, इसीलिए ये डज़ नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है लेकिन करता है। कहते हैं स्मॉल क्वालिटी जो है नेचुरल रबर की एक्सपोर्ट की जाती है गेट हाइयर प्राइस पे। 29 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कि असर्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रिप्रेजेंट ए बेटर पिक्चर ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में जो सबसे बेस्ट बता रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है। दूसरा रीज़न दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये टेक इनटू अकाउंट जो एक्सचेंज है बोथ जो विजिबल और जो इनविजिबल आइटम्स हैं, वेयर एज जो ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। तो इसका आंसर जो है वो ए है, सही है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। जो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बेटर पिक्चर देता है कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, वेयर एज जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और जो देन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताता है। जो रीज़न है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट जो एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल और इनविजिबल आइटम्स, वेयर एज जो बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट, इसलिए आंसर 31 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। पहला जो रोयर किला स्टील प्लांट है फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, वॉज सेट अप विद द यूनियन सोवियत यूनियन के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया था। दूसरा है सलेम स्टील प्लांट जो है प्रीमियर प्रोड्यूसर है स्टीलनेस स्टील इन इंडिया। और तीसरा महाराष्ट्र के टोमेल्ट जो है लिमिटेड है ये सब्सिडरी है ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो डी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है इज़ अ यूनिट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो 31 का जो है आंसर वो पहला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं रॉयल किला जो स्टील प्लांट है उड़ीसा में, ये सोवियत यूनियन के द्वारा नहीं बनाया गया था बल्कि जर्मन कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला एमएमटीसी जो है एमएमटीसी जो है क्या कहते हैं एमएमटीसी जो है पहला एमएमटीसी लिमिटेड इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो हैज़ बीन सेट अप बाय एमएमटीसी जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो ये जो है इसमें सी सही होगा, दोनों सही हैं क्योंकि जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये कंपनी प्रमोट करती है एमएमटीसी को, और इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन है और जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है उड़ीसा का, और अदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कहते हैं इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील प्लांट करती हैं कालिंग नगर जो डुब्बरी उड़ीसा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कमोडिटीज़ आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय एरिड और सेमी एरिड कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। तो इसमें जो पहला जो रॉ वुल और कारपेट, दूसरा फ्रूट और पाम ऑयल, तीसरा जो प्रीशियस स्टोन और पर्ल, और फोर्थ है परफ्यूम और कॉफ़ी। मिडिल ईस्ट को कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं फ्रूट्स करते हैं और पाम ऑयल जैसे अफगानिस्तान और ईरान हो गया। 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पहला ए पार्टनरशिप शुड बी लेस देन 20। दूसरा पार्टनरशिप और जो मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेट। डी सी जो है वो इंटरनल जो गवर्नेंस है मे बी डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। और डी जो है इट इज़ कॉर्पोरेट बॉडी विद द परपेचुअल जो सक्सेशन है। इसलिए 34 का जो आंसर होगा वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये जो है क्या कहते हैं लेस देन 20 है, इसलिए ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आया था 1932 का शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू एलएलपी। और ये जो इसलिए आंसर जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए एलएलपी, इसलिए आंसर जो है 34 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35
35 जो है क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है उसके द्वारा, जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पहला जो करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग है, दूसरा जो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग है, तीसरा जो है इक्विटी फ्यूचर ट्रेडिंग है, और बोथ डी जो है बोथ कमोडिटी फ्यूचर और जो फाइनेंशियल जो फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो 35 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग। जो फ्यूचर मार्केट कमीशन था ये चीफ रेगुलेटर है जो फॉरवर्ड और जो फ्यूचर मार्केट इन इंडिया मार्च 2009 में ये रेगुलेट करता था। लगभग 52 ट्रिलियन जो वर्थ थी कमोडिटी ट्रेड इन इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। और ये जो कमोडिटी है लगभग इसमें 22 एक्सचेंज करती हैं इंडिया में, जो 6 हैं नेशनल हैं और बाकी ये इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। इसलिए 35 का आंसर जो है वो बी कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं विच इज़ और आर द रिसेंट जो पॉलिसी इनिशिएटिव हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पहला सेटअप करना चाहिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड जो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं, दूसरा प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, और तीसरा जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी एक्विजिशन है एंड जो डेवलपमेंट फंड है। 36 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3, 2 जो है गलत है। प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है ये इंडिया में अभी नहीं हो पा रही, इसलिए आंसर जो है 36 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं इन इंडिया इन द ओवरऑल जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडिसेस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव बीन कंबाइंड वेटेज जो है 37% है। जो IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका लगभग जो वेटेज है वो 37 लगभग 40% मान लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दोज 8 कोर इंडस्ट्री। सीमेंट आता है, फर्टिलाइजर्स भी आता है, नेचुरल गैस आता है, रिफाइंड प्रोडक्ट, लेकिन टेक्सटाइल जो है कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं ये बताना है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो क्या कहते हैं, जो टेक्सटाइल है वो नहीं आता है और सारी चीज़ें आती हैं सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग प्रोडक्ट। तो 1 2 3 4 आंसर सी हो जाएगा। 37 का सी आंसर। 38 का आंसर है डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, बहुत सारा कोल होने के बावजूद वाई डज इंडिया इम्पोर्ट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल। पहला, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्री फॉर द प्रेजेंट यूज़। दूसरा, मोस्ट ऑफ पावर प्लांट जो है इंडिया में आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। तीसरा जो है स्टील कंपनी नीड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। तो इसमें जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है करेक्ट हैं, लेकिन 1 जो है वो इनकरेक्ट है। जो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट हैं इंडिया में वो कोल बेस्ड हैं और दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल विद इन द कंट्री। दूसरा, जो स्टील कंपनीज़ हैं नीड उन्हें लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कोकिंग कोल चाहिए, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कोकिंग कोल बाहर से। 38 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कंट्री का इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है उसमें हमारा करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। जो रेमिटेंस, जो विजिबल और इनविजिबल चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें इसी में आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पहला, ऑल इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन टाइम ऑफ नॉर्मली ईयर, ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट गुड हैं, जो गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। सी जो है इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट और ऑफ वन कंट्री टू अनदर। और डी जो है कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो 39 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। ऑल जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं बिटवीन कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन है इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो पेमेंट है कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो सर्विसेज हैं, जो फाइनेंशियल कैपिटल है FDI हो गई, या फिर जो FDI हो गई, या फिर जो रेमिटेंस होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सब आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन शो इफ़ अ कंट्री हैज़ डेफिसिट और सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमें बताता है कि हमारा देश जो है सरप्लस में चल रहा है कि डेफिसिट में चल रहा है, इसलिए 39 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कौन सी इंडस्ट्री करती है? तो जाहिर सी बात है वो थर्मल पावर करता है सबसे
ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 41 है जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो कौन से हैं। पहला जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, दूसरा जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, और जो सी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लेबर की जीरो, और जो डी है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज़ लो। तो आंसर जो है 41 का वो सी सही है, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो जीरो है। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ ए सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है व्हेन जो पीपल डू नॉट हैव प्रोडक्टिव फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बट आर नॉट काउंटेड इन द ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। 41 का जो आंसर है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 with reference to balance of payment which of the following constitute the current account किस में आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आती है, जो फॉरेन एसेट्स होती हैं, जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। तो करंट अकाउंट है वो 1 और 3 कहलाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जो रेमिटेंस हो गई जो दिखती नहीं है, इनविजिबल जो है वो होती हैं। जो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये IMF जारी करता है, और जो फॉरेन एसेट हैं ये भी कहते हैं IMF करता है। इसलिए 1 और 3 हमारा आंसर होगा। 42 का जो आंसर है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इन इंडिया जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ, क्या उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। पहला सैंड पीटर, रॉक, फॉस्फेट, चोकिंग कोल और ऑल ऑफ दीज। तो 43 जो है वो चोकिंग कोल हमारा कोल जो है इतना बढ़िया नहीं है। एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट टाइप का कोल होता है, इसलिए चोकिंग कोल हम बाहर से कहते हैं इम्पोर्ट करते हैं। 43 का आंसर सी हो जाएगा। 44 है इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो IIP है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन द हाईएस्ट वेटेज। सबसे ज़्यादा जो वेटेज हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देते हैं। 44 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को सबसे ज़्यादा देते हैं। उसके बाद है 45 विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI IW जो है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आउट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। पहला है RBI, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरा है लेबर ब्यूरो, और डी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो आंसर जो हो जाएगा 45 का जो आंसर होगा वो सी, लेबर ब्यूरो जो है ये जारी करता है CPI IW। क्वेश्चन नंबर 46 रिसेंटली जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है वो प्रपोज टू बी सेटअप, वो कहाँ प्रपोज किया गया है सेटअप करने के लिए। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। मेक इन इंडिया जो कैंपेन है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, और ये जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वन प्लेस पे मिलेगी, जिसे प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विद रेफरेंस टू जो प्री पैकेज आइटम इन इंडिया, विद रेफरेंस टू जो प्री पैकेज इंडस्ट्री आइटम इन इंडिया इट इज़ मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द मेन लेबल एज पर द फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011। तो पहला है जो लिस्ट ऑफ इंटीग्रेंट्स हैं इंक्लूडिंग एडिटिव्स, दूसरा जो है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, तीसरा जो रिकमेंडेशन इफ़ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं, फोर्थ जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो 47 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 3 गलत है, क्योंकि रिकमेंडेशन जो है इफ़ एनी मेड फ्रॉम द मेडिकल जो प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस को लेके, इसलिए फूड सेफ्टी जो है रेगुलेशन 2011 इस पर लागू होते हैं, इसलिए 47 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये सेटअप हुई थी जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं। दूसरा जो चेयरमैन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट।
तो 48 का जो आंसर वो सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट कि जो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये जॉइंटली सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं। दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। तो आंसर जो है 48 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर द टार्शी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, जो टार्शी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंडिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं है जो क्रेडिट कंट्रोल इंडिया। पहला जो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, दूसरा रैशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, और डी जो है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो। जो वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो है ये नहीं है क्योंकि इसे सी आर आर जो है ये जो बैंकिंग सेक्टर में आता है, इसलिए सीआरआर को छोड़ के जो क्रेडिट कंट्रोल ऑफ इंडिया में ये नहीं आता। इसलिए ए बी सी तो आते हैं लेकिन डी नहीं आता। इसलिए आंसर जो होगा फर्स्ट का डी, क्योंकि जो सीआरआर है ये इसका एम जो है कंट्रोल करना जो क्रेडिट का जो ये क्वांटिटेटिव मेथड है, नॉट बोथ वॉल्यूम और पर्पस ऑफ द क्रेडिट फॉर विच जो बैंक गिव लोन। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो बैंक रेट है, बैंक रेट इम्प्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक रेट है इम्प्लाई करती है जो बैंक रेट जो है इम्प्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला पेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, दूसरा जो चार्ज बाय बैंक ऑन द लोन एंड एडवांसेस, सी जो है पेबल ऑन बॉन्ड, और जो डी है एट विच जो बैंक रिजर्व आरबीआई जो है डिस्काउंट द एक्सचेंज ऑफ बिल्स। तो 2 का जो आंसर है डी सही है क्योंकि जो बैंक रेट है इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच जो आरबीआई डिस्काउंट देता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। नेक्स्ट है जो बैंक रेट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे सेंट्रल बैंक जो है कंट्री को प्रोवाइड करता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक, और जो बैंक रेट है ये बेंचमार्क रेट है जो आरबीआई जो है वो री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर जो कमर्शियल पेपर्स एलिजिबल फॉर पर्पस एवरी बैंक नीड रीफाइनेंसिंग एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैच बोरोइंग एंड फ्लो ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंसिडर द फॉलोइंग। पहला जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट और जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा जो है यूटीआई। पूछा गया है करेक्ट जो सीक्वेंस है इन विच द अबव आर इस्टेब्लिश, कब कौन सा बनाया गया। तो अगर हम इनमें देखें तो सबसे पहले आईएफसीआई है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जुलाई 1948 में बनाया गया था। फिर जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आईसीआई कहा जाता है 1955 में बनी थी। फिर है आईडीबीआई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो ये जुलाई 1964 में बनी थी, और यूटीआई जो है वो 1963 में बनी थी। इस तरीके से देखें तो सबसे पहले जो हमारा बना था 1243 हो जाएगा क्योंकि 1243 क्योंकि जो आईडीबीआई है और जो यूटीआई है तो आईबीडीआई बाद में बनी, यूटीआई पहले बनी, इसलिए आंसर हो जाएगा 1243। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सही हो जाएगा, ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्रोग्राम एंड विद ए व्यू टू अट्रैक्ट फॉरेन एक्सचेंज द गवर्नमेंट एंड जो आरबीआई हैव डिवाइज टू स्कीम नोन एज CFCNRA और FCNRB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू रिगार्डिंग दीज टू स्कीम। पहला जो FCNRA और जो FCNRB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग दीज टू स्कीम। पहला अंडर स्कीम जो ए है आरबीआई बियर्स एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, दूसरा अंडर स्कीम बी अदर जो बैंक्स आर टू मीट आउट द अदर जो डिफरेंसेस इन द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, और सी जो है वो बोथ द स्कीम स्टैंड विदड्रॉन नाउ। फोर्थ जो है ओनली स्कीम ए हैज़ बीन विदड्रॉन। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो डी 1 2 और 4 सही है, सी 3 गलत है, बोथ द स्कीम स्टैंड विदड्रॉन नाउ जो क्वेश्चन विदड्रॉ हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा क्योंकि जो एफ सी एन आर जो है पहली ए जो स्कीम थी
RBI बोर एनी एक्सचेंज रेट रिस्क, वाइल जो केस है बी है जो FCNR-B जो है स्कीम बैंक जो है हैव टू बियर द एक्सचेंज रेट रिस्क। जो FCNR-A जो है स्कीम वॉज रिप्लेस्ड बाय FCNR-B स्कीम 1994। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हवाला ट्रांजेक्शन रिलेट टू पेमेंट। हवाला ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पेमेंट। पहला, रिसीव ए रुपी, रिसीव करता है, रिसीव्ड इन रुपी अगेंस्ट ओवरसीज जो करेंसीज हैं, एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू ऑफिशियल जो चैनल्स हैं। बी, जो रिसीव फॉर सेल ट्रांसफर ऑफ द शेयर विदाउट गोइंग थ्रू द established स्टॉक एक्सचेंज। सी जो है रिसीव ए कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर टू ओवरसी इन्वेस्टर्स बायर्स सेलर्स इन assisting them to get over the red tape and on in getting preferential जो ट्रीटमेंट है। डी, मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज और टू इंडिविजुअल फॉर मीटिंग इलेक्शन एक्सपेंस। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिसीव इन रुपी अगेंस्ट द ओवरसीज करेंसीज एंड जो वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल, बिना ऑफिशियल चैनल के हम जो रिसीव करते हैं ओवरसी करेंसी, जो बाहर से जो पैसा हम मंगाते हैं बिना किसी ऑफिशियल चैनल के, उसे ही कहते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। जो हवाला ट्रांजैक्शन जो है ये इनलीगल मेथड है रेमिटेंस, जो बाहर से हमारा रेमिटेंस आता है अक्रॉस द कंट्री, इसमें हम कोई लीगल मेथड नहीं अपनाते हैं। जैसे मैं सऊदीया में रहता हूँ, भारत में पैसा भेजना चाहता हूँ, तो लीगल मेथड से ना पैसा भेज के मैं किसी एक ऐसे कहते हैं एजेंट को पकड़ता हूँ जो हमारा पैसा सीधे इंडिया में भेजे इलीगल तरीके से, तो उसे कहते हैं हवाला। क्योंकि जो लीगल मेथड होता है उसमें कुछ पैसे कटते हैं, लेकिन जो हवाला मेथड है उसमें सीधे वो ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो हवाला एक इनलीगल मेथड है रेमिटेंस भेजने का अक्रॉस द कंट्री। और इसमें जो मनी ब्रोकर्स होते हैं, क्या कहते हैं, वो मिडिल मैन जो अंडरटेक हवाला ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो मेथड है रेमिटेंस डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश। इसे हुंडी, इसको हवाला को हुंडी भी कहा जाता है, क्योंकि जो हवाला का मतलब ट्रस्ट होता है। हवाला सिस्टम जो है ये वर्क करता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द हवाला एजेंट्स के बीच में। जो वर्कर आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम होते हैं और जो लीगल फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम के बाहर होते हैं, और जो रेमिटेंस हैपेंड बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन बिटवीन जो हवाला एजेंट होते हैं, ये अल्टरनेट ट्रांजिशन रेमिटेंस सिस्टम है। इसलिए फिफ्थ का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सम ऑफ विच द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट बोर्ड मनी इन इंडिया। बोर्ड मनी इन इंडिया में कौन कौन सा होगा। पहला, करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के साथ पैसा है वो होगा। दूसरा, जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जो डिमांड डिपॉजिट बैंक देती है, जैसे डीडी हो गई, या फिर किसी डिमांड पे पैसा जो सेविंग अकाउंट्स में है। दूसरा, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो टाइम डिपॉजिट हैं, और जो अदर डिपॉजिट हैं विद आरबीआई। ये सभी जो हैं 1 2 3 4 जो हैं ये ब्रॉड मनी के अंदर आते हैं, इसलिए ब्रॉड मनी इंडिया में आते हैं, इसलिए 6 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अब जो नैरो मनी होता है ये मोस्ट लिक्विड पार्ट होता है मनी सप्लाई, बिकॉज जो डिमांड डिपॉजिट होता है कैन बी विदड्रॉ एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर, और जो टाइम डिपॉजिट होता है अदर हैंड ये फिक्स मेच्योरिटी देखने को मिलती है पीरियड में, हैंस कैन नॉट बी विदड्रॉन बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। इसलिए जो टाइम डिपॉजिट इनटू द नैरो मनी और जो ब्रॉड, ये वी गेट ब्रॉड मनी विच इज़ डिनोटेड बाय M3 जो है इक्वल टू नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट। जो M3 जो है ब्रॉड मनी, उसमें नैरो मनी आता है टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक, इसलिए सिक्स का आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड। जो बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो विद बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड, जिसका नाम है वो SLR जो होता है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। और इसका ये जो है लगभग
ये बैंक के पास रखना पड़ता है कैश में या फिर टोटल एसेट के तौर पे, इसलिए 7 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अकाउंटिंग ईयर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो अकाउंटिंग ईयर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो कब से कब तक होता है। तो रिजर्व बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या कहते हैं जून से जुलाई तक चलता है, जून से जुलाई तक चलता है, जून से जुलाई तक चलता है। 11 मार्च 1940 को आरबीआई ने अकाउंटिंग ईयर जो है चेंज किया था, वो जनवरी से दिसंबर तक और जुलाई से जून तक। तो जुलाई से जून तक और दूसरा जनवरी से दिसंबर तक, इसलिए आंसर जो होगा वो 8 का बी होगा, जुलाई से जून, जुलाई से जून। क्वेश्चन नंबर है कि 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यू करेंसी इन द टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। जो न्यू करेंसी है पहला है यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और जो हांगकांग डॉलर। दूसरा है यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, हांगकांग डॉलर। और जो सी जो है यूएस डॉलर, हांगकांग डॉलर, कैनेडियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। डी जो है हांगकांग डॉलर, यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर। इसलिए 9 का जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। यूएस डॉलर पहले आएगा, फिर कैनेडियन डॉलर आएगा, न्यूजीलैंड डॉलर आएगा, जो हांगकांग डॉलर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है फार्मर आर प्रोवाइडिंग जो फार्मर आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर देयर शॉर्ट एंड जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं। द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर इंक्लूड, पहला जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज एंड जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं। दूसरा जो नाबार्ड, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं। सी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, द लीड बैंक आईआरडीपी और जेआरवाई। और डी जो है लार्ज स्केल मल्टीपर्पस आदिवासी प्रोग्राम जो है डीसीसीबी और आईएफएफसीओ एंड कमर्शियल बैंक जो है। इसलिए 10 का आंसर जो है वो ए सही होगा, क्योंकि प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं आरआरबीज और जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, इसलिए 10 का आंसर ए हो जाएगा। जो आरआरबीज थी उनको आरआरबी एक्ट लाया गया था 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, और जो ये प्रोवाइड करता था क्रेडिट प्रोवाइड करता था एग्रीकल्चर जो अदर रूरल एक्टिविटीज़ हैं। मार्च 2014 को जो आरआरबीज थी वो रिड्यूस कर दी गई थी 57 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंस 1980 से जो शेयर है टर्शियरी सेक्टर में इन द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया, ये क्या हुई है। ए शोन एज इंक्रीजिंग ट्रेंड में, बी शोन इन डिक्रीजिंग ट्रेंड में, सी रिमेन कांस्टेंट और डी बीन फ्लक्चुएटिंग। तो ये जो है हमारा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, शेयरिंग जो है इंक्रीज ट्रेंड देखने को मिलती है। और जो शेयर है टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई ऑफ इंडिया। पहला ये जो है बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा फॉर्मुलेट करता है एंड एडमिनिस्टर करता है जो मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा जो इट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, और फोर्थ जो है हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 12 है 12 का ये सारे सही हैं कि बैंकर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी और एजेंट की तरह काम करता है गवर्नमेंट के साथ, और हैंडल करता है बोरोइंग जो प्रोग्राम है। इसलिए आंसर 1 2 3 4 चारों सही है, इसलिए आंसर 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग। पहला जो करेंसी विद पब्लिक, दूसरा जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और तीसरा टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इसमें से ब्रॉड मनी कौन सा होगा, M3। तो ब्रॉड मनी होता है, अभी मैंने बताया था जो ब्रॉड मनी होता है उसमें नैरो मनी आता है प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक। जो टाइम डिपॉजिट है पब्लिक विद बैंक के साथ आता है, इसलिए जो करेंसी पब्लिक के साथ है वो, और दूसरा जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक में वो भी, और जो टाइम डिपॉजिट विद बैंक ये भी, तीनों ही जो हैं ब्रॉड मनी में आते हैं, इसलिए आंसर जो है 13 का डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14 कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है आईसीसीआई और दूसरा आईडीबीआई और जो नाबार्ड। बताना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। तो आईबीडीआई जो है 1964 में आया था, आईसीसीआई जो 1955 में आया था, और आईएफसीआई जो है
1948 में आया था। नाबार्ड जो है 82 में आया था। तो सबसे पहले IFCI आएगा, उसके बाद ICCI आएगा, उसके बाद IDBI आएगा, उसके बाद नाबार्ड आएगा। इस तरीके से देखें तो 14 का आंसर 1 सही है, ए वाला। 1 2 3 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी आर। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं किसी कंपनी के, आर क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, डेबिटर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। जो डेबिट जो डिबेंचर होते हैं वो जो हैं वो वो जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, वो शेयर होल्डर नहीं होते हैं, ना ही डायरेक्टर होते हैं, ना ही डेबिटर। उनको क्रेडिट दिया जाता है उस चीज़ का। ये डिबेंचर जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया जाता है बाय द कंपनी इन रिटर्न फॉर ए लोन विच हैज़ अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। और ये जो है 15 का आंसर जो है बी हो जाएगा, डिबेंचर क्रेडिटर। Question number 16, in the last one decade which one among the following sector has attracted the high FDI inflow in India? पहला केमिकल, अदर देन फर्टिलाइजर्स, दूसरा सर्विस सेक्टर, तीसरा फूड प्रोसेसिंग और तीसरा जो है हमारा टेली कम्युनिकेशन। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा आया है वो सर्विस सेक्टर में आया। FDI जो है सर्विस सेक्टर में आया, जो सर्विस सेक्टर में रिसीव लगभग 21% जो है टोटल FDI जो इन्फ्लो हुई है 2006 से 2010 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, और ये सेटअप हुई थी होली ओन्ड बाय सब्सिडी ऑफ द RBI के साथ। और दूसरा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे सिडबी कहते हैं, वो इस्टेब्लिश की गई थी एज होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो 17 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। जो नेशनल हाउसिंग बैंक ये जो है स्टेट ओन्ड बैंक है, और ये रेगुलेट करती है जो अथॉरिटी इन इंडिया जो क्रेडिट ये बनाई गई थी जुलाई 8 1988 को अंडर सेक्शन C ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, और ये RBI के अंदर काम करती है, जो प्रमोट करती है प्राइवेट रियल इस्टेट जो एक्विजिशन है। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये रेगुलेट और जो रीफाइनेंसिंग करती है सोशल हाउसिंग का प्रोग्राम और जो अदर एक्टिविटी जैसे कि IT इनिशिएटिव हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्री जो सिडबी है ये इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ग्रोथ और जो डेवलपमेंट करना MSME और ये सेटअप हुई थी 2 अप्रैल 1990 को 1990 में ये सेटअप हुई थी। और ये क्या कहते हैं काम कर रही है अच्छे से किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा, जो बोरोइंग है प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं, इसलिए आंसर जो है वो इसमें नाइदर ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इस्टेब्लिश करी थी 1935 में, और ये नेशनलाइज की गई थी 1 जनवरी 1949 को। और जो RBI है हैंडल करती है जो बोरोइंग और जो प्रोग्राम होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, इसलिए आंसर जो है दोनों गलत हैं, इसलिए डी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है कि सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स हैं अवेलेबल ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स ऑल द स्टॉक्स आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज। और तीसरा, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरी दुनिया में। तो आंसर जो है वो 2 ओनली, 1 और 3 गलत हैं, क्योंकि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क नहीं है। पहला जो है कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स जो है वो वैल्यू वेटेड इंडेक्स कंपोज, जिसमें 30 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ना कि 50 जो है गलत है। ये 30 होते हैं, और जो स्टार्ट किया था 1 जनवरी 1986 में। और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था ये 1792 को करा गया था। जो आर्मस्ट्रांग स्टॉक एक्सचेंज था ये 1602 को करा गया था। इसलिए जो आम्स्टरडैम जो स्टॉक एक्सचेंज है 1602 का, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट है पूरे दुनिया में, और इस्टेब्लिश किया गया था वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसलिए
इसमें से केवल 2 सही होगा और 1 और 3 गलत है, क्योंकि 1 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 30 होते हैं, 50 नहीं होते। तो 3 जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उससे पहले, सबसे पहले आया था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो 1602 में, और उसके बाद जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उसके बाद जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आया था। इसलिए 19 का आंसर ए ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज़ नॉट ए नेशनलाइज बैंक। कौन सी नेशनलाइज बैंक नहीं है? जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक जो है वो नेशनलाइज बैंक नहीं है, क्योंकि फेडरल बैंक एक मेजर इंडियन कमर्शियल बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर में आती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है कोचीन केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है इज़ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। दूसरा जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वॉज इस्टेब्लिश्ड, नेशनलाइज हुई थी इन द ईयर 1972, और जो मेड सब्सिडरी ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये लोकेटेड इन चेन्नई। तो 21 का जो आंसर है वो सी। 2 और 3 तो सही है, लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में नहीं था, क्योंकि इससे भी पहले जो आई थी, इससे भी पहले कुछ काम कर रही थी। जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी इंडिया है, उसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आई थी 1906 में। और ये जो LIC है, LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है आज़ाद भारत के समय बनी थी। तो 21 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो रेपो रेट होता है ये ऐसा द रेट इज़ द रेट एट विच जो अदर बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बोरो जब करती हैं बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो इसको कहते हैं रेपो रेट। द वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोफिशिएंट इन द कंट्री इम्प्लाइज दैट देयर इज़ परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इन इट्स पॉपुलेशन। अगर जो गिनी कोफिशिएंट हमें बताता है जो इनकम है वो सभी लोगों में बराबर बटी हुई है, इसे गिनी कोफिशिएंट 1 कहा जाता है। तो 22 का जो ऑप्शन है वो 1 केवल सही है। जो रेपो रेट होता है, जो RBI जो है वो लोन देता है अदर बैंक्स को, तो रेपो रेट पे। लेकिन जो दूसरा गिनी कोफिशिएंट है ये गलत है। गिनी कोफिशिएंट जो है ये 0 होता है। जब 0 होता है इसका मतलब जो परफेक्ट इक्वालिटी देखने को मिल रही है सिस्टम में। अगर 1 होता है इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि कुछ लोगों के पास ही सारा पैसा है। जैसे भारत में जो कुछ लोग हैं उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है, इसलिए 22 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक वो वॉज सेटअप इन इंडिया एज ए होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ICICI बैंक, और फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो ICICI बैंक, और जो लाइफ इंश्योरेंस। तो 23 का जो आंसर बी सही है, कि जो इंडिपेंडेंट, इन्होंने कहा नेशनल हाउसिंग बैंक वो सेटअप हुई थी इंडिया में एज ए होली ओन सब्सिडी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नेशनल हाउसिंग जो बैंक है ये RBI के अंदर बनी थी, और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये सेटअप की गई थी। जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट था 1987 का, 9 जुलाई 1988 को बनाई गई थी, ये अंडर RBI काम करती। 23 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, RBI। क्वेश्चन नंबर 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। पहला जापान जो है, पहला जापान जो है इसमें से नॉट करेक्टली मैच। तो जापान जो है निक्की वहाँ पे देखने को मिलता है, और सिंगापुर जो स्कॉम्प, और UK जो है FTSC। तो UK का गलत है, और UK का गलत है, इसलिए सी सही करेक्ट आंसर हो। USA जो नस्दाक। जो क्वेश्चन नंबर 24 जो शंघाई है वो स्कॉम्प, जो सिंगापुर है वो स्मैक्स, और जो स्टेट ऑफ टाइम जो स्कॉम्प है ये कंपोजिट इंडेक्स है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का, और सीमैक्स जो है ये, और जो स्टेट टाइम्स ये इंडिकेटर हैं फॉर सिंगापुर के लिए।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? पहला CRR, दूसरा है डेबिट सर्विस ऑब्लिगेशन, तीसरा है LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और डी जो है SLR जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है। जो इसमें यूज़ किया जाता है वो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देने के लिए जो गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, इसमें SLR यूज़ किया जाता है। 25 का जो है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो NBFCs होती हैं इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दे कैन नॉट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट, दूसरा दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट। पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है क्योंकि वो किसी भी टाइप का सेविंग बैंक अकाउंट नहीं करती, इसलिए आंसर जो है वो 26 का बी ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो NBFCs हैं ये कंपनी जो रजिस्टर्ड होती हैं कंपनी एक्ट 1956 के अंदर, उसमें ये बिजनेस इंगेज होती हैं बिजनेस ऑफ लोन, और जो एडवांस करती हैं एक्विजिशन ऑफ शेयर करती हैं, जो शेयर्स जो स्टॉक जो बॉन्ड और डिबेंचर और जो सिक्योरिटी इशू करी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर अदर जो सिक्योरिटी ऑफ लाइक जो मार्केटेबल नेचर होती हैं या फिर लाइसेंसिंग हायर परचेज इंश्योरेंस बिजनेस या फिर चिट जो बिजनेस होते हैं, बट डू नॉट इंक्लूड किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे प्रिंसिपल जो बिजनेस है जैसे कि एग्रीकल्चर में नहीं इन्वेस्ट करती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नहीं करती है, ना ही सेल और परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती हैं, ना ही ये एक्सेप्ट करती हैं डिमांड डिपॉजिट जैसे इस कमर्शियल बैंक करती हैं, इसलिए स्टेटमेंट जो है 26 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन द परलेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर जो है क्या बताता है? पहला, एन इन्वेस्टर हु फील दैट द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, दूसरा इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर इज राइज, तीसरा ए शेयर होल्डर और जो बॉन्ड होल्डर है हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन द कंपनी फाइनेंस और अदरवाइज, डी एनी लेंडर वेदर बाय मेकिंग ए लोन और बाइंग ए बॉन्ड। तो 27 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर ये फील करता है जो प्राइस है पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वो नीचे गिर रही तो इसको बियर कहते हैं। बियर इज ए स्पेक्टिकुलर हु सेल शेयर इन द anticipation of fall operator price to buy them back and thus make a profit। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इन इंडिया जो इंटरेस्ट रेट है ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इज फिक्स्ड बाई, ये कौन फिक्स करता है? पहला यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा फाइनेंस कमीशन, तीसरा इंडियाज़ बैंक एसोसिएशन, और जो डी है नन ऑफ दीज। 28 का आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि ये काम जो है RBI का है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बना के अपना काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। पहला, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है अपॉइंटेड बाय द RBI, दूसरा जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है कैन कंसिडर द कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन हैविंग अकाउंट इन इंडिया, तीसरा जो ऑर्डर पास किए जाते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न, डी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग ओम्बड्समैन इज़ फ्री ऑफ एनी फी, किस फ्री होती है ऑफ एनी फ़ी। तो 29 का सी जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि जो ऑर्डर पास किया जाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन का फाइनल और बाइंडिंग नहीं होता पार्टीज़ में, क्योंकि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है ये एक्सपेंडिशियस और इनएक्सपेंसिव फोरम है जहाँ पे बैंक कस्टमर जो होते हैं रेजोल्यूशन जो होते हैं कंप्लेंट वो रिलेटेड टू जो सर्टेन सर्विसेज जो बैंक के द्वारा होती हैं, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे जा सकता है और जो डिसीजन होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन का ये
कैन अप्रोच द एप्लेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। एप्लेट जो अथॉरिटी वी वेस्टेड विद द डिप्टी जो डिप्टी गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। पहला जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आरआरबीज, तीसरा एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय द बैंक ब्रांचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप टेकन टू अचीव इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सा स्टेप लिया गया? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सारे स्टेप लिए गए हैं। पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया इंदिरा गांधी ने 70s के दौरान, और उसके बाद फॉर्मेशन करी 1976 में आरआरबीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिससे कि एग्रीकल्चर को और छोटे लघु किसानों को लोन मिले। एडॉप्टेशन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेस को विलेज में खोलने के लिए बोला, इसलिए 1 2 3 तीनों सही है। 30 का आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया इंक्लूड। क्या काम होता है कमर्शियल बैंक का? पहला परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, दूसरा एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटर एंड द ट्रस्टी ऑफ विल्स। 31 का आंसर जो है सी, दोनों सही होंगे, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक होती हैं इंडिया में, वो परचेज करती हैं और सेल करती हैं सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर और एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ द विल्स। तो 31 का आंसर जो है सी हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि मिसलिनियस फंक्शन देखने को मिलते हैं कमर्शियल बैंक के इन इंडिया, जैसे ट्रांसफ़र करना, कलेक्शन करना फंड्स का, परचेज और सेल करना जो शेयर है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटर एंड ट्रांसफ़र ऑफ विल एंड परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 32 है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एसोसिएशन, ये लीडिंग एजेंसी है जो एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है बाय द पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तीसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और डी जो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 32 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड जो डेवलपमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो हेल्प करता है वर्ल्ड के पुअरेस्ट जो कंट्री हैं, गरीब कंट्री हैं, उनके लिए, जो ये कम्प्लीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक और लीडिंग जो आर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और जो डेवलपमेंट, ये भी उसी की एक ब्रांच है जो सर्व करती है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एसोसिएशन, ये क्रिएट हुआ था 1960 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जो बेसिक एम है लीड बैंक स्कीम, जो बेसिक एम है लीड बैंक स्कीम का। पहला बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, दूसरा देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमंग द वेरियस नेशनलाइज बैंक, सी जो है इंडस्ट्रियल बैंक एंड इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, और डी जो है ऑल द बैंक शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट टू मोबिलाइज डिपॉजिट। तो 33 का जो आंसर है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट के लिए वो किसी डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करें। क्वेश्चन नंबर 34 है रिजर्व बैंक जो आरबीआई है रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ, किसमें? लिक्विडिटी ऑफ एसेट, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, और जो वाइंडिंग अप ऑफ ब्रांचेस। इसके लिए आंसर चारों सही है, क्योंकि आरबीआई जो है वो चारों काम करता है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट भी देखता है, ब्रांच एक्सपेंशन भी के बारे में बताता है, मर्जर ऑफ बैंक होनी है कि नहीं, और जो विंडिंग अप ऑफ बैंक, इसलिए बैंक से रिलेटेड सारे काम आरबीआई करता है। 34 का डी आंसर हो जाएगा। 35 इंक्रीज इन द बैंक रेट, जो इंक्रीज हो रहा है बैंक रेट जनरली इंडिकेट दैट, पहला जो मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज़ लाइकली टू फॉल, अगर बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट रेट जो है इंटरेस्ट का वो लाइकली टू फॉल। दूसरा सेंट्रल बैंक इज़ नो लॉन्गर मेकिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक, और तीसरा जो सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोड एन इजी मनी सब पॉलिसी, और डी जो है सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। तो 35 का जो है वो डी हो जाएगा। टाइट जो सेंट्रल बैंक है वो टाइट मनी पॉलिसी अपना रहा है। टाइट मनी पॉलिसी जो है ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो लिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा
जो रिस्ट्रिक्शन लगा, जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है स्पेंडिंग ऑन इन द इकोनॉमी, और कर्व करता है इन्फ्लेमेशन, जो महंगाई उसको कर्व करता है। व्हेन इट इज़ राइजिंग टू, जो बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही होती है उसको कर्व करने के लिए ये टाइट मनी पॉलिसी लाता है। जो इंक्रीज़ होती है बैंक रेट इंक्रीज़ होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग और जो इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाती है, अट्रैक्टनेस जो होता है लोगों का कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू द रूरल हाउस होल्ड। पहला जो आरआरबीज़ हैं, दूसरा जो नाबार्ड है, तीसरा जो लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं। अब विच ऑफ द करेक्ट आंसर गिवन द कोड गिवन बिलो। जो ज़्यादातर ग्रांट करती हैं, जो डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड को देती हैं, वो 1 और 3 जो नाबार्ड हैं वो बड़े बड़े लोगों को देती हैं, जैसे एमएसएमई हो गया उन लोगों को देती है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इसलिए 1 और 3 हो गया। आरआरबीज़ जो हैं डायरेक्ट किसानों को, और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं ये भी किसानों को देती हैं, इसलिए रूरल हाउस होल्ड को देती हैं, इसलिए आंसर जो है 36 का वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो इन्फ्लेमेशन है बेनिफिट करता है डिबेटर का, जो उधारी में लिए होते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है महंगाई जब होता है। दूसरा इन्फ्लेमेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स, जो बॉन्ड लिए हुए हैं उनके लिए भी इन्फ्लेमेशन बेनिफिट करता है। तो 37 जो है 1 ओनली, जो डेबिटर उधारी में है उनके लिए फ़ायदा होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि those who benefit from higher inflation are डेबिटर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। those who suffer from it are creditor, जो क्रेडिटर होते हैं उनको घाटा होता है। if one has substantial debit, each rupee one has to repay would be worthless than when it was borrowed. In this way one pay back less in the real term. क्वेश्चन नंबर 38 है कि कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट। पहला डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, दूसरा टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक और करेंसी। करेक्ट सीक्वेंस बताना है दीज एसेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के टाइम पे बताना। जो टाइम डिपॉजिट है वो तो सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि वो पैसा निकाल नहीं सकते। सबसे ज़्यादा होता है करेंसी जो है हम किसी समय भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, जो हमने डिमांड डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट कर रही है 1, उसके बाद जो 3 सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, और उसके बाद जो है वो हमारा टाइम डिपॉजिट आएगा, इसलिए 38 का जो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज़ और आर द फैसिलिटी और फैसिलिटीज़ द बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस कंपोनेंट बैंक साथी इन द ब्रांचलेस एरिया। ये जो है ये इनेबल करता है जो बेनिफिशरीज हैं टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज़ एंड जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज। दूसरा इट इनेबल द बेनिफिशरीज इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉ। दोनों सही हैं, 39 का जो है सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पर्पस ऑफ द एस स्टेटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। पहला इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रेडिट। दूसरा जो मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड। तीसरा टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव जो प्रॉफिट हो रहा है। और फोर्थ इट फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वैल्यू वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। तो 40 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 ओनली बाकी फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज़। पहला डेवलप करना जो नेशनल स्ट्रेटजी हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। बी जो है इम्प्रूव करना बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है एंड इम्प्रूव करना जो रिस्क मैनेजमेंट है। सी रिड्यूस करना जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं एमिशन बट प्लेज ए हैवियर बर्डन ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज़
और डी जो है जो ट्रांसफ़र करना टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री टू पुअर कंट्री टू इनेबल देम टू रिप्लेस द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेशन विद द हार्मलेस केमिकल्स। इसलिए 41 का जो है आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रूव करना जो बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी है टू डील विद फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिक स्ट्रेस और जो इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट है। क्योंकि जो बेसल 3 ये जो है कंप्रेसिव सेट है रिफॉर्म का जो मेज़र करता है, डेवलप किया गया है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो बैंकिंग पूरी दुनिया में बैंकिंग सुपरविजन करती है और ये स्ट्रेंथ देती है रेगुलेशन और सुपरविजन जो रिस्क मैनेजमेंट है ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। और ये जो बेसल 3 है ये इम्प्रूव करना चाहती है जो बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द शॉक। अगर कोई शॉक आता है तो उससे डगमगाए ना बैंक जो है, राइजिंग फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है उसकी वजह से। ये इम्प्रूव करती है जो रिस्क मैनेजमेंट और जो गवर्नेंस है, स्ट्रेंथ करती है बैंक की ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर। इसलिए 41 का जो है आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। पहला जो बैंक रेट है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, पब्लिक डेप्थ और जो पब्लिक रेवेन्यू है। कह रहे हैं विच अमंग इज और आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में दो ही आते हैं, एक तो बैंक रेट और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। पब्लिक डेप्थ और पब्लिक रेवेन्यू नहीं आते हैं। 42 का जो आंसर है 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 सी। 42 का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। इंडिया का जो GDP ग्रोथ है रेट इंक्रीज करेगा ड्रास्टिकली। दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। जो तीसरा है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट। डी जो है इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। सी इसमें 43 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो अपना जो लैंडिंग रेट है, एक लोन का रेट भी कट कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा पहुंचेगा। 43 का आंसर सी सही है। इसीलिए कहा गया जो RBI है जब रिड्यूस करता है SLR 50 बेसिस पे, तो जो शेड्यूल बैंक हैं वो कट करेंगे अपनी लैंडिंग रेट को। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है व्हाट इज़ और आर द पर्पस ऑफ द मार्जिनल MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR अनाउंस बाय RBI। ये जो है गाइडलाइन हेल्प करती हैं इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। दूसरा ये दीज गाइडलाइंस हेल्प करती हैं इंश्योर जो एबिलिटी है बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक। तो 44 का जो आंसर है वो सी दोनों सही है, क्योंकि ये जो था पहला विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 में ऑल जितने भी लोन्स हैं इन इंडिया शैल बी प्राइस विद द रेफरेंस टू उनको रेफरेंस दिया गया था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट जो था, जो कंप्राइज करा था पहला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा जो नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR और तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, चौथा जो टेनर ऑफ प्रीमियम। बैंक जो थे शैल रिव्यू द पब्लिश देयर MCLR एवरी मंथ ऑन द प्री अनाउंस डेट। ये जो हर महीने वो प्री अनाउंस कर देता है जो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड जो है विच विल कंप्राइज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और जो रिटर्न है नेट वर्थ। इसलिए आंसर जो है हमारा 44 का दोनों सही हो जाएंगे। सी 45 कह रहा है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक्स हैं इज़ बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट इन द कंटेंट्स। पहला जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं जो सुपरमार्केट चेन्स हैं दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट आर एलिजिबल टू प्रोमोटर ऑफ द बैंक पेमेंट बैंक। दूसरा जो पेमेंट बैंक्स हैं कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तीसरा पेमेंट बैंक जो है कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। तो 45 का आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा, 1 और 3। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो पेमेंट बैंक हैं वो कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। गलत, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा पेटीएम हो गया या फिर एयरटेल पेटीएम एयरटेल पेमेंट या फिर इस टाइप के जो ये लोग कुछ नहीं
क्रेडिट और ना ही डेबिट कार्ड इशू करते। 45 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ये समटाइम सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांच विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ इट्स ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस वेयर दे आर ओपन देयर अकाउंट। जैसे किसी ने गांव में अपना खाता खोला है और दिल्ली में, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में वो उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला। दूसरा, इट इज़ द एफर्ट ऑफ इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कॉमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। और तीसरा जो है, इट इज़ अ डिटेल प्रोसीजर बाय विच बैंक जो है विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज़ टेकन ओवर बाय द अनदर बैंक। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो पहला एक ओनली सही होगा, क्योंकि जो बैंक है जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है सीबीएस, ये जो है ये नेटवर्क है, नेटवर्किंग ऑफ द ब्रांचेस, जो इनेबल करेगा कस्टमर को कि ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट और अवेलेबल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन द सीबीएस नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ जहाँ कहाँ पे उनका अकाउंट है। इसलिए आंसर जो है वो 46 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर करेक्ट। बिटकॉइन आर ट्रेस्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज, गलत है, ये नहीं, सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा, एनी वन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनी इल्स विद द बिटकॉइन एड्रेस, ये सही है। ऑनलाइन जो पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। 47 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहे हैं कि द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, पहला, माइनिंग ऑपरेशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज। दूसरा, कर्बिंग द टैक्स एविएशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। तीसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जेनेटिक जो रिसोर्सेज हैं ऑफ द कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। और डी, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आंसर जो 48 का है वो बी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो टैक्स से बचना चाहती हैं वो ऐसा काम करती हैं। जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स से बचना चाहती हैं, स्ट्रेटजी है, यूज़ की जाती है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, जो अपना प्रॉफिट जो है शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह फ्रॉम जुरिडिक्शन जहाँ पे हाई टैक्स होता है वहाँ से, और जहाँ पे लो टैक्स होता है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इस तरीके से बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है अटेम्प्ट बाय द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी टू ट्राई टू री राइट द रूल्स ऑन कॉर्पोरेट टैक्सेशन, जिससे एड्रेस किया सके जो विस्पर्ड परसेप्शन है। इसलिए OECD जो है इस पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, देयर हैज़ बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, व्हाट एक्शन आर फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। पहला, रिड्यूस करे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उस पर कम खर्चा करे। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, भैया नई वेलफेयर स्कीम भी ना लाए। दूसरा, रेशनलाइजिंग सब्सिडीज़। और चौथा जो है रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कम करेगी तो माल इंडिया में आएगा। इसलिए 49 का जो आंसर है वो सी होगा। 1 और 3 सही है, क्योंकि रिड्यूस करेगा जब अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तभी हमारा डेफिसिट वो सही होगा। 1 और 3 इसलिए कि रेशनलाइजिंग सब्सिडी, हमें सब्सिडीज़ पे भी ध्यान देना होगा, इसलिए 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है, इसलिए आंसर 49 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट में क्या आता है? पहला, जो एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड बिल्डिंग मशीनरी, सही है, जो हमारा रोड पे बिल्डिंग मशीनरी जहाँ से हमें फिर से पैसा मिल सकेगा। दूसरा, जो लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये नहीं होगा। दूसरा, जो लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये होगा। तो 1 और 3 जो हैं सही होंगे, इसलिए 50 का आंसर सी हो जाएगा। 50 का आंसर सी हो जाएगा। गलत है, सी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि लोन और जो एडवांसेस ग्रांट किए जाते हैं टू द अदर स्टेट एंड यूनिटी, वो भी आएगा, इसलिए सारे 1 2 3 तीनों सही होंगे। लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट से, ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है डी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 51 का ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है। पहला जो है सेंट्रल यूरोपियन सेंट्रल बैंक, दूसरा IMF, तीसरा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर OECD है, OECD। तो ये जो है IMF के द्वारा तैयार की जाती है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है GFSR, ये जो है IMF के द्वारा तैयार की जाती है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी ये तैयार की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये भी IMF के द्वारा ही तैयार की जाती है।